हेलो बच्चों, तो आज हम फिर आ गए हैं एक और वन शॉट का चैप्टर आपके लिए लेकर, एंड दैट इज इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ये चैप्टर बड़ा है और इसकी इम्पोर्टेंस तो आपने देख ही ली होगी मेरे वीडियो में, जिसमें मैंने मेंशन किया था कि टॉप 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं। अगर नहीं देखी है तो आप डेफिनेटली देख सकते हैं इंस्टाग्राम रील्स पर या यूट्यूब शॉर्ट्स पर। सो लेट्स गेट इनटू इट क्विकली। तो हमारे चैप्टर में इनहेरिटेंस और वेरिएशंस की जो प्रिंसिपल्स है, इसमें हम स्टार्टिंग से एंड तक सारी चीजें कवर करेंगे। वो भी चीजें कवर होंगी जो बहुत डिटेल में एनसीईआरटी में नहीं पढ़ाई है, क्योंकि काफी बच्चों को क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉसिंग, दैट इज सेल्फिंग, ये सारी चीजों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो यही कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैंने आज इसमें कुछ चीजें ऐसी भी ऐड की हैं जो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। सो डेफिनेटली लुक एट इट। ओके, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, हम पहले रिकॉल करने वाले हैं कि सेल क्या होता है। ये करने की क्यों जरूरत है? बिकॉज इसमें हमारा सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है दैट इज द न्यूक्लियस। इसके अंदर क्या होता है? हमारा जेनेटिक मटेरियल। एंड मानो ना मानो, हमारा पूरा चैप्टर ये जेनेटिक मटेरियल के इर्द गिर्द घूमता है। ठीक है, तो इसलिए इस चीज को रिकॉल करने की बहुत जरूरत है। हर एक सेल बहुत सारे ऑर्गेनिल्स से बनता है, ठीक है, एंड एवरी ऑर्गेनिज्म बनता है काफी सारे सेल्स से। आफ्टर दैट, ये जो कंफ्यूजन है ये काफी बच्चों को होता है, तो वंस एंड फॉर ऑल इसको क्लियर कर लेंगे। हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है ये है डीएनए, ठीक है, लेकिन डीएनए इज टू लॉन्ग टू स्टे नॉट ओनली इन द सेल बट also inside the nucleus of a particular cell. That is why DNA most of the time ऐसे एक कंपाइल्ड थ्रेड के फॉर्म में होता है जिसे हम कहते हैं क्रोमैटिन, ठीक है। लेकिन जब हम सेल डिवीजन कर रहे हैं तब हम इसको क्रोमैटिन फॉर्म में नहीं रख सकते हैं, इसलिए तब हम इसे देखते हैं इस फॉर्म में जिसको हम कहते हैं क्रोमोसोम्स, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, ये जो है दिस पार्ट, ओके, ये क्या है? ये पार्ट दो क्रोमैटिड्स को जॉइन करके रखता है, इसे कहते हैं सेंट्रोमियर, इसे हम कहेंगे सेंट्रोमियर। नेक्स्ट थिंग, ये जो पार्ट है इनको, और ये जो दूसरा पार्ट है, इन दोनों को हम कहेंगे क्रोमैटिड्स, क्रोमैटिड्स, ठीक है। नाउ बिकॉज वो दोनों एक ही क्रोमोसोम का पार्ट है, इसलिए इन दोनों को हम कहेंगे सिस्टर क्रोमैटिड्स, ठीक है। तो सेंट्रोमियर, क्रोमोसोम्स, क्रोमैटिड्स, ये सारे वर्ड्स में जो हमें कंफ्यूजन होता है वो निकल जाएगा। सो इस चीज पे डेफिनेटली ध्यान देना है। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब हम बात कर रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन आवर सेल, दैट इज द डीएनए। डीएनए इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये हमारा जेनेटिक मटेरियल है। अब काफी बच्चों को समझ नहीं आता है कि मैम जेनेटिक मटेरियल होता क्या, क्या करता है वो। तो बेटा, हम जिस तरह दिखते हैं, हमारी जो कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स वर्ड पे हम थोड़ा गौर करेंगे, ये वर्ड आगे आने वाला है चैप्टर में। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो हमारे कहीं ना कहीं हमारे पेरेंट्स से सिमिलर है और कहीं ना कहीं डिफरेंट है। तो जो सिमिलर चीजें हैं जो हमारे पेरेंट्स से ही हम में आई है, दैट इज बिकॉज ऑफ द डीएनए। डीएनए में क्या होता है, ये जो उसके बेसिस है, इसमें से कुछ पार्ट वो जीन का होता है। स्मॉल सेगमेंट्स ऑफ डीएनए आर नोन एज जीन्स। अगेन इस चीज के ऊपर गौर करना है बिकॉज दैट इज द बेस ऑफ आवर चैप्टर। अब ये जीन्स जो है वो आगे जाके क्या बनाएंगे? वो आगे जाके प्रोटीन्स बनाएंगे, एंड उसी के वजह से हमारी बॉडी में ये फीचर्स या ये कैरेक्टरिस्टिक्स आप देख सकते हो। वेरी क्लियरली आपको समझ जाना है कि जीन्स जो है दे आर द बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन ऑल्सो, ठीक है। अगर इतना आपको समझ गया है
तो ही हम चैप्टर में कंटिन्यू कर सकते हैं, इसलिए बेसिक्स क्लियर होना बहुत जरूरी है। नाउ हमने यहाँ पे जीन के बारे में देख ही लिया है। डीएनए न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ होता है, जो क्या करेंगे मैंने आपको अभी बताया, वो एक प्रोटीन बनाएंगे। एवरी टाइम डिफरेंट डिफरेंट प्रोटीन्स होंगे, वो हमारी बॉडी में दिख के आते हैं। दैट इज व्हाई वी हैव द कैरेक्टरिस्टिक्स। सो व्हाट इज जीन? इट इज अ यूनिट ऑफ हेरिडिटी। ये सारी चीजें एमसीक्यूज में भी आती है, तो आपको ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट, हेरिडिटी क्या होता है? ट्रांसमिशन ऑफ दीज जीन्स फ्रॉम generation to the next, which means from parent to offspring। ठीक है, तो ये जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाती है। नेक्स्ट, इनहेरिटेंस का मतलब क्या है? अभी काफी बच्चे हेरिडिटी और इनहेरिटेंस दोनों में फर्क नहीं समझ पाते। ये एक पैटर्न है जो जीन्स को ट्रांसफर कराता है फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। दोनों में काफी सिमिलर डेफिनेशन है, फिर भी आपको पता होना चाहिए कैसे डिफरेंशिएट करना है। अगले पे चलेंगे, जेनेटिक्स क्या है? देखो, जीन्स तो चीजें हैं हमारे डीएनए के अंदर या उससे बनी हुई, लेकिन जेनेटिक्स क्या है? इट इज द स्टडी ऑफ दोस जीन्स एंड उनका इनहेरिटेंस कैसे होता है, वो हम में कैसे आते हैं, वो उसको कहते हैं जेनेटिक्स। ये बायोलॉजी की एक ब्रांच है, बहुत ही ज्यादा स्कोप भी है होता है इनमें, इनको बहुत स्टडी किया जाता है। इसकी वजह से हम काफी बीमारियां, काफी मेडिकेशन, ये सारी चीजें इस पे बेस्ड होती हैं। ठीक है, कैरेक्टर क्या होता है? मैंने आपको अभी कहा था कैरेक्टरिस्टिक्स वर्ड पे गौर करना है। इज फॉर द सेम रीजन हेरिटेबल फीचर्स अमंग द इंडिविजुअल्स। हेरिटेबल फीचर्स मतलब मैं क्या इनहेरिट कर सकती हूँ मम्मी पापा से। फॉर एग्जाम्पल, मेरे हेयर का कलर है, या तो मेरी हाइट है, या तो फिर मेरी नोज का या आईज का शेप है। ऐसी बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जो आप अपने पेरेंट्स से इनहेरिट कर सकते हो। व्हाट आर दीज कॉल्ड? दीज आर कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स और अ कैरेक्टर इन सिंगुलर फॉर्म। ट्रेट्स क्या होते हैं? सो दे आर वेरिएंट ऑफ अ कैरेक्टर। क्विक एग्जांपल ले लेते हैं, हाइट की बात करते हैं। जैसे अगर हम आगे मेंडल की बात करेंगे, अगर आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है, तो हाइट को क्या कहेंगे? कैरेक्टर। कैरेक्टर इज अ हाइट, ओके। लेकिन हाइट के दो फॉर्म जो मेंडल ने टी प्लांट में देखे थे, उनके हिसाब से सिर्फ दो ही टाइप की हाइट्स हो सकती है, दैट इज टॉल एंड ड्वार्फ। तो जब टॉल एंड ड्वार्फ मेरे लिए क्या बन जाएंगे? दैट्स करेक्ट, वो मेरे लिए ट्रेट्स बन जाएंगे। आपको समझ में आ रही है ये बात कि हाइट क्या है? वो है कैरेक्टर, लेकिन उसके दो फॉर्म्स है, उसके दो टाइप्स है, वो क्या हो गए? वो मेरे लिए ट्रेट हो गए। ये आपको ध्यान देना है। ये वर्ड्स एमसीक्यूज में बड़े कंफ्यूजिंग लगते हैं, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए किस तरीके से हमें मूव फॉरवर्ड कर। आगे चलेंगे, प्री मेंडेलियन एरा की बात कर रहे हैं कि जब मेंडल ने अपने जो पोस्टुलेट्स थे वो अभी पुट फोर्थ नहीं किए हैं, तब लोगों का क्या मानना था। तभी एक वर्ड आपको याद रखना है, उसे कहते हैं ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग का मतलब है, सबको ये लगता था कि पेरेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो मिक्स हो जाते हैं। लगता तो हमें भी यही है कि एक इंडिविजुअल में दोनों पेरेंट की चीजें आ जाएंगी तो मिक्स तो होना ही है, लेकिन इसमें दिक्कत क्या आ रही है? मिक्स का मतलब ये भी तो हो सकता है कि एवरेज और मिक्स वो कह रहे हैं, विच मीन्स अगर एक पेरेंट की हाइट टॉल है और दूसरे की हाइट ड्वार्फ है, तो जो ऑफस्प्रिंग्स होगा उसकी हाइट कैसी होनी चाहिए? मीडियम। उसकी हाइट क्या होनी चाहिए? मीडियम और मिडवे। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, ये जरूरी भी नहीं है। काफी बारी दोनों पेरेंट्स भी टॉल होते हैं पर बच्चा डॉर्फ हो सकता है। तो ये क्या हो गया? यहाँ पे ब्लेंडिंग जरूरी नहीं है, मिक्सिंग जरूरी नहीं है। कंप्लीटली एक पेरेंट का ही टाइप आ रहा हो वो भी हो सकता है। दैट इज ज्यादा एक्सेप्टेबल था नहीं, और उसके लिए ये मॉडल दिखाया है आपको समझाने के लिए कि दिस इज हाउ ब्लेंडिंग वर्क्स। ओके, ये प्री मेंडेलियन है, मतलब जब तक मेंडल ने अपने पोस्टुलेट्स नहीं दिए थे। आगे चलते हैं कि पी प्लांट के ऊपर उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया। अब ये टॉपिक को हम ये कह सकते हैं कि व्हाई डिड ही चूज पी प्लांट। और काफी बार ये भी बताया गया है कि मेंडल लकी थे कि उन्होंने पी प्लांट चूज किया, तो उनको ऐसी चीजें मिली जिसके वजह से उनके एक्सपेरिमेंट्स और ईज हो गए। लेकिन हम आगे देखेंगे कि इतना भी इजी नहीं था। The number of crosses and the number of data he had stored was phenomenal,
You cannot even think. So that is why we are studying this topic. So definitely आगे चलते हैं इस पे. पी प्लांट का एक्सपेरिमेंटल मॉडल क्या है? फर्स्ट इज लाइफ स्पैन ऑफ दिस प्लांट इज 1 ईयर. 1 ईयर तक वो आराम से ग्रो हो सकता है. तो आप डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हो. सोचो कि अगर वो सीजनल प्लांट होता कि फॉर एग्जाम्पल वो सिर्फ रेनी सीजन में ग्रो हो रहा है, तो वो हमारी जो एक्सपेरिमेंटल टाइमिंग है उसके साथ फिजिट कर सकता है. तो इसलिए यहाँ पे वो दिक्कत नहीं थी. दूसरा, उसको लेस मेंटेनेंस की जरूरत है. बहुत ज्यादा आपको धूप ये वो उसको टैकल नहीं करना पड़ता. एवरीथिंग वाज फ्लेक्सिबल. देन बहुत सारे प्लांट्स को आप छोटे एरिया में ग्रो कर सकते हो बिकॉज द साइज ऑफ द प्लांट इज नॉट वेरी ह्यूज. इट इज अ स्मॉल प्लांट. और ये तो उन्होंने अपनी जो एरिया थी उसके पीछे ही इसको ग्रो किया था, एक छोटे से गार्डन में. वहां पे भी वो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स ठीक से कर सकते थे. exhibits a variety of visible characters, जिसको हम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे. दैट इज द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स. कॉन्ट्रास्टिंग का मतलब क्या है, मैं आपको अभी समझाया कि एक कैरेक्टर के दो ऑप्शंस जो उन्होंने कहे थे कि या तो ये हो सकता है या तो ये हो गए उसके ट्रेट्स. दैट इज नथिंग बट कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स और ट्रेट्स. नेक्स्ट, सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता था. वाई? बिकॉज ये प्लांट बाइसेक्सुअल है, तो इसमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन पॉसिबल था, जिसकी वजह से यू कैन एंश्योर कि ट्रू लाइन्स या प्योर ब्लीडिंग हो रही है. ठीक है, आगे चलते हैं ना. ये बहुत सारी चीजें थी पी प्लांट में, लेकिन मेंडल की आंखें किन 7 चीजों पर पड़ी है ये हमको यहाँ पे देखना है. ठीक है, लेट्स सी. फर्स्टली, कलर ऑफ द फ्लावर वाज द करेक्ट थिंग. ये चीज पर मेंडल की आईज जरूर पड़ी थी. फ्लावर साइज के लिए उन्होंने ज्यादा कुछ मेंशन नहीं किया है. पॉड शेप, यस. लीफ साइज को नहीं केटर किया था उन्होंने. सीड साइज को भी नहीं किया था. स्टेम कलर को भी नहीं किया था. लीफ कलर भी नहीं. सीड शेप को उन्होंने डेफिनेटली इंपॉर्टेंस दी थी. फ्लावर पोजीशन को भी दी थी. पॉड की साइज नहीं, पॉड का शेप था, करेक्ट. देन लीफ पोजीशन को नहीं दी थी. पॉड के कलर को उन्होंने इंपॉर्टेंस दी थी. स्टेम लेंथ का मतलब है प्लांट की लेंथ, तो डेफिनेटली उसे दिया था इंपॉर्टेंस. सीड कलर को भी दिया था. सो 1 2 3 4 5 6 7, तो कितने कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स है उनके? 7 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स. ठीक है, ये चीजें, वैसे और भी चीजें थी, आप काफी चीजें देख सकते हो प्लांट में कि भाई लीफ की साइज क्या है या फिर पोजीशंस कैसी है, किस तरीके से फ्लावर्स ग्रो हो रहे हैं, लेकिन उन्होंने इन चीजों पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया. उन्होंने इन 7 ट्रेट्स पर ज्यादा ध्यान दिया. चलते हैं आगे. यहाँ पे आप देख सकते हो कि कौन से 7 ट्रेट्स थे और ऑपोजिट कौन से थे. तो फर्स्ट इज द हाइट ऑफ द प्लांट, या तो टॉल या तो शॉर्ट, इसको वो ड्वार्फ भी बोलते हैं. सेकेंड इज फ्लावर का कलर, या तो वो वॉयलेट हो सकता है या तो वो हो सकता है व्हाइट. फिर भी फ्लावर की पोजीशन, कि या वो एक्सियल है मतलब साइड पे कहीं ग्रो हो रहा है, या तो टर्मिनल की एंड पे, स्टेम के एंड पे ग्रो हो रहा है. ठीक है, उसके बाद उन्होंने देखा कि पॉड कलर कैसा है, तो या तो वो ग्रीन हो सकता है या तो वो येलो हो सकता है. उसके बाद उन्होंने देखा कि पॉड इन्फ्लेटेड है या फिर पॉड कंस्ट्रिक्टेड है. उसके बाद येलो सीड है या तो ग्रीन सीड है. येलो सीड और ग्रीन सीड दोनों होते हैं. आई एम प्रिटी श्योर हमने मोस्टली ग्रीन सीड वाले ही देखे हैं, बट यस येलो सीड के भी बीज होते हैं. राउंड सीड का शेप या फिर रिंकल शेप. तो ये सारी चीजें हैं जिनको उन्होंने केटर किया था. ठीक है, ये कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स या फिर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स का टेबल है. आप ये टेबल को ध्यान से देखें. इस टेबल को आपको लर्न कर लेना है. कैसे लर्न करना है? सिर्फ ये जो ऑप्शंस है उन्हें लर्न नहीं करने हैं. इनमें से कौन से डोमिनेंट है, कौन से रेसेसिव है, आपको पता होना चाहिए. एमसीक्यूज होते हैं, वी डू नॉट हैव टाइम टू वर्क इट आउट. हमें पता ही होना चाहिए कि ये मैंने पढ़ लिया तो ये डोमिनेंट है. टॉल एंड ड्वार्फ है तो आपको पता होना चाहिए tall is a dominant trait whereas dwarf is a recessive one. इसको टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इस चीज को हमेशा लर्न करके रखेंगे. ठीक है, तो ये सारे उसके ट्रेट्स है. दीज आर कैरेक्टर्स. आपको पता हो गया है अब तक, तो डाउट क्लियर हो जाना चाहिए कि ट्रेट और कैरेक्टर में क्या फर्क है. आगे चलते हैं. उनकी जो एक्सपेरिमेंट थी उसका सिग्निफिकेंस क्या है. तो फर्स्टली ये जो चीज है ये काफी बच्चे पढ़ते नहीं है.
इसके ऊपर फ्रैंकली इतने एमसीक्यूज नहीं आते हैं, बट दिस इज जस्ट फॉर योर नॉलेज, सो डू रीड दिस। उन्होंने कंजिक्यूटिवली 8 साल एक्सपेरिमेंट्स किए वही छोटे से प्लेस में। उसमें से उन्होंने नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स कितने किए हैं, अप्रोक्सीमेटली 28,000 प्लांट्स के ऊपर, ठीक है। और डेटा सेट उन्होंने मिनिमम 3 जनरेशन तक रखा था ऑफ ऑल द 7 कैरेक्टरिस्टिक्स। 3 जनरेशन मतलब फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। वैसे हम फर्स्ट फिलियल और सेकंड फिलियल तो करते ही हैं, आप देखोगे मोनोहाइब्रिड में आगे, वैसे ही 3 अलग अलग जनरेशन पे उन्होंने ये स्टडी करी है। उसके बाद उनको क्या किया, उन्होंने मैथमेटिकली और स्टैटिस्टिकली वो डेटा को स्टडी किया। अब इस वजह से क्या हुआ, उस दौरान काफी सारे स्कॉलर्स थे जो मैथमेटिकल स्कॉलर्स थे, और ये जो थे ये बायोलॉजिकल चीजें कर रहे थे, बॉटनिकल चीजें कर रहे थे। तो वो स्कॉलर्स को लग रहा था कि एक पर्सन जो बायोलॉजी स्टडी कर रहा है, हाउ कैन ही प्रोबेबली यूज स्टैटिस्टिक्स or mathematics to work it out and to give us a legitimate explanation. That is why वो थोड़ा controversial भी हो गया था उस टाइम पर। उन्होंने उनका वर्क 1865 में पब्लिश करा था, बट ये जो फैक्टर्स डिस्क्रीट यूनिट्स हैं, दैट वाज हिज कंक्लूजन। लेकिन उनका वर्क थोड़ा अननोटिस चला गया था, ठीक है। अनदर थिंग, ये जो फैक्टर्स वो वर्ड यूज कर रहे हैं, ही वाज वेरी अनश्योर बिकॉज उस टाइम पर इतनी टेक्नोलॉजी तो थी नहीं, तो उनको एग्जैक्टली पता नहीं था ये क्या है जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में आ रहा है। लेकिन कुछ तो है जिसके वजह से ऑफस्प्रिंग पेरेंट की तरह बन रहा है, कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें आ रही है। तो उस चीज को हम आज क्या कहते हैं, उस चीज को हम आज कहते हैं जीन्स। उस चीज को हम आज कहते हैं जीन्स, जिनको मेंडल फैक्टर कहते थे। इस चीज के ऊपर काफी सारे एमसीक्यूज आते हैं, तो ध्यान से इसको पढ़ लेना, ठीक है। अब तक आपने जान लिया है कि वो क्या कहना चाहते थे, उन्होंने क्या क्या किया है, उनके पहले क्या क्या माना जाता था, पी प्लांट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कौन से हम स्टडी कर रहे हैं, उनकी ट्रेड्स कौन से हैं। तो इन्हीं बेसिस के नॉलेज पे आगे चलना है। कोई भी डाउट है आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं, आप ये वीडियो के नीचे भी कमेंट कर सकते हैं, वी विल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर देम। आगे चलेंगे। मेंडल्स वर्क वाज नॉट अप्रिशिएटेड, यही पॉइंट पे हम आ रहे थे कि वो काफी कंट्रोवर्शियल हो गया था उनके लिए भी। तो को कम्युनिकेशन के वजह से भी उनका वर्क बहुत पब्लिश नहीं हुआ, एंड जिसके वजह से ब्लेंडिंग थियोरी को ज्यादा बिलीव करना पड़ा और उनके रिजल्ट्स एक्सेप्ट नहीं हो पा रहे थे, बिकॉज काफी कन्वीनियंट चीजें इजी हो जाती है बिलीव करने के लिए, बट कुछ चीजों पे जिसमें आपको डीप थिंकिंग करनी होती है वो काफी बारी नहीं हो पाती है। सो ब्लेंडिंग वाज वेरी कन्वीनियंट टू बिलीव। हावेवर उन्होंने कहा कि फिजिकल फैक्टर्स ऐसे दिखते तो है नहीं, तो वो एक प्रॉब्लम था, एंड यूज ऑफ मैथमेटिक्स थोड़ा अनएक्सेप्टेड हो चुका था, सो दैट इज व्हाई ही वाज नॉट अप्रिशिएटेड। हावेवर after some time, after the death of Mendel, practically speaking, there were 3 people named Hugo de Vries, कार्ल लोरेंज एंड एरिक वॉन शेमाक। ये लोग ने उनका वर्क रिसरफेस करवाया, विच मीन्स वो डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में थे जहां से उन्होंने इनको स्टडी किया एंड उन्होंने वापस पब्लिश करवाया, और इसका श्रेय उन्होंने मेंडल को दे दिया है। They independently discovered his work and then he explained the concepts of Mendel. Now, they were unaware of Mendel's work initially, but later they considered him as their pioneer. And हम आगे देखेंगे that how Mendel is known as the father of genetics. Okay, Mendel's work resurface हुआ था, वो कौन सा वर्क था वो देखेंगे, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंटली ये चीज भी हमारे एमसीक्यूज में आ चुकी है, that who is regarded as the father of genetics, it was Mendel. Now इसके बेसिस पे हम मेंडल के कुछ लॉज एंड और भी स्टडी करेंगे। However, they do not hold true for everything worldwide, but however, he started noticing these things. That is why giving him this importance and tag is completely justifiable. Let's go ahead. यहाँ पे काफी ऐसे वर्ड्स हैं जिनमें कंफ्यूजन हो सकता है और जो एमसीक्यूज में भी आते हैं। मैं बार बार आपको बता रही हूँ कि एमसीक्यूज में कौन सी चीजें आ रही है, अब तो चैप्टर स्टार्ट ही हुआ है,
और आप देख सकते हो कितनी चीजें हमने एमसीक्यूज में देखी है। अगर आपने नहीं भी देखी है तो हमारी एमसीक्यूज की सीरीज भी चल रही है, प्लस हमने सारे पीवाईक्यूज भी किए हैं सॉल्व, तो आप देख सकते हो कि उनमें क्या क्या आता है, तो इस चीज पे ज्यादा ध्यान दे देना। ठीक है, फर्स्टली जीन के बारे में मेंशन किया था, वो हम जानते हैं इट्स अ बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी। हेरिडिटी क्या होता है? ट्रांसमिशन करते हैं हम कैरेक्टर्स का फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। इनहेरिटेंस क्या है? अगेन बता रही हूँ, इनहेरिटेंस इज अ वे ऑफ डूइंग दैट। आफ्टर दैट जेनेटिक्स क्या है? द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद ऑल दीज थिंग्स। कैरेक्टर क्या होता है? वो it is anything that can be seen which is transmitted, and trait is an alternative form of that. ठीक है, तो फॉर नाउ यहाँ तक हमने इसको पढ़ लिया है। आगे हम चलने वाले हैं मेंडल के क्रॉसेस की तरफ। ठीक है, बहुत ही एक्साइटिंग टॉपिक है, बिकॉज उसमें हमें जो डिस्कवर करने मिलता है वो मैथमेटिक्स और बायोलॉजी दोनों को मिक्स करके मिलता है, सो ध्यान देते रहेंगे। तो बच्चों हमने इसमें सारे कैरेक्टर्स, ट्रेट्स, ये सारी चीजों को रिवाइज कर लिया है, सारी चीजें जान ली है कि मेंडल क्या कहना चाहते थे, उनके क्या पोस्टुलेट्स होने वाले हैं, लेकिन उनके एक्सपेरिमेंट्स के बिना ये पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हम उनके फर्स्ट एवर एक्सपेरिमेंट्स जो थे, दैट इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस, इससे हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, फाइन। सो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में पहले तो इसके नाम को जान लेंगे। मोनोहाइब्रिड, मोनो हाइब्रिड, मोनो का मतलब होता है वन, एंड हाइब्रिड मतलब आप टू पेरेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को यूज करेंगे एक ऑफस्प्रिंग बनाने के लिए, दैट इज वाई इसको हाइब्रिड कहा जाता है। तो वन व्हाट, वन कैरेक्टर हम यूज करेंगे। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स कितने थे हमारे पास? 7 थे। तो आउट ऑफ दीज 7 यू कैन चूज एनी वन फॉर डूइंग दिस एक्सपेरिमेंट। अब हम यहाँ पे तुरंत ही पनेट स्क्वायर नहीं देखेंगे, हम पहले देखेंगे कि ये होता कैसे है फिजिकली। अगर मैंने आपको मानो 2 प्लांट्स दे दिए, तो अब आप उसमें कैसे करोगे ये एक्सपेरिमेंट, ये भी जानना जरूरी है, बिकॉज इसको हम डेप्थ से पढ़ने वाले हैं, तो ध्यान देना। फर्स्टली मेंडल हमेशा ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स ही यूज करते थे। ट्रू ब्रीडिंग मतलब नेचुरल वेराइटीज जो होती है, जो हाइब्रिडाइजेशन के बिना है, उन्हीं को यूज करते थे। तो ये कैसा है? ये येलो पी प्लांट है, ठीक है, और ये कैसा है? ये ग्रीन पी प्लांट है। इसकी किसकी बात कर रहे हैं? वो सीड्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, नाउ उसके जो फ्लावर्स है, देखो ब्रीडिंग के लिए आपको ऑब्वियसली फ्लावर्स की जरूरत है, बिकॉज हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं। तो उन दोनों के फ्लावर्स को हम यूज करेंगे। क्या करेंगे फिर? एक को फेमिनाइन पेरेंट बनाएंगे, एक को मैस्कुलाइन, और वैसे ही हमें आगे जाना होगा। अब लेकिन प्लांट्स तो हमारे कैसे है? बाइसेक्सुअल। तो अगर हमें उसे फेमिनाइन पेरेंट बनाना है, तो उसमें हमें इमैस्कुलेशन करना होगा, विच मीन्स उसमें मेल पार्ट हमें रिमूव करना होगा, जिससे वो फेमिनाइन पेरेंट बन सके। तो मैम मेल पेरेंट रिमूव करने की क्या जरूरत है? देखो ये सेल्फ फर्टिलाइजेशन बहुत ज्यादा फेवर करते हैं, तो इसलिए हमें वो चीज ध्यान रखनी है कि वो सेल्फ फर्टिलाइज ना कर सके, वरना हाइब्रिडाइजेशन का पॉइंट नहीं रहेगा। So pure lines was chosen. सेल्फ फर्टिलाइजेशन सेवरल जनरेशंस तक करवा सकते हैं हम, लेकिन हमने यहाँ पे क्या किया है? जिस पी प्लांट में ग्रीन सीड्स है उसे हमने मेल और मैस्कुलाइन पेरेंट बताया है, और जिसमें येलो सीड्स होते हैं इसमें हमें फीमेल पेरेंट बताया है। अगर आप पूछ सकते हो कि मैम इनको ऑपोजिट कर सकते हैं कि ग्रीन सीड्स वाला फीमेल पेरेंट और ये येलो वाला मेल पेरेंट हो, तो ये भी हम करेंगे। इसको हम कहते हैं रेसिप्रोकल क्रॉस, ठीक है, पर वो हम बाद में करेंगे। नाउ ओवर हियर दोनों के फ्लावर्स यूज करे हैं। जो ग्रीन सीड्स वाले हैं उसका मेल पार्ट ही रखा है, whereas फीमेल येलो सीड्स वाला है उसका फीमेल पार्ट रखा गया है। स्टेबल्स को रिमूव किया है फीमेल पार्ट ऑफ द प्लांट में से। नाउ यहाँ पे क्या होगा? जैसे ही कार्पेल मेच्योर होगी, बिकॉज कार्पेल के अंदर ही तो ओव्यूल्स बनेंगे, और ओव्यूल्स में ही तो फर्टिलाइजेशन होगी, तो जैसे ही कार्पेल मेच्योर होगी वो सीड्स फॉर्मेशन का प्रोसेस स्टार्ट कर देगी। तो उससे हमें कैसे सीड्स मिले हैं आप देख सकते हो।
हमें सारे के सारे कैसे मिले हैं, येलो सीड्स मिले हैं। इस चीज को कहेंगे फर्स्ट फिलियल जनरेशन। देखो इस तरीके से आपको वीडियो कहीं पे भी नहीं मिलेगा जहां पे हम प्लांट्स को भी पिक्चर में रख के कर रहे हैं। हम सिर्फ और सिर्फ पनेट स्क्वायर को नहीं बना रहे हैं, तो ये आपको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है ना। इसका प्रोसेस क्या था, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का प्रोसेस क्या था। तो अगर इस चीज को हम यहाँ पे दिखाए तो पेरेंट 1 क्रॉस्ड विथ पेरेंट 2, ठीक है। तो फर्स्ट पेरेंट कैसा था, हम पेरेंट 1 को रखते हैं, ये इनके पास येलो सीड्स थे। सेकंड पेरेंट के पास कैसे थे, ग्रीन थे, है ना। नाउ आप मुझे बताओगे कि ग्रीन हमने स्मॉल में क्यों लिखा है और येलो हमने कैपिटल्स में क्यों लिखा है। तो ध्यान देख लेते हैं यहाँ पे। फर्स्ट जनरेशन में क्या हो गया, सेल्फ पॉलिनेशन करवाया। इसके बाद हमने उन्हीं को क्या किया, उनके सीड्स प्लांट होने दिए एंड उसके बाद हमें मिला जनरेशन 2, जिसको हम कहते हैं सेकेंड फिलियल जनरेशन। फर्स्ट फिलियल एंड सेकेंड फिलियल। वैसे जैसे ही हमने सेकेंड फिलियल कंप्लीट किया, हमने रेशियो लिया कितने हमें ग्रीन मिल रहे हैं और कितने हमें येलो मिल रहे हैं। येलो एंड ग्रीन पीस के रेशियो वाज 3:1। जिसका पहले नाम लिखा है उसका रेशियो पहले आएगा, जिसका नाम बाद में लिखा है उसका नाम बाद में आएगा। सो येलो एंड ग्रीन में इट वाज 3:1, व्हिच मींस येलो वाज फाउंड टू बी डोमिनेंट। राइट। इसको हम आगे कैसे देखेंगे, हम पहले दोनों के गैमीट्स देख लेते हैं। गैमीट्स कैसे होंगे, ऑब्वियसली हम सिंगल लेंगे गैमीट्स को, ठीक है। इसके बाद हम क्या देखेंगे, फर्स्ट जनरेशन दैट इज कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम करेंगे सेल्फिंग ऑफ हूम, ऑफ द फर्स्ट जनरेशन दैट इज कैपिटल वाई स्मॉल वाई क्रॉस्ड विद कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। बहुत बड़ा डिफरेंस दिखाना है कैपिटल एंड स्मॉल में, सो आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। इसमें F2 दिखाने के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, पनेट स्क्वायर। सो कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ओके। तो हमें यहाँ मिल गए दो कैपिटल वाइज, वन कैपिटल वन स्मॉल। यहाँ पे क्या मिल गया हमें, वन कैपिटल वन स्मॉल एंड टू स्मॉल। अब इनमें से लेट्स सी, इसमें दोनों कैपिटल्स है, इसमें एक कैपिटल है, इसमें एक कैपिटल, लेकिन इसमें एक भी कैपिटल नहीं है। दैट इज वाई हम येलो इज टू ग्रीन का अगर रेशियो देखें तो हमें मिलना चाहिए 3:1। लेकिन मैम ये तो आपने कहा ही नहीं कि ये वाला जो है और ये वाला है, इसमें कैपिटल भी है और स्मॉल वाई भी है, तो ये कैसे येलो हो गया। तो यही तो बात है मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स की। इस क्वेश्चन को दिमाग में रखते हुए आगे चलेंगे। रेसिप्रोकल क्रॉस की बात कर रहे हैं। रेसिप्रोकल में हमने देखा है कि जिस प्लांट में फीमेल पेरेंट लिया जाता है, जिस प्लांट से मेल पेरेंट, उसी को हम ऑपोजिट कर देते हैं, हम रिवर्स कर देते हैं, इसलिए इसको रेसिप्रोकल क्रॉस कहते हैं। अब मेंडल का कहना यह है कि जहां पर आपको डोमिनेंट एक बार ही दिखे, ठीक है, या फिर आपको डोमिनेंट दोनों बार दिखे, ये प्लांट कौन सा कैरेक्टरिस्टिक एग्जिबिट करेगा, डोमिनेंस, ठीक है। और उनका ये कहना है कि रेसेसिव कब आना चाहिए, ठीक है। ये भी तो एक क्वेश्चन है कि रेसेसिव कब आना चाहिए, तो वो ये कह रहे हैं कि जब आपको दोनों ही जो जीन पेयर्स है वो आपको स्मॉल मिले या फिर आपको दोनों ही ग्रीन मिले, तो ही वो रेसेसिव हो सकते हैं। एक बार डोमिनेंट के प्रेजेंट होने से आपको डोमिनेंस दिख जाएगा, लेकिन एक बार रेसेसिव के प्रेजेंस से आपको रेसेसिव नहीं दिखेगा। दैट इज द रीजन ये भी येलो है, ये भी येलो है, लेकिन क्या येलो नहीं है, दैट इज स्मॉल वाइज, दैट इज ग्रीन, ठीक है। तो रेसेसिव होने के लिए प्लांट में दोनों जो जीन्स है वो दोनों ही होमोजाइगस रेसेसिव होने चाहिए। अब होमोजाइगस क्या होता है, दोनों ही सेम हो तो इसे हम होमोजाइगस कहेंगे। एक हमारे पास कैपिटल और एक स्मॉल हो तो हम इसे हेट्रोजाइगस कहेंगे। समझ आ गई बात, ठीक है। तो रेसिप्रोकल क्रॉस में कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे क्या किया है, देखो येलो का फीमेल पेरेंट लिया है और ग्रीन का अब हमने मेल पेरेंट लिया है। हमने फर्स्ट जनरेशन में देखा सारे के सारे येलो है, लेकिन सेकंड जनरेशन में 1 2 3 येलो एंड ओनली 1 ग्रीन मिला है।
परफेक्टली रेशियो 3:1 है। आफ्टर दैट हमने रेसिप्रोकल में क्या किया है, हमें ये फाइनल वीडियोस मिल चुके हैं। आफ्टर दैट मेंडल के ऑब्जर्वेशंस क्या है देख लेते हैं। ये कह रहे हैं कि ब्लेंडिंग नहीं होता है। आप देखोगे, अगर आपको याद, हमने इसी वीडियो में बात करी है कि प्री मेंडेलियन जो एरा था उसमें ब्लेंडिंग को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई थी, बिकॉज इट इज कन्वीनियंट टू बिलीव, बट ही सेज कि ब्लेंडिंग नहीं होती है। उन्होंने सिमिलर एक्सपेरिमेंट दूसरे 6 कैरेक्टर्स के साथ भी किया है और ताज्जुब की बात है कि उनको उसमें भी सेम ही रिजल्ट्स मिले हैं, दैट इज 3:1 का ही रेशियो मिला है। सो आप यहाँ देख सकते हो दूसरे कैरेक्टर्स हमने ले किए हैं, दैट इज राउंड एंड wrinkled seeds, violet and white flowers, inflated and constricted pods, seed green and yellow, then axial and terminal flowers, long and dwarf or short plant. तो व्हाट इज ही सेइंग कि किसी भी कैरेक्टर्स के दो ही ट्रेड्स हो सकते हैं। इसमें आपको डाउट आ सकता है, काफी लोगों को भी तभी आया था कि मान लीजिए हम बात कर रहे हैं हाइट ऑफ अ प्लांट की, तो क्या जरूरी है कि सिर्फ टॉल और सिर्फ ड्वार्फ हो सके, उसमें कोई और हाइट नहीं हो सकती? लेकिन उनका मानना यही था कि कोई और हाइट पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। ट्रेट क्या है? ट्रेट जो F1 जनरेशन में आपको दिख रहा है, याद ना हो तो बता दूं, हमें येलो सीड्स मिले थे F1 जनरेशन में, उसे हम कहेंगे डोमिनेंट, मतलब वो हर जगह प्रेजेंट होता है। वेयर द ट्रेट जो डिसअपियर हो जाता है F1 में लेकिन रीअपियर हो जाता है F2 में, ये है हमारा रेसेसिव ट्रेट। ओके, आगे चलेंगे। मेंडल क्या कहना ये है कि येलो कलर P is dominant and green one is recessive. Another thing in this is because green was absent in F1, उनका क्वेश्चन ये था कि could be because it was masked by the dominant. Masked का मतलब क्या है कि उसको छुपा दिया था डोमिनेंट ट्रेट ने, तो ये भी उनकी एक पार्ट ऑफ द पोस्टुलेट है। डोमिनेंट रेसेसिव अगेन यहाँ पे उन्होंने दिखाया, लेकिन यहाँ पे उन्होंने बताया है कि डोमिनेंट कौन से थे। तो राउंड इज डोमिनेंट ओवर रिंकल्ड, inflated is dominant over constricted, violet is dominant over white and green is dominant over yellow. एक छोटी सी बात बताऊंगी, जब भी हम मोनोहाइब्रिड या डाइहाइब्रिड कोई भी टाइप के क्रॉस की बात कर रहे हैं, हमें इनके अल्फाबेट्स पे बहुत ध्यान देना है। यहीं पे लिख लेते हैं कैसे होंगे। राउंड इज डोमिनेंट ओवर रिंकल्ड, तो राउंड को कैसे दिखाएंगे? हम राउंड को ऐसे दिखाएंगे और रिंकल्ड को हम ऐसे दिखाएंगे, इवन दो उसकी स्पेलिंग W से स्टार्ट होती है। हम कौन से अल्फाबेट को यूज करेंगे? जो उसी का डोमिनेंट ट्रेट है। ठीक है, जैसे यहाँ पर भी देख लेते हैं, वॉयलेट को वी विल शो कैपिटल V लाइक दिस एंड व्हाइट को स्मॉल v like this. Alright, inflated and constricted में capital I's and small i's, and green और yellow pod में हम G capital and G small. Pod color and seed color में कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, चलते हैं आगे। इसमें भी कैसा है? Axial flower is dominant over terminal one and tall plant is obviously dominant over dwarf one, ये हमने देख लिया है। तो इसको कैसे लिखेंगे? कैपिटल A, टर्मिनल को लिखेंगे स्मॉल एज में, टॉल को लिखेंगे कैपिटल T और ड्वार्फ को लिखेंगे स्मॉल t। आई होप आपको समझा है ये। चलते हैं आगे। तो वो ये कह रहे हैं, ये एक फैक्ट है वैसे, कि डोमिनेंट होते हैं लेकिन वो रेयर भी हो सकते हैं, वेयर एज रेसेसिव होते हैं बट वो कॉमन होते हैं। मैंने जैसे आपको कहा था कि आपको पता होगा कि हम जो पीज अभी खाते हैं वो कैसे है? वो ग्रीन है, राइट, लेकिन वो कैसे है? वो रेसेसिव है। तो रेसेसिव है बट वो हो सकते हैं वो बहुत ज्यादा कॉमन हो। अगर रेसेसिव पी प्लांट के हमें पीज मिल गए, हमने उन्हीं में रिप्रोडक्शन करवा दिया, सेल्फिंग करवा दिया, सारे वैसे ही मिले आपको, तो जरूरी नहीं है कि डोमिनेंट है तो बहुत ज्यादा है, दे कैन ऑल्सो बी रेयर इन नंबर। नेक्स्ट पे चलते हैं। recessive traits reappear in F2 generation, which means they were present throughout the F1.
देखो आपको लग सकता है कि यार इस छोटी चीज के पीछे इतना क्यों पड़े थे मेंडल, लेकिन उनके लिए इतना डिफिकल्ट था मानना, उनके सामने फिजिकल प्लांट था तो उनको वो समझ ही नहीं आ रहा था कि मुझे सारे प्लांट्स के जो सीड्स है वो येलो ही क्यों दिख रहे हैं फर्स्ट जनरेशन में, और सेकंड में अचानक से ग्रीन दिख गया, तो ये आया कहाँ से। सो इसीलिए ये सारे पोस्टुलेट्स आ रहे हैं उनके। अब इनका मेंशन क्या है वो देखिए, फाइनल बता रहे हैं वो कि फॉर्म नंबर 1 एंड फॉर्म नंबर 2 ये शेप ऑफ सीड की बात है। अब ये क्या है, ये जो आपको बार बार पेयर्स दिख रही है ये किस चीज की है, एक बार मैं बताती हूँ। कलर ऑफ पॉड भी ऐसे ही उन्होंने शो किया है एंड कलर ऑफ फ्लावर। जरा पढ़ते हैं क्या है यहाँ पे। उनका कहना ये है कि हर एक ऑर्गेनिज्म में दो कॉपीज होती हैं एक ट्रेट की। दैट इज ऑल्सो द आंसर टू मेनी ऑफ माई स्टूडेंट्स हु कीप आस्किंग मी कि मैम आपने राउंड के लिए दो कैपिटल आर क्यों लिखे, आप एक भी तो लिख सकते हो, है ना। लेकिन हमारा क्रोमोसोम नंबर क्या है, इट इज 2n। दैट मीन्स कि एक मदर एंड एक फादर के साइड का जो जीन है दे ऑलवेज गो इन पेयर, राइट। सो हम जब गैमीट्स लिखते हैं, आपको याद होगा मैंने अभी मोनो हाइब्रिड क्रॉस करके आपको दिखाया था, उसमें जब गैमीट्स लिखे थे तब मैंने सिंगल लिखे थे, क्यों, बिकॉज दे आर रिप्रेजेंटेड एज n, whereas the chromosomes are represented as 2n. That is why the two copies of each trait depends कि वो क्या शो करेगा। फॉर एग्जाम्पल किसी में सिर्फ ये है, ठीक है, तो ये रिंकल्ड ही रहने वाला है, देयर इज नथिंग टू मास्क। अगर किसी ऑर्गेनिज्म में अगर राउंड एंड रिंकल्ड दोनों है तो राउंड विल मास्क ओवर रिंकल्ड। नेक्स्ट, किसी ऑर्गेनिज्म में अगर ऐसे हैं तो दे बोथ आर डोमिनेंट, इसलिए देयर इज नो चांस ऑफ रेसेसिवनेस। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। ये जानना बहुत जरूरी है, ये कहीं पे भी ऐसा मेंशन नहीं किया है, बट ये एक्सक्लूसिवली आपके लिए किया है सो दैट आपकी हेल्प हो सके। जितना चाहे आप इस चीज को बार बार पढ़ना, आपको डेफिनेटली समझ जाएगा। एंड अगेन कोई भी डाउट है तो आप बता सकते हैं, वो डेफिनेटली एड्रेस हो जाएंगे। चलते हैं आगे। उन्होंने और भी एक्सप्लेन किया कि ट्रेट कैसे दो हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक पेरेंट ने कैपिटल आर का जीन दिया है, दूसरे ने भी कैपिटल आर का दिया है, ऑब्वियसली ऑफस्प्रिंग में कैसे आएगा, दो कैपिटल आर्स एंड राउंड सीड का शेप हो जाएगा। ठीक है, चलेंगे आगे। सेम चीज यहाँ पे देखने मिल रही है, पर ये किस चीज को बता रहे हैं ध्यान देना, मैंने अभी होमोजाइगस बताया था आपको, बस उसी की बात हो रही है। अगर दोनों वाइट के लिए ही दे रहे हैं, वाइट के लिए वैसे हमने मेंशन किया है राइट, स्मॉल वी, है ना, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, टू स्मॉल वीज। और यहाँ पे वॉयलेट एंड वाइट है, कैपिटल वी स्मॉल वी, तो यहाँ कैसे लिखेंगे, कैपिटल वी एंड स्मॉल वी। अब ये जो है, बिकॉज दीज बोथ आर अनइक्वल, दे आर कॉल्ड हेट्रोजाइगस। हेट्रो मीन्स डिफरेंट, ठीक है, मीनिंग जानना है, हेट्रो मीन्स डिफरेंट, ठीक है। वैसे यहाँ पे दोनों वाइट है, दोनों सेम है, तो कहेंगे होमो। होमो मीन्स सेम। सो आई होप ये वर्ड्स जो है इससे आप बता सको कि क्या कहना चाहते हो, एंड आपके लिए बहुत क्लियर हो जाएगा। One or two copies of dominant trait will make that seed yellow in color. What do they mean by that? अगर one copy है तो कैपिटल Y एंड स्मॉल y होगा, मतलब डोमिनेंट ट्रेट की सिर्फ एक ही कॉपी है मेरे पास। whereas अगर दो कॉपीज है तो हम उसे कैसे दिखाएंगे, कैपिटल Y दोनों, तो डेफिनेटली वो कैसा होगा, डोमिनेंट, दैट इज येलो इन कलर। बट we have two copies of recessive trait, only then it will be able to express itself, which means इसको कैसे दिखाएंगे हम, स्मॉल y, बस यही एक कंडीशन है जिसमें आप ग्रीन कलर अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं हेट्रोजाइगोट्स एंड होमोजाइगोट्स में। अच्छा, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि काफी बारी ना एमसीक्यूज में ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं इन्हीं के बेसिस पे, तो चलो देख लेते हैं कि होमोजाइगस डोमिनेंट, ठीक है, फर्स्ट इज दिस होमोजाइगस डोमिनेंट। कैसा दिखता है होमोजाइगस डोमिनेंट, चलो ले लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ हाइट, तो दिस इज गोइंग टू लुक लाइक दिस, राइट, होमोजाइगस है और डोमिनेंट है, दो दोनों टॉल होंगे। सेकंड ले लेते हैं हेट्रोजाइगस
डोमिनेंट। ठीक है, तो ये कैसे दिखने वाला है बच्चों? कैपिटल टी स्मॉल टी, टू डिफरेंट टुगेदर, है ना। फिर थर्ड देख लेते हैं, होमोजाइगस रेसेसिव। ठीक है, तो ये कैसा दिखने वाला है? ये दिखने वाला है टू स्मॉल टीज जैसा, है ना। फोर्थ वाला देख लेते हैं, हेट्रोजाइगस रेसेसिव। क्या आएगा इसमें? हेट्रोजाइगस रेसेसिव में इट शुड बी कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, राइट? बट can it be recessive? No. So heterozygous recessive doesn't exist. I hope you've understood this. ठीक है, इसी के बेसिस पे थोड़ा आगे चलते हैं। तो हमने देख लिया है कि किसको हम क्या मेंशन कर सकते हैं, होमोजाइगस हेट्रोजाइगस क्या होता है, हेट्रोजाइगस रेसेसिव कोई होता है या नहीं होता, ये हम सबने देख लिया है। अब एक लास्ट टॉपिक जो है, जो इससे जुड़ा हुआ है, दैट इज नथिंग बट द टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस एंड एक और वर्ड है दैट इज कॉल्ड एज बैक क्रॉस। ये दोनों चीजें बेटा अंडरस्टैंड करनी पड़ेंगी ना। होता क्या है, हमारे पास जो भी पेरेंट है, यहाँ पे होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस ऑफस्प्रिंग हो सकती है, जिसमें हम रेसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस कर सकते हैं। क्या लिखा है देखते हैं, होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस डोमिनेंट बाय क्रॉसिंग विद द रेसेसिव पेरेंट। इससे क्या होगा, द डोमिनेंट कैरेक्टर एक्सप्रेसिंग ऑफस्प्रिंग is crossed with a plant which is homozygous recessive. Let's assume कि हमारे पास ऐसा एक ऑफस्प्रिंग है, इसको हम किससे क्रॉस करेंगे? हम इसको क्रॉस करेंगे रेसेसिव पेरेंट के साथ। इससे क्या होगा, सो इन अ टेस्ट क्रॉस फॉर येलो पी प्लांट इज क्रॉस्ड विद होमोजाइगस रेसेसिव ग्रीन पी प्लांट। ठीक है, तो ऑफस्प्रिंग कैसा भी हो सकता है, लेकिन उसको हम जब क्रॉस करते हैं रेसेसिव पेरेंट के साथ, हमें जो ट्रेट्स मिलते हैं, अगर उसमें आपको टॉलनेस दिखाई दे रही है, तो डेफिनेटली वो प्लांट होमोजाइगस या हेट्रोजाइगस टॉल हो सकता है। लेकिन वो होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है, ये हमें इससे डेफिनेटली पता चल जाएगा। नाउ द थिंग इज, पहले बात हो रही थी पेरेंट के साथ क्रॉस करने की, एंड उसके बाद हमारा जनरेशन आता है, चाहे F1 हो या F2। when you are crossing when you are crossing the offspring with the parent, you are going back in the generation, that is why इसको क्या कहते हैं, back cross। ओके, किसी भी पेरेंट के साथ आप क्रॉस कर रहे हैं, चाहे डोमिनेंट है या रेसेसिव है, तो इस चीज को आप क्या कहोगे, इसको आप कहोगे बैक क्रॉस, बिकॉज यू आर गोइंग बिहाइंड इन द जनरेशन फॉर क्रॉसिंग। बट whenever you cross like that, whenever you cross like that with only and only recessive parent, ठीक है, स्पेसिफिकली, तो इस चीज को हम क्या कहेंगे, तो हम इसे कहते हैं टेस्ट क्रॉस। Did you understand? बैक क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस में फर्क पता चल गया आपको कि व्हेन यू आर क्रॉसिंग विद एनी ऑफ द पेरेंट, चाहे डोमिनेंट हो या रेसेसिव हो, नथिंग स्पेसिफिक, इट इज कॉल्ड एज बैक क्रॉस। लेकिन व्हेन यू क्रॉसिंग ओनली विद द रेसेसिव पेरेंट, इट इज नोन एज अ टेस्ट क्रॉस पर्टिकुलरली। सो इसी के बेसिस पे आगे चलेंगे, हम देखेंगे, फिर रिव्यू भी करेंगे, एंड वी विल स्टडी डायहेब्रिड क्रॉस एंड एवरीथिंग फर्दर एज वेल। सो लेट्स गो अहेड। In this one, we are going to see what Punnett square, what are the laws of Mendel and everything else. Okay. Now over here, we are going to see about Mendel's assumptions. Things are that the kind of hypotheses he gave were merely based on his assumptions, and his theories were all because of that. So for example, certain terms that Mendel gave are now known as what is very important for us to know. जैसे हमने जीन्स एंड फैक्टर्स के बारे में किया था, उन्होंने उसको क्या कहा था, फैक्टर्स कहा था। लेकिन आज के टाइम में हम उन्हें क्या बुला रहे हैं, हम लोग बुला रहे हैं genes, right? So that is what we are going to see. मेंडल ने जो वर्ड कैरेक्टर दिया था, जैसे किसी चीज का कलर, किसी की आईज का शेप एक्सेट्रा, उसको हम अभी भी कैरेक्टर ही बुलाते हैं। सो दैट वाज करेक्ट वन। सेकेंड थिंग, उन्होंने जिस चीज को ट्रेट कहा था, हम इसके ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स की जो बातें कर रहे थे,
फॉर एग्जाम्पल कलर ऑफ द सीड, ठीक है, वो इट कुड बी येलो और इट कुड बी ग्रीन। अभी हमने उसका नाम क्या दे दिया है, अभी हम उसे बुलाते हैं अलील्स, राइट। उसके बाद जिसका नाम उन्होंने फैक्टर दिया था, जो यूनिट ऑफ हेरिडिटी है अकॉर्डिंग टू हिम, उसको हम क्या बुला रहे हैं, अभी अभी हम उसे कह रहे हैं जीन। ठीक है, तो ये टर्मिनोलॉजी थोड़ी आपको जानने की जरूरत है। नेक्स्ट पनेट स्क्वायर की बात करते हैं। हमने इसके पहले जो भी किए थे प्रोसेस, उसमें हमने पनेट स्क्वायर ड्रॉ जरूर किया था, लेकिन ये वर्ड कहाँ से आया है ये आपके लिए जानना बड़ा जरूरी है। तो पनेट नाम एक्चुअली रेजिनाल्ड क्रुंडल पनेट के नाम से आया था, जिन्होंने ये मेथोडोलॉजी को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में दिया था, एंड दैट इज द रीजन वी नाउ कॉल इट द पनेट स्क्वायर। नेक्स्ट वन, हियर एज यू कैन सी मेंडल के जो एक्सपेरिमेंट्स थे कि लेट्स सी उन्होंने प्योर लाइंस लिए हैं, प्योर पेरेंट्स है, दैट इज दिस इज डोमिनेंट एंड दिस इज रिसेसिव। फिर इनके गैमीट्स हम फॉर्म कर देते हैं, ये आप देख सकते हो दोनों के गैमीट्स हैं। अब इन दोनों गैमीट्स को जब हम फ्यूज करते हैं, हमें किस तरीके का F1 जनरेशन मिलता है, हमें दोनों के फ्यूजन वाले F1 जनरेशन मिलते हैं। फिर हमने क्या किया है, यहाँ पे आप देख सकते हो हमने की है सेल्फिंग, ठीक है, हमने यहाँ पे की है सेल्फिंग, एंड आफ्टर सेल्फिंग जो हमें मिलते हैं वो है हमारा F2 जनरेशन, जिसमें हमें रेशियो क्या मिल रहा था, 3:1 एंड 1:2:1। 3:1 कौन सा रेशियो है, फिनोटिपिक रेशियो, एंड 1:2:1 जीनोटिपिक रेशियो है। नेक्स्ट पे चलते हैं, जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक रेशियोज कैसे ढूंढे जाते हैं। नाउ कुछ बच्चों को ये बहुत ज्यादा डिफिकल्टी आती है कि मैम आपने नंबर तो बता दिया कि 3:1 है, 1:2:1 है, मैंने रट भी लिया है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये आता कैसे है। तो मैं आपको बहुत ही लेमैन लैंग्वेज में ये बताने वाली हूँ। आप जब भी फिनोटिपिक रेशियो की बात करते हो, ठीक है, फिनोटिपिक, इन चारों के एग्जांपल्स ले लेते हैं। इसका मतलब क्या है, ये लाइट ग्रीन वाली चीजें क्या है, ये लाइट ग्रीन वाली चीजें ये बताती है कि क्या क्या प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी है ऑफस्प्रिंग्स की। इसके सिवा किसी भी और टाइप के ऑफस्प्रिंग्स पॉसिबल नहीं है, ये बताती है ये। आप समझ रहे हो। अब ये जैसे आपने समझ लिया कि भाई यही चार टाइप के ऑफस्प्रिंग्स बन सकते हैं, तो फिनोटिपिक रेशियो आपको ये बताता है कि ये चार टाइप के ऑफस्प्रिंग्स दिखेंगे कैसे। फिनोटिपिक का मतलब क्या है, एक्सटर्नल अपीयरेंस, राइट। सो वो चारों ऑफस्प्रिंग्स कैसे दिखेंगे, चाहे जो भी आए, लेकिन चारों जो पॉसिबिलिटीज है वो कैसी दिखेंगी। फॉर एग्जाम्पल ये कैपिटल वाई है, सो ये कैसा दिखने वाला है, ये दिखेगा येलो। तो ये क्या बन गया मेरा फिनोटाइप, राइट। मैंने इसमें जीन्स के बारे में बात ही नहीं करी है। एंड फिनोटाइप तो याद रखना बहुत इजी है। क्या देखना है आपको, जिसमें भी इवन इफ वन कैपिटल लेटर है तो वो आपके लिए डोमिनेंट ही हो जाएगा। जीनोटाइप में यस वो थोड़ी हासिल हो जाती है, लेकिन यहाँ पे वो सरदर्द है ही नहीं है आपके लिए। यहाँ पर भी आप देखो एक कैपिटल वाई है तो आपको तो क्या लिख देना है, येलो। समझ रहे हो, सेकंड वाई को हमें देखना भी नहीं क्योंकि फिनोटिपिक में इट्स नॉट रिक्वायर्ड। नेक्स्ट ये वाला जो वाई है ये भी कैसा दिखने वाला है, येलो, लेकिन ये दोनों स्मॉल है, ठीक है। सो ये कैसे दिखेंगे, ग्रीन। सो इन शॉर्ट आई एम श्योर आप समझ गए हो कि फिनोटाइप मतलब एक्सटर्नल अपीयरेंस। तो अगर मैं आपको पूछती हूँ कि यहाँ पे येलो इज टू ग्रीन का रेशियो क्या है, तो आप मुझे क्या बताओगे, 1:3, 3:1। आई होप अब आपको समझ में आया फिनोटाइप होती क्या है, राइट। सो बस ऐसे ही हम जीनोटाइप को भी स्टडी करेंगे, लेकिन याद रखना फिनोटाइप मतलब एक्सटर्नल अपीयरेंस। आप कौन सी पेयर बन रही है, क्या बन रहा है, ये नहीं देखोगे, आप सिर्फ डोमिनेंट रेसेसिव देख के खत्म हो जाएगी बातें वहां पे, ठीक है। अब देख लेते हैं जीनोटाइपिक का मतलब क्या होगा। अब जीनोटाइप के तरफ चलते हैं। जीनोटाइप में आपको वो पूरा कॉम्बिनेशन देखना पड़ेगा। मैम इसका मतलब क्या होता है, सो लेट्स गो फॉर इट। मेरे पास फर्स्ट कॉम्बिनेशन है दो कैपिटल वाई, राइट। अभी आपको दूसरे तीन जो पॉसिबल ऑफस्प्रिंग्स है उसमें सिर्फ यही देखना है कि ऐसा सेम कॉम्बिनेशन क्या किसी में है, विच मीन्स मैम एक कैपिटल वाई चलेगा, नहीं चलेगा। इसमें आपके पास दो है तो आपको दो कैपिटल वाइज वाला ही ढूंढना पड़ेगा।
लेकिन वो आपके पास नहीं है, राइट, इन तीनों में से कोई भी, तो आपके पास दोनों कैपिटल वाइज वाला कितने ऑप्शंस हैं? यू हैव ओनली वन आउट ऑफ द फोर, राइट। नेक्स्ट थिंग, अब मैम सेकंड पे चलते हैं, ये है कैपिटल वाई, ये है स्मॉल वाई। वैसे ही ये कैपिटल वाई और ये स्मॉल वाई है, राइट। ये वाला कैसा है? ये कैपिटल वाई स्मॉल वाई नहीं है। तो इन शॉर्ट ये चारों प्रोबेबल ऑफस्प्रिंग्स में से कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई वाले कितने हैं? दो, आउट ऑफ हाउ मेनी? फोर। तो क्या ऑप्शन आ जाएगा? 1/2y, बिकॉज 2/4 इज नथिंग बट 1/2। ठीक है, लास्ट वन, दो स्मॉल वाइज वाला जो ऑप्शन है, ये मेरे पास कितने हैं आउट ऑफ फोर? इट इज ओनली 1/4। सो दिस इज हाउ आपका जीनोटिपिक रेशियो आता है। ठीक है, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा? 1:2:1। दिस इज हाउ हम फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो ढूंढते हैं। अगर आपको अभी भी कंफ्यूजन है तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में क्वेश्चंस पूछिए, हमारे व्हाट्सएप चैनल पे जुड़िए, मैं डेफिनेटली आंसर करने की ट्राई करूंगी। एंड जीनोटिपिक में याद क्या रखना है? जीन्स को देखना है, एग्जैक्ट कॉम्बिनेशन को देखना है आपको, दैट्स इट। बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप जैसे ही पढ़ लोगे आपको फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशियो आंसर करना आ जाएगा। इस चीज को बाइनोमियल एक्सप्रेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हमें सब सब्स्टिट्यूशन करना है, x और y की वैल्यूज है कैपिटल Y एंड स्मॉल y। सो x is capital Y over here and the y you have here is the same small y. Okay, second thing, a और b क्या है? a है नथिंग बट हाफ y, उसकी फ्रीक्वेंसी की बात चल रही है, whereas b is equals to हाफ स्मॉल y। ठीक है, तो जब वही क्वेश्चंस को हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें क्या मिल रहा है? हाफ कैपिटल Y प्लस हाफ स्मॉल y का होल स्क्वायर, राइट। इसका वैल्यू क्या आ जाता है? उन दोनों को स्क्वायर्स में लिख लेते हैं, एक्सपैंड कर लेते हैं, और जब आप उसको सॉल्व करोगे तो आपको आएगा 1/4 कैपिटल Y प्लस हाफ कैपिटल Y स्मॉल y प्लस 1/4 स्मॉल y। इन शॉर्ट जब आप इसका रेशियो निकालोगे वो क्या आएगा? 1:2:1। देखो बेटा, ऐसी चीजें आपके टेक्स्ट बुक में भी नहीं है, तो इसको ध्यान से देखना है, स्टडी करना है। मैं ये नहीं कह रही कि आपको ये आएगा सॉल्व करने, लेकिन लॉजिक आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट वन पे। फिनोटाइपिक रेशियो आपको यहाँ पे अच्छे से दिखाया है। आपको क्या देखना है? कलर्स कैसे दिखेंगे? येलो, ये दिखेगा ग्रीन, बात खत्म। 3:1, समझ आ गया। अब जीनोटाइपिक रेशियो कैसे दिखता है? उनकी जीनोटाइप्स को आपको स्टडी करना होता है, लेकिन ये मेन क्या बता रहे हैं कि वो होता है यूनिवर्सल। ठीक है, ये कह रहे हैं कि मेंडल ने बहुत सारे क्रॉसेस ट्राई आउट किए और उन सब में उन्होंने F1 जनरेशन F2 जनरेशन दोनों के ट्रेड्स एक्सप्रेस होते हुए देखे। जैसे F2 में दोनों होते हैं और F1 में सिर्फ एक ही एक्सप्रेस होता है। उन सब के बेसिस पे उन्होंने जीनोटाइप्स फाइंड आउट किए। ठीक है, नेक्स्ट मेंडल के लॉज की तरफ चलते हैं। मैंने आपको बताया था, नाउ ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, क्योंकि यही चैप्टर में जब हम मेंडल के लॉज पढ़ेंगे कुछ देर बाद हम ये भी देखेंगे कि उनके सारे लॉज कभी कभी गलत भी प्रूव होते हैं। ठीक है, वो क्यों था? बिकॉज इट इज स्पीशीज स्पेसिफिक। मेंडल ने जब ये सारी चीजें पी प्लांट में स्टडी करी थी तब उनके लिए करेक्ट थी, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर एक स्पीशी में ऐसा ही होगा। फॉर एग्जाम्पल, ये थोड़ी सी लॉजिकल बात हो जाती है कि पी प्लांट में दो ही टाइप की हाइट्स हो सकती है, दैट इज ओनली टॉल एंड ओनली ड्वार्फ। ये पॉसिबल नहीं है। क्या आपको लगता है कि ऐसा कुछ होगा? फॉर एग्जाम्पल ट्राई करते हैं ह्यूमंस में, ले लीजिए पूरा पॉपुलेशन इंडिया का, क्या आपको लगता है कि सिर्फ दो टाइप्स की हाइट्स हो सकती है, दैट इज ओनली 3 फीट एंड 7 फीट? नो, इट्स नॉट पॉसिबल, राइट। सो दैट इज द रीजन हमें इनको स्टडी करना है और फिर ये भी देखना है कि कैसे these are not holding true for each and every species. Okay, let's go ahead. First is the law of dominance. ये मेंडल का फर्स्ट लॉ है। वो क्या कहना चाहते हैं कि जब भी आपको F1 जनरेशन में लेट्स सी ये आपको ऑफस्प्रिंग मिला है ऑफ ट्रू ब्रीडिंग पेरेंट्स। ठीक है, ट्रू ब्रीडिंग पेरेंट्स कैसे दिखने वाले हैं हम सब जानते हैं। ट्रू ब्रीडिंग पेरेंट्स ऐसे दिखेंगे। ठीक है,
अब ये जो ऑफस्प्रिंग है ऑब्वियसली ये कैसा दिख रहा है, मुझे ये टॉल दिख रहा है, विच मीन इसकी जो ड्वार्फनेस है ये क्या हो गई है, ये रेसेसिव है। ठीक है, सो इसका मतलब वो ये कहना चाहते हैं कि जो अलील अपने आप को एक्सप्रेस करता है इन F1 जनरेशन वो डोमिनेंट होता है, और जो अलील अपने आप को एक्सप्रेस F1 में नहीं कर सकता लेकिन वो रीअपियर होता है F2 में, वो रेसेसिव है। ये मेंडल का फर्स्ट लॉ है। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे उन्होंने दिखाया है कि अगर आप दोनों डोमिनेंट अलील साथ में ले, या तो एक डोमिनेंट और एक रेसेसिव ले, फिर भी वो कैसी कैरेक्टरिस्टिक दिखाएगा, डोमिनेंट की। whereas when you take both the recessives together is only when you can see that characteristic, और ये हमें कब देखने मिलता है, हमें F2 में देखने मिलता है, और प्योर ब्रीडिंग पेरेंट्स। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये सेकंड लॉ है मेंडल का, कॉल्ड एज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इट सेज कि गमीट फॉर्मेशन में पेयर ऑफ अलील्स सेपरेट हो जाते हैं। ध्यान देना इस बात पे, जब हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस करते हैं हम लिखते हैं पेरेंट 1 एंड पेरेंट 2। प्योर ब्रीडिंग वाला सेम एग्जांपल ले लेते हैं, कैपिटल टीज स्मॉल टीज, फिर आपको देखा होगा मैंने यहाँ पे गमीट्स लिखा होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें से हम कौन से गमीट्स बता सकते हैं, या तो ये या तो ये। क्या हो गया बेटा, ये सेपरेट हो चुके हैं ना, है ना। अब क्या हो सकता है कि इसमें जो टी गमीट था ये दोनों भी एक साथ आ सकते हैं F1 में। इसका मतलब क्या है कि ये नहीं आ पाया। इसका मतलब वो ये कह रहे हैं कि ये टी और ये टी हमेशा स्टिक होके नहीं रह सकते, वो सेग्रीगेट जरूर होंगे। ठीक है, तो ये है उनका सेकंड लॉ, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ईच गैमेट रिसीव्स ओनली वन अलील। ठीक है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पेरेंट्स कैसे है, ये है येलो और ये है ग्रीन। F1 में आपको सारे येलो मिले, है ना, लेकिन F2 में आपको ग्रीन भी मिला है। ये कैसे मिल सकता है आप भी जानते हो। दिस प्रूव्स फॉर अस कि सेग्रीगेशन होता है, ब्लेंडिंग एंड मिक्सिंग नहीं होता है, ये मेंडल का कहना है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि ये जो पेरेंट है कैपिटल वाई स्मॉल वाई, उसके गमीट्स कौन से बन सकते हैं, या तो कैपिटल वाई या तो स्मॉल वाई। और ये दो कैपिटल वाई वाला पेरेंट है, दैट इज ये होमोजाइगस पेरेंट है। इसके कैसे गमीट्स बन सकते हैं, सारे कैपिटल वाई के गमीट्स बन सकते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये जो समरी है, दिस आई हैव केप्ट फॉर यू टू नो कि कौन से सेंटेंसेस हमें ध्यान में रखने हैं फॉर दीज वर्ड्स टू बी अंडरस्टूड, विच मीन्स जीनोटाइप क्या है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ अलील्स है, विच मीन्स कैपिटल वाई है या स्मॉल वाई, ये मुझे देखना जरूरी हो जाता है जब मैं उसकी जीनोटाइप को स्टडी कर रही हूँ। फिनोटाइप क्या है, ऑब्जर्वेबल ट्रेट और फिजिकल और मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस। समझ में आया, फिजिकल और मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस। नेक्स्ट होमोजाइगस, बोथ आर आइडेंटिकल, हेट्रोजाइगस बोथ आर डिफरेंट। होमोजाइगस का एक एग्जांपल ले लेते हैं, कैपिटल वाई, हेट्रोजाइगस कैपिटल वाई स्मॉल वाई, है ना। नेक्स्ट डोमिनेंट, जो अपने आप को एक्सप्रेस करता है इन F1 जनरेशन इज डोमिनेंट। एग्जांपल कैपिटल टी स्मॉल टी है, तो टॉलनेस is the one that is being expressed. Recessive कौन सा है, जो F1 में अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, F2 में करता है for pure breeding parents. For example, dwarfness. Did you understand? So ये मैंने आप ही के लिए रखा है कि आप समझ सके, और इसके बेसिस पे हमें इसको स्टडी करना है। So now we are going to start with another part, that is principles which are leading to dihybrid cross. And up till now हमने क्या देखा है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस देखे हैं, हमने उसके रेशियोज देखे हैं, लेकिन अब हम स्टार्ट करेंगे डाइहाइब्रिड क्रॉस से, उसके रेशियो से, उससे हमें जो मिला है वो लॉस से। नाउ डाइहाइब्रिड क्रॉस होता क्या है। सो अप टिल नाउ बच्चों हम लोग ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस जरूर स्टडी किया है। मोनो
हाइब्रिड, ठीक है। मोनो का मतलब होता है वन और हाइब्रिड का मतलब होता है हम दो डिफरेंट पेरेंट्स लेंगे जिससे हम ऑफस्प्रिंग बनाएंगे। वैसे ही जब हम डाई हाइब्रिड वर्ड यूज करते हैं तब इसका मतलब क्या होता है, डाई मतलब टू एंड हाइब्रिड मतलब दो पेरेंट्स यूज करेंगे हम। लेकिन टू और वन इसमें क्या बता रहे हैं, हमें हमें वो नंबर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मोनो हाइब्रिड में हम एक ही चीज लेंगे, टॉल और डुअर्फ, राइट। हमने और किसी कैरेक्टरिस्टिक पर ध्यान ही नहीं दिया है, हमने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हाइट ली है। दैट इज वाई हम एक ही चीज पर ध्यान देंगे। वेयर एज डायहाइब्रिड क्रॉस में हमें दो कैरेक्टरिस्टिक का ध्यान देना होगा। फॉर एग्जाम्पल एक अगर आप हाइट ले रहे हो तो आप उन सात में से, अब तो जो कि 6 बचे हैं, उनमें से कोई भी एक कैरेक्टरिस्टिक ले सकते हो, फॉर एग्जाम्पल सीड शेप और समथिंग एल्स। ठीक है, तो ऐसे हमें डायहाइब्रिड क्रॉस में आगे बढ़ना है। इसमें भी हम फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियोज एंड ऑल देखेंगे। तो लेट्स सी, इट इज अ क्रॉस बिटवीन टू इंडिविजुअल्स, लेकिन कौन से ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स है और कितने हैं, दो ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स में डिफरेंस होना चाहिए। एंड ये कौन से मैनर में होता है, ये सेम मोनोहाइब्रिड के मैनर में ही होता है। ठीक है, मेंडल्स नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव डायहाइब्रिड करने की जरूरत क्या थी, इट वाज टू चेक वेदर दीज लॉज वर एप्लीकेबल फॉर ईच पेयर differing characters when several characters are united in the hybrid। समझ में आ रहा है आपको कि चलो अभी हमने एक तो पढ़ लिया, राइट। मोनो हाइब्रिड में लेट्स से मैंने फ्लावर की पोजीशन के बारे में पढ़ लिया, एक्सियल और टर्मिनल। लेकिन अगर मैं दो कैरेक्टरिस्टिक एक साथ पढ़ रही हूँ तो क्या इसमें कोई चेंजेस आ रहे हैं, या फिर वो दो लॉज जो हमने स्टडी करे थे वो वैसे के वैसे एप्लीकेबल है या नहीं। और तो और मेंडल ने 3 लॉज दिए थे, तो इसके बाद हम तीसरा लॉ भी उनका पढ़ने वाले हैं, कॉल्ड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, तो डायहाइब्रिड क्रॉस से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो पी प्लांट हमने लिया है इसमें हमने दो कैरेक्टरिस्टिक्स ली है, एक है शेप ऑफ द सीड एंड सेकेंड इज कलर ऑफ द सीड। ठीक है, ये राउंड एंड येलो है, अज्यूमिंग राउंड एंड येलो दोनों ही कैसे हैं, डोमिनेंट है। नेक्स्ट, पी प्लांट विद रिंकल्ड एंड ग्रीन सीड्स, तो यहाँ पे रिंकल्ड एंड ग्रीन हमारे पास ऑलरेडी है। ठीक है, यस, डिड यू अंडरस्टैंड। सो रिंकल्ड एंड ग्रीन को हम इस तरीके से या तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, और राउंड एंड येलो को ऐसे लिख सकते हैं। जब हम इनको देख रहे हैं तो इसका F1 जनरेशन कैसे होने वाला है, ये कुछ ऐसा होगा। समझ आया। अब मैं आपको कुछ वर्ड्स ऐसे हैं, कुछ रूल्स ऐसे हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो आपको कहीं पे भी कोई भी वीडियो में नहीं दिखेंगे। सो ध्यान देना है, इसी के बाद यहाँ से आगे हम जा सकते हैं। ठीक है, देखो डोमिनेंट और रेसेसिव जब आप साथ में लिख रहे हो, फॉर एग्जाम्पल एक कैपिटल आर और एक स्मॉल आर में लिख रही हूँ, तो ध्यान दे कि हमेशा डोमिनेंट जो है वो पहले ही लिखे, तो उससे क्या होगा, एक यूनिफॉर्मिटी बनी रहेगी। अभी फॉर एग्जाम्पल ये तो एक कैरेक्टरिस्टिक के लिए हो गया, दैट इज राउंड एंड रिंकल्ड के लिए। अब ये येलो और ग्रीन के लिए जब हम लिख रहे हैं तो आप ऐसे अगर लिखोगे तो ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा, ये आप ऐसे ही लिखोगे तो बेटर है, क्योंकि यहाँ पे भी आपने डोमिनेंट पहले लिया है, तो दूसरे कैरेक्टरिस्टिक में भी वैसे ही आपको कंटिन्यू करना है। हाँ, कुछ बच्चे होते हैं जो ऐसे भी लिखते हैं, इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन फिर आपको पूरे वे में ऐसे ही कंटिन्यू करना पड़ेगा। और कभी कभी उसे स्टडी करने में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है कि क्या मैं ये डोमिनेंट को स्टडी कर भी रही हूँ या फिर मैं फटाफट रेसेसिव के हिसाब से लिखती जा रही हूँ। इसलिए इट्स मच बेटर कि आप ऐसा जब हो तब आप किसको पहले रखें, आप डोमिनेंट को पहले रखें, एंड उसमें भी क्या करना है, रेसेसिव उसके बाद फॉलो होगा, वही सेम चीज दूसरे कैरेक्टरिस्टिक में भी कंटिन्यू करें। ठीक है, ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। हावेवर हमारा जो F1 जनरेशन है वो कुछ ऐसा दिखने वाला है। सो ये दिखेगा कैसा, इसका फिनोटाइप क्या होगा, अगेन आर एंड वाई दोनों है तो इसका फिनोटाइप हो जाएगा राउंड एंड येलो। ठीक है, लाइक द डोमिनेंट पेरेंट। ये सेम चीज हमने मोनो हाइब्रिड में देखी है, तो यहां तक तो मोनो हाइब्रिड वैसे ही फॉलो हो रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं।
नाउ डाइहाइब्रिड में आपने F1 का सेल्फिंग करवा के F2 जनरेशन किया। अब मैं आपको ये बता दूं कि द अमाउंट ऑफ पनेट स्क्वायर्स विल आल्सो इंक्रीज। जैसे मोनोहाइब्रिड में हमारे पनेट स्क्वायर्स के ऑफस्प्रिंग्स 4 ऑप्शंस आ रहे थे, वैसे ही यहाँ पे 16 ऑप्शंस आएंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमें रेडी रहना होगा। तो F2 जनरेशन में पॉसिबल कॉम्बिनेशंस कितने सारे बनेंगे वो हमें देखना है। यहाँ पे आप देख सकते हो येलो एंड राउंड सीड्स, ठीक है, तो वो कुछ ऐसे दिखेंगे। येलो एंड रिंकल्ड ये आपको कुछ ऐसे दिखेंगे। ग्रीन एंड राउंड ये आपको कुछ ऐसे दिखेंगे। ठीक है, एंड ग्रीन एंड रिंकल्ड ये ऐसे दिखेंगे। अब देखना इसमें सबसे ज्यादा आपको क्या स्टडी करना है, बिकॉज हम एमसीक्यूज को टारगेट कर रहे हैं। आपको ये टाइप की जो फिनोटाइप है दैट इज येलो एंड राउंड बिकॉज इट रिजेंबल्स द डोमिनेंट पेरेंट, ये आपको सबसे ज्यादा नंबर के मिलेंगे आउट ऑफ ऑल द 16। ठीक है, और जो रेसेसिव पेरेंट है, ठीक है, उसके जैसे फिनोटाइप्स आपको बहुत ही कम मिलेंगे। अगेन व्हाई, बिकॉज ये सबसे रेसेसिव। समझ आया आपको? तो जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों में ध्यान देना है, लेकिन फिनोटाइप की जब बात आती है मैक्सिमम आउटकम्स आपको कैसे दिखेंगे, डोमिनेंट पेरेंट जैसे, और मिनिमम आपको दिखेंगे रेसेसिव पेरेंट जैसे। और ये दो जो मिडिल है, जो उन दोनों के क्रॉस से बने हुए हैं, राइट, एकदम ऑपोजिट कॉम्बिनेशन है, तो वो आपको ऑलमोस्ट सिमिलर इन नंबर मिलेंगे। ये चीज आपको माइंड में रख के चलनी है। चलते हैं आगे, तो ये आपको दिख रहा है 4/4 का स्क्वायर बना हुआ है दैट इज 16। अब अगर इसमें से हम चारों कॉम्बिनेशन देखें, लेट्स सी द फर्स्ट वन, येलो एंड राउंड, ठीक है, फिर है येलो एंड रिंकल, फिर है ग्रीन एंड राउंड, ठीक है, और फिर है ग्रीन एंड रिंकल। आई नो कैपिटल आर पहले रखना चाहिए था, पर कोई बात नहीं, इट इज द सेम थिंग ओवर हियर। इन केस आप कंफ्यूज्ड है तो हम ऐसे रख लेते हैं। ठीक है, तो आपको स्टडी ध्यान से कर लेना उसको, उसमें भूलना नहीं। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं येलो एंड राउंड कितने हैं। ये है येलो एंड राउंड, दिस इज ऑल्सो येलो एंड राउंड। इजीली स्पॉट करना है तो एक कैपिटल आर और एक कैपिटल वाई हो तो बिंदास सर्कल कर देना, दूसरे दो देखना भी मत। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको दिख रहे हैं येलो एंड राउंड, दिस इज ऑल्सो येलो एंड राउंड। इसको स्टडी करने की भी एक मेथड है। फर्स्ट आप ये लाइन में लेफ्ट टू राइट जाओगे, फिर आप ऐसे नहीं, अगेन आप ऐसे ही जाओगे। अगर आप उस तरीके से कंटिन्यूस जाओगे तो आपको रेशियोज बहुत अच्छे से मिल जाएंगे। ये भी है येलो एंड राउंड, ये येलो एंड राउंड नहीं है, ये है येलो एंड राउंड। यहाँ पे रेस कर देते हैं। ये है येलो एंड राउंड, ये भी येलो एंड राउंड है। ये दो नहीं है, दिस वन इज येलो एंड राउंड एंड दीज थ्री आर नॉट येलो एंड। ऑलरेडी हमें येलो एंड राउंड के नंबर मिल गए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। सो हमारे पास 9 येलो एंड राउंड है। इफ आई एम नॉट मिस्टेकन 16 में से 9 इज नॉट अ लेस नंबर, उल्टा इट इज मैक्सिमम, राइट। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब नेक्स्ट कैसे ढूंढेंगे? नेक्स्ट आप ऐसे ढूंढोगे, ये खत्म हो चुके हैं, दिस वन इज ऑल्सो ओवर, दिस वन इज लेफ्ट, so you might as well start counting from here. How is this? This is yellow and wrinkled. This is also yellow and wrinkled. These two are done. This is not yellow. This is yellow and wrinkled and these are not yellow. So उल्टा yellow and wrinkled के मेरे पास कितने हैं? 3 in numbers हैं, yes or no? नेक्स्ट कलर ले लेते हैं यहाँ पे। ये दोनों लाइंस ओवर हो चुकी है, ये लाइन पार्शियली ओवर हो चुकी है, तो इस पे चलेंगे। दिस इज ग्रीन एंड राउंड, दिस इज ऑल्सो ग्रीन एंड राउंड एंड दिस इज ऑल्सो ग्रीन एंड राउंड, दिस इज नॉट ग्रीन एंड राउंड। So for green and round, I have number 3. Whereas let's go for the next one, on the last one, that is green and wrinkled. उसके लिए मेरे पास एक ही ऑप्शन है, so it is 1। आप देख रहे हो यहाँ पे मेरे पास जो रेशियो बन रहा है 9:3:3:1 is the phenotypic ratio of a dihybrid cross made by two pure breeding parents. Okay, तो आपको पता चल गया जो डोमिनेंट पेरेंट को रिजेंबल कर रहे हैं वो ज्यादा नंबर में है, जो रेसेसिव पेरेंट को रिजेंबल कर रहे हैं वो कम नंबर में है। उनके जो कॉम्बिनेशन क्रिस क्रॉस किए हैं वो 3 नंबर्स में।
एंड दैट इज इक्वल। समझ में आया है आपको? इजी टू अंडरस्टैंड, प्लीज कीप इन माइंड। ठीक है, तो डोमिनेंट पेरेंट कैसा दिखेगा? ऑब्वियसली कैपिटल आर और कैपिटल वाई जैसा, whereas recessive small y and r जैसा. This is how it looks in dominant, this is how it looks in recessive. Next one, based on these observations he gave which law? Law of independent assortment. Now what does this law state? ये समझना है। हाँ, हमेशा फर्स्ट टू लॉज है, दैट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसमें आप मोनोहाइब्रिड क्रॉस को केटर कर सकते हो, लेकिन जब लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट आता है इसमें आपको डाइहाइब्रिड क्रॉस को केटर करना जरूरी है। बिकॉज पहली बात, डोमिनेंस किसके बारे में बात करता है? वो ये इस पर डोमिनेंट है उसकी बात करता है, करेक्ट? देन सेकंड थिंग, सेग्रीगेशन किसकी बात करता है? वो इन दोनों के अलग सेग्रीगेट होने की बात करता है, राइट? ये दोनों देखो मोनोहाइब्रिड में यूज हो सकते हैं, लेकिन आई टेल यू इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट किसकी बात करता है? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इनकी और इनके अलग होने की, इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होने की बात करता है। आपने सुना होगा वर्ड असॉर्टेड स्वीट्स, मतलब सेपरेट करके रखी हुई, वैसे ही यहाँ होता है। तो ये कौन से दो चीजों के बीच में बात हो रही है? ये दो कैरेक्टरिस्टिक के बीच में बात हो रही है बच्चों, तो वो अलग से स्टडी करने हैं। दैट इज वाई इसमें आपको डाइहाइब्रिड क्रॉस को माइंड में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पे डाइहाइब्रिड क्रॉस आप कैसे करोगे वो एक बार दिखाया है। अगर आपको नहीं याद है तो यहाँ पे वीडियो पॉज करके आप देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट वन, डाइहाइब्रिड क्रॉस में अगर आप सेग्रीगेशन कंसिडर कर रहे हो तो आर एंड आर जो है वो 50-50% चांसेस है उनके सेग्रीगेट होने के। एंड सेग्रीगेशन में हर एक के परसेंटेजेस कितने होते हैं? 50%। लेकिन व्हाट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द सेग्रीगेशन ऑफ अदर? तो यहाँ पढ़ो, स्मॉल r is independent of the segregation of the 50% of capital Y and 50% of small y. ठीक है, तो ये उनकी प्रोबेबिलिटीज की बात हो रही है, इंडिपेंडेंट है, जरूरी नहीं है सेग्रीगेट हुआ है तो ये भी होगा ही। ठीक है, there are 4 genotypes of gametes. The 4 types are capital RY, capital R small y, small r capital Y and small ry. ये सारों के आने के चांसेस हमेशा हो जाएंगे 25% each, that is 1/4. Did you understand this? Yes or no? आगे चलते हैं। नाउ पेरेंट्स और गमीट्स आप देख सकते हो, ये कैसे पेरेंट्स लिए हैं हमने? यहाँ पे प्योर ब्रीडिंग नहीं है ना, और यहाँ पे रेसेसिवनेस आ गई है। वैसे यहाँ पे रेसेसिवनेस है, लेकिन ये भी प्योर ब्रीडिंग नहीं है, तो इनके जो आपको गैमीट्स मिलेंगे वो थोड़े से डिफरेंट होंगे। अच्छा, आपको गैमीट्स ढूंढने आते हैं? देखो ये काफी इजी हो जाता है कि भाई कैपिटल टी से तो मेरा तो गैमीट टी ही बनेगा, लेकिन इस केस में आपको ढूंढने आते हैं। चलो देख लेते हैं। पहले तो इसमें जो रिपीटेड है उसको एक ही बार लिखेंगे, है ना, और दोनों ये जो डिफरेंट है उनको सेपरेट करके लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं रिपीटेड कौन है? स्मॉल टी, और डिफरेंट कौन है? कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब देखते हैं गैमीट्स कैसे बने, कैपिटल टी एंड वाई, ऐसे, है ना। दूसरा कैपिटल टी एंड वाई, देन स्मॉल टी एंड वाई, अगेन स्मॉल टी एंड वाई। समझ आ गया है? ओके, बार बार y क्यों लिए हैं? बिकॉज उन्होंने दोनों स्मॉल y के साथ देखा है कॉम्बिनेशन, और एक y होता तो आप कैसे लेते? वैसे होता है, लेकिन यहाँ पे हमने सिंगल क्यों लिखा था? बिकॉज हम देख रहे थे कि उसके चांसेस कितने हैं, कितने टाइप्स बन सकते हैं। कि अगर मैं यहाँ से टाइप्स देखने जाऊँ तो दो ही है, राइट? स्मॉल टी वाई एंड कैपिटल टी वाई, राइट? नंबर इज 4, नंबर इज 4, बट टाइप्स कितने हैं? ओनली 2। तो हम यहाँ पे टाइप्स की बात कर रहे हैं। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, यस और नो? चलो नंबर यहाँ पे देख लेते हैं। अगेन स्मॉल टी है तो दोनों को इसके साथ दो दो बार आप कर लोगे, तो देखो कैपिटल वाई एंड स्मॉल टी, कैपिटल वाई एंड स्मॉल टी, देन स्मॉल वाई स्मॉल टी, स्मॉल वाई स्मॉल टी। ये देख सकते हो आप, दोनों कैपिटल वाले भी एक साथ, मतलब वाई एंड टी, स्मॉल y एंड t एक साथ। समझ आया?
बट यहाँ पे टाइप्स कितने बनेंगे? 1 2। डिड यू अंडरस्टैंड? ऐसे एमसीक्यूज आते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे और कितने टाइप्स बनते हैं। नेक्स्ट पे चलेंगे तो यहाँ पे उसी का आपको F2 दिखाया है एंड यहाँ पे आपको क्या दिखाया है? फिनोटाइप ऑफ ड्वार्फ एंड येलो। पहले तो ड्वार्फ मतलब स्मॉल टी एंड येलो मतलब कैपिटल वाई ढूंढना है आपको। तो कैपिटल वाई एंड स्मॉल टी, लेकिन उसमें कैपिटल टी नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो कैपिटल वाई, सॉरी, कैपिटल वाई लास्ट लाइन में है ही नहीं, इसलिए हमारे लिए कैंसिल हो जाता है, ठीक है? देन यहाँ पे चलते हैं, कैपिटल वाई स्मॉल टी जरूर है लेकिन यस कैपिटल टी ना हो, यहाँ पे कैपिटल टीज आपको दिखेंगे, यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। और कितने हैं हमारे पास कैपिटल वाई एंड स्मॉल टी? 1 2। और भी कई हैं तो देख लेते हैं। सिर्फ कैपिटल वाई और स्मॉल टी होके फायदा नहीं है, हमें और क्या देखना है? कैपिटल टी ना हो। तो एज ऑफ नाउ मुझे 4 दिख रहे हैं, सो 4 on 16, दैट इज व्हाट आवर आंसर इज ओवर। डिड यू अंडरस्टैंड? सो आई होप आपको समझ में आ रहा है कि कैसे करना है। ओके, दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट वन पे चलते हैं। यहाँ हम फॉर्मूले की बातें करेंगे कि आपको किसी भी चीज में स्टडी करना है तो फॉर्मूलाज काम आ सकते हैं कैसे। ये एमसीक्यूज की बात है। यहाँ पे एवरी टाइम आपको एक क्वेश्चन आया डायहाइब्रिड क्रॉस के लिए तो आप वो बार बार क्रॉस ड्रॉ नहीं कर सकते हो। और ऐसे मत सोचना कि मैं पहले सपोज y एंड t के लिए दैट इज कलर ऑफ द सीड और हाइट के लिए बना के रख दूंगा, फिर मैं रिप्लेस कर लूंगा जो जो पूछा है। वो नहीं होता है, उस चीज में कंफ्यूजन बढ़ता है और टाइम कम होता है। मैं इनमें से कोई भी ऐसी मेथड नहीं करनी है जिसमें हमारा टाइम वेस्ट हो, ठीक है? तो ये फॉर्मूलाज कम हैंडी इन दीज केसेस। फर्स्ट इज टाइप्स ऑफ गैमीट्स दैट इज 2 raised to n। इन सारे केसेस में n will be same. Best thing for you, n will be constant and same for all these cases. Constant in sense आप जिस भी क्रॉस की बात कर रहे हो उसकी बात चल रही है। नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस जीन पेयर्स, ठीक है, वो n का नंबर है। अगर हेट्रोजाइगस जीन पेयर्स 2 हैं तो n will be 2. So for gametes and for phenotypes, the thing at the formula is same. It is 2 raised to n. In case this is 2, तो क्या हो जाएगा? 2 raised to 2, that is 2 into 2, 4, right? वैसे यहाँ पे for genotype नंबर चेंज हो जाएगा, that is 3 raised to n, ठीक है? ध्यान रखना इस पे क्वेश्चन आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पूछा है, देखो टाइप्स ऑफ गैमीट्स कितने हैं? 2 raised to n, ठीक है? यहाँ पे देख लेते हैं टू अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन। पहले तो ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, ये पेरेंट्स है। पेरेंट्स कैसे है? एक वॉयलेट फ्लावर ट्रू ब्रीडिंग एंड अ वाइट फ्लावर ऑब्वियसली ट्रू ब्रीडिंग बिकॉज ये रेसेसिव है। इन दोनों के गैमीट्स आपने लिख लिए, फिर आपने उनमें F1 कर लिया एंड उसके बाद उसके गैमीट्स देख लिया। हमें इतना ही चाहिए एज ऑफ नाउ। क्यों? इन पेरेंट्स हेट्रोजाइगस पेयर इज नॉट सीन। हेट्रोजाइगस मतलब कैपिटल एंड स्मॉल, यहाँ पे पेरेंट्स में नहीं है, राइट? सो इसका मतलब क्या है? द नंबर इज 0. So what will you see? The equation will become 2 raised to 0 which जिसका मतलब is 1. What does that mean? Now one heterozygous pair is obtained after F1 generation. So उसके next generation में the number of heterozygous pair is 1 and उसकी type क्या हो जाएगी? Capital V small v. Did you understand? So उसके next generation में जो आंसर आपको चाहिए उसके लिए आपको उसके पहले वाले का यहाँ पे चेक करना है कि हेट्रोजाइगस पेयर कितनी है, ठीक है? आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ गैमीट्स 2 raised to n that is 2 raised to 1 equals to 2। ये किसकी बात है? यहाँ पे आप देख सकते हो you have one heterozygous pair। अगर आप इसके बारे में देख रहे हो तो 2 raised to n equals to 2 raised to 1, आंसर becomes 2। तो कितने गैमीट्स मिलेंगे मुझे? 2, एक है कैपिटल B, एक है स्मॉल b, ठीक है? ध्यान में रखना है। सेकेंड थिंग, टाइप्स ऑफ फिनोटाइप्स, इसका भी जो फॉर्मूला है वो तो सेम है, 2 raised to n। कैसे ध्यान देना है? हेट्रोजाइगस पेयर obtained after F1 is 1, right? V
एंड स्मॉल v, तो ये एक पेयर हो जाती है 2n 2 1 2। कैसे हुआ देखो, हमने कौन सी जनरेशन में देखा है, हमने F1 में देखा है कि हमारे पास पेयर कितनी मिली है, एक। अब इसके बाद हमें कहाँ पे चेक करना है, आपको क्या चेक करना है, टाइप्स ऑफ फिनोटाइप्स। कितनी फिनोटाइप्स है हमारे पास, 1 एंड 2। आप ऑफस्प्रिंग्स मत देखना, आप फिनोटाइप्स देखना। ये कैसा दिखता है, इट लुक्स व्हाइट। ये कैसे दिखेंगे, ये दिखेंगे पर्पल। जीन्स मैटर नहीं करते हैं, हम बात किसकी कर रहे हैं, फिनोटाइप्स की, राइट। तो हमें कैपिटल वी साथ में है, कैपिटल वी स्मॉल वी है, ये मैटर नहीं करेगा। मैटर क्या करेगा, वो दोनों ही कैसे दिखेंगे, पर्पल। समझ आया। और जो स्मॉल वीज है वो कैसे दिखेंगे, व्हाइट। तो कितनी फिनोटाइप्स हो गई, दो, है ना। सेम ही एग्जाम्पल में हमने देखा है। अब इसके बाद देखते हैं टाइप्स ऑफ जीनोटाइप्स। अब जीनोटाइप्स का फॉर्मूला क्या है, 3n। अगेन यहाँ पे देखते हैं पेरेंट्स F1 एंड F2, पूरा क्रॉस आपको दिखाया है। वन हेट्रोजाइगस पेयर इज ऑब्टेन्ड आफ्टर F1 जनरेशन। तो इसके बाद हमको F1 में V और V कैपिटल एंड स्मॉल मिलते हैं, जिसमें व्हेन यू गिव दिस फॉर्मूला 3n क्या हो जाएगा, 3:1। ऑप्शन इज 3। टाइप्स ऑफ जीनोटाइप्स कितने मिलेंगे, 3। ध्यान से देख लेते हैं, यहाँ पे एक जीनोटाइप ये है कैपिटल वी स्मॉल वी, दूसरी कौन सी है, ये दो हैं दूसरी दो ये है, फर्स्ट वन इज कैपिटल वी, ओके, एंड थर्ड जीनोटाइप इज स्मॉल वी स्मॉल वी। समझ आया। तो टाइप्स कितनी है, 3 टाइप्स है। दो कैपिटल वीज एक साथ 1 नंबर में है, दो स्मॉल वीज एक साथ एक है, और कैपिटल एंड स्मॉल दो पड़े हैं हमारे पास, पर है टोटल कितने, 3 टाइप्स। सो इससे हमें आंसर मिल जाता है। बहुत ही इजी है। गैमीट्स के लिए 2n, फिनोटाइप के लिए 2n, एंड जीनोटाइप के लिए 3n। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा याद रखना। ओके, नाउ यहां पर देख लेते हैं डाइहाइब्रिड क्रॉस में कैसे अप्लाई करेंगे। टाइप्स ऑफ गैमीट्स अगेन 2n है। यहाँ पे देख लेते हैं, हेट्रोजाइगस जीन पेयर ऑब्टेन्ड आफ्टर F1 इज YY एंड RR। अब इसका मतलब क्या है, कैपिटल Y स्मॉल y एंड कैपिटल R स्मॉल r। हेट्रोजाइगस चाहिए आपको, ये हेट्रोजाइगस 1, ये 2, सो टोटल 2 हो गए। सो क्या हो जाएगा, 2n दैट इज 4। तो आपको कितने गैमीट्स मिलेंगे, 4 गैमीट्स। कैसे मिलेंगे 4 देखते हैं। एक कैपिटल Y कैपिटल R, एक कैपिटल Y स्मॉल r, एक स्मॉल y कैपिटल R, और स्मॉल y स्मॉल r। ये तो हमने अभी पहले डाइहाइब्रिड क्रॉस में देखा। लेकिन क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे आपको क्या पूछ रहे हैं, टाइप्स। समझ में आ गया, टाइप्स एंड नंबर सब कुछ सेम ही है, ठीक है, क्योंकि इसमें नंबर भी डिफरेंट नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं कि ये दोनों सेम है तो नंबर 3 हो जाएगा, नंबर एंड टाइप दोनों इस केस में सेम है। नेक्स्ट वन पे चलते हैं, टाइप्स ऑफ फिनोटाइप्स। अगेन आफ्टर F1 आपको कितने मिले हैं, कैपिटल Y कैपिटल R, कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल r। अगेन द नंबर इज 2, so the option is 2:2 equals to 4। तो आपको फिनोटाइप्स भी कितनी मिलेंगी, 4। देखिए विनाई बोल देते हैं कैसे 4 मिलेंगी, येलो एंड राउंड, ठीक है। फिर एक रेसेसिव बोल लेते हैं, दैट इज रिंकल्ड एंड ग्रीन, ओके। देन हम उन दोनों का कॉम्बिनेशन देखते हैं, राउंड एंड ग्रीन, एंड दूसरा है क्या हो जाएगा, रिंकल्ड एंड येलो। डिड यू अंडरस्टैंड। तो ये 4 जो है ये हो जाएंगे आपके फिनोटाइप्स। नेक्स्ट पे चलते हैं, डाइहाइब्रिड क्रॉस को पूरा आपके सामने दिखाया है जस्ट टू सी टाइप्स ऑफ जीनोटाइप्स। 3:n है, आपको F1 जनरेशन के बाद यही मिले हैं, 2:n इक्वल्स टू 2:2 इक्वल्स टू 4। यहाँ पे है 3:n इक्वल्स टू 3:2 इक्वल्स टू 3 3 9। हमें कितने मिलने वाले हैं जीनोटाइप्स, 9 जीनोटाइप्स मिलेंगे।
वो सारे के सारे आपको यहाँ पे दिखाए हैं। समझ में आ गया आपको? These are the types. These are not the total number. Total number of offsprings या potential offsprings 16 है, because ये dihybrid cross है. लेकिन types कितने मिलेंगे हमें? 9 types मिलेंगे. So I hope this is very clear with you. And यहाँ पे finally आपको एक चार्ट फिर से दे दिया है, but just options ऐसे बताए हैं. N is the number of heterozygous gene pair. अगर ये आपके ऑप्शंस हैं तो हेट्रोजाइगस जीन पेयर कितनी है? 3, राइट? तो टाइप्स ऑफ गैमीट्स कितने हो जाएंगे? 2^3. टाइप्स ऑफ जीनोटाइप्स 3^3. टाइप्स ऑफ फिनोटाइप्स भी हो जाएंगे 2^3, where n is 3. गैमीट्स कितने हो जाएंगे? 2^3 is equal to 8. जीनोटाइप्स कितने हो जाएंगे? 3^3 equals to 27. ओके, कैलकुलेशंस बहुत इजी हो सकते हैं अगर आप इसको जानते हो. ऐसे एमसीक्यूज को जाने मत देना, ये बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए. अब आगे चलते हैं और देखते हैं दैट व्हाट आर नॉन मेंडेलियन थिंग्स. इसको हम नियो मेंडेलियन भी कहते हैं. नियो का मतलब होता है न्यू. ओके, so what is something new that people added after Mendel, and does that hold true with all the 3 laws that Mendel gave us? So we'll see that over here. First things first, एक बार देख लेते हैं मेंडल ने क्या लॉज कहे थे. Believe me, you want to see this because after this your thoughts are a bit going to change on that. Okay, so first thing, उनका फर्स्ट लॉ था लॉ ऑफ डोमिनेंस, जो कहते हैं कि अगर कोई अलील दूसरे अलील के ऊपर डोमिनेट करता है, या तो वही दिख कर आता है और दूसरा नहीं दिख सकता है, तो जो दिखता है हमें दैट इज डोमिनेंट, the one that is hidden is recessive. Next one is law of segregation, which says कि दो alleles जो हैं वो segregate हो सकते हैं, they will not mix together and they will not always go together. Last law that Mendel gave was of independent assortment, saying कि यहाँ पर आप जब डाइहाइब्रिड क्रॉस देखते हो तो दोनों की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, दो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो हर जगह साथ में नहीं जाएंगे. दे विल बी सेपरेटेड और यू कैन से दे विल बी सेग्रीगेटेड एज वेल. ठीक है, ये 3 लॉज उनके थे. लेकिन नियो मेंडलिज्म में हम अलग चीजें पढ़ने वाले हैं. फर्स्ट थिंग दैट यू स्टडी इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस. नाउ इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब क्या होता है? लेट्स सी ओवर हियर. एग्जांपल ऑफ दिस इज अ स्नैपड्रैगन फ्लावर. इसमें हम ये देखने वाले हैं कि हमने पेरेंटल कॉम्बिनेशंस कौन से लिए हैं. रेड फ्लावर जो कैपिटल आर दिखाते हैं, एंड व्हाइट फ्लावर हमने दिखाए हैं स्मॉल आर से. इससे आपको पता तो चल ही गया होगा कि रेड इज डोमिनेंट ओवर व्हाइट. इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्यों बोला है? थोड़ा वेट कीजिए, मिल जाएगा आपको. रेड एंड व्हाइट को कंबाइन करने से फर्स्ट जनरेशन में आपको ऐसा फ्लावर दिखेगा विच इज द रेड कलर्ड फ्लावर ओनली. नॉर्मली जो हमें F1 के एंड में मिलता है वही. लेकिन जब भी आप उसका F2 जनरेशन करोगे, इसका सेल्फिंग करने के बाद, तो लेट्स सी आपको क्या मिल रहा है. आपको मिलेगा एक रेड फ्लावर. ठीक है, उसके बाद आपको दूसरे भी रेड फ्लावर्स ही दिखेंगे एंड आपको एक व्हाइट फ्लावर मिलेगा, नॉर्मली जैसा हमें मोनो हाइब्रिड क्रॉस में देखने मिलता है. However, this is not in case of Snapdragon. ठीक है, स्नैपड्रैगन में ये चीज आपको नहीं मिलती है, क्योंकि आप क्या देखोगे इंस्टेड ऑफ व्हाट यू वुड हैव सीन. आप समझ रहे हो, इसके पहले की स्लाइड वाज अगर आप मोनो हाइब्रिड क्रॉस करते और आपको मेंडल के नजरों से देखना होता तो आपको वो दिखता. लेकिन इंस्टेड ऑफ दैट व्हाट यू सी इज all pink flowers in the F1 generation. Pink flowers in F1 generation is only and only possible जब दोनों के पेरेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स मिक्स या ब्लेंड हो रहे हैं. आप अगर स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में देखोगे तो आप देखोगे मेंडल के दौरान when he was trying to publicize his work, people were believing the blending and mixing theory, but then that was not accepted by Mendel because he was saying that this doesn't happen. Okay, but again what we see over here, यहाँ पे तो वो blend हो रहे हैं. और
इन केस नॉट ओनली वन लेकिन दो प्रोबेबल ऑफस्प्रिंग्स है वो वैसे हो सकते हैं F2 जनरेशन में। सो इस केस में फिनोटिपिक रेशियो मेरा हो जाएगा 1:2:1, 1 रेड 2 पिंक एंड 1 व्हाइट, वेरएज मेरा जीनोटिपिक रेशियो भी सेम हो जाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। काफी बारी हमें एमसीक्यूज में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि जिसका फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशियो सेम है, तो ये प्रोबेबिलिटी भी आप कंसिडर कर सकते हो। इट कुड बी अ केस ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब इसका टाइटल आपको एक्सप्लेन करती हूँ। इनकम्प्लीट डोमिनेंसेस जब रेड कंप्लीटली व्हाइट पे डोमिनेट नहीं हो पाया है, इनकम्प्लीटली डोमिनेट हुआ है, दैट इज द रीजन वो कंप्लीट रेड फ्लावर्स नहीं बना पाया, थोड़ा सा व्हाइट का भी उसमें असर आपको दिख रहा है। डिड यू अंडरस्टैंड? सो दिस इज द केस ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब ये मेंडल के कौन से लॉ को कॉन्ट्राडिक्ट करता है? फर्स्ट लॉ दैट इज डोमिनेंस। इवन द सेकेंड लॉ दैट मिक्सिंग नहीं होता है, क्योंकि मिक्सिंग तो हो रहा है, सेग्रीगेशन नहीं हो रहा है। नेक्स्ट वन, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता है? इंटरमीडिएट इनहेरिटेंस होता है एंड पर्टिकुलर ट्रेट एक्सप्रेस हुआ है कि नहीं हुआ ऐसा नहीं है, दोनों के दोनों थोड़े थोड़े एक्सप्रेस हुए हैं। नेक्स्ट यहाँ पे एग्जाम्पल्स भी हैं। मिराबिलिस जलाबा दैट इज द 4 o'clock प्लांट, और ये जो हमने एक्सपेरिमेंट देखा स्नैपड्रैगन ऑल्सो नोन एज एंटीरिनम मेजर्स। ओके, डॉग फ्लावर भी कहते हैं उसे, याद रखना है नाम। नेक्स्ट वन पे चलते हैं, कोडोमिनेंस। अच्छा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड कोडोमिनेंस में बहुत बड़ा फर्क है, जिससे आप आराम से उन दोनों को सेपरेट कर सकते हो, लेकिन ये हम कोडोमिनेंस पढ़ने के बाद ही देखेंगे। फर्स्ट इज रेड एंड व्हाइट काउ। ठीक है, कैटल जो है रेड एंड व्हाइट कलर की है, उनमें हमने क्रॉस देखा है। तो F1 जनरेशन में आपको रोन कोट कलर के कैटल मिलेंगे। रोन इज नथिंग बट वो टाइप की कैटल्स जिसके बॉडी पे डिफरेंट डिफरेंट कलर के पैचेस होते हैं। तो यहाँ पे रेड एंड व्हाइट सेपरेटली पेरेंट्स में दिया है, तो इनके बॉडी के ऊपर कुछ पार्ट रेड कुछ पार्ट व्हाइट के पैचेस होंगे। दे विल नॉट मिक्स। Okay, they will not mix. This is the most important difference between the two things. Which two things? Incomplete dominance and codominance. क्या difference है? Incomplete dominance में आप देख सकते हो कि दोनों alleles के characteristics mix हो चुके हैं, मतलब आपको intermediate color मिला है, ना red मिला है ना white मिला है, आपको मिला है pink. In this case, that is codominance, दोनों equally अपने आप को express कर रहे हैं। इनकम्प्लीट में इक्वल वर्ड आपको कहीं नहीं मिला होगा, राइट? सो यहाँ पे बिकॉज दे आर इक्वल, दोनों को अपना पार्ट रखना है, तो दोनों मिक्स नहीं होंगे, पार्शियली अपने आप को दिखा देंगे, राइट? देयर इज क्लियर कट बॉर्डर बिटवीन द टू। कैन यू सी दैट? ओके, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड कोडोमिनेंस, ऑलवेज रिमेंबर इट। नेक्स्ट थिंग, अगर आप उसका F2 देखते हो तो यहाँ पर भी आपको phenotypic and genotypic ratios same मिलेंगे, 1:2:1 and 1:2:1. That, however, is the similarity between incomplete dominance and codominance. I hope you've understood this. Okay. नेक्स्ट पे चलते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल्स बता रहे हैं। दैट इज रोन कोट कलर ऑफ द कैटल। नेक्स्ट इज ब्लड टाइप। ठीक है, हमारे ब्लड में ह्यूमंस के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो ब्लड जो हमारा होता है उसमें दो चीजें आपको देखने मिलेगी, एक तो कोडोमिनेंस एंड एक मल्टीपल अलीलिज्म। वो हम थोड़ी देर में पढ़ने वाले हैं, लेकिन कोडोमिनेंस थोड़े यहाँ देख लेते हैं। अगर लेट्स अज्यूम फेमिनाइन पेरेंट and masculine parents, mom and dad, let's say mom से A blood group का अलील मिला है, whereas dad से B blood group का अलील मिला है, very high chances child में AB blood group हो सकता है। हालांकि दोनों में एक और अलील होगा, मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो ये क्या हुआ, दोनों ने अपना अपना 50-50% डेडिकेट किया। दैट इज वाई this is a very good example of codominance. And roan coat color का तो हमने स्टडी कर ही लिया है। Let's go ahead. Codominance in blood group, the same thing I was trying to tell you. Blood group A and blood group B to be seen in the child. Now बात ये है कि A और B equally dominant हैं
ओवर ओ। तो अगर ए और ओ प्रेजेंट है साथ में, देन ए विल डोमिनेट ओ। ठीक है, वो जो जीन है फॉर ओ ब्लड ग्रुप इज स्मॉल आई। ठीक है, तो ये हम आगे हावेवर पढ़ने ही वाले हैं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए। कोडोमिनेंस इन दिस केस क्या देखने वाले हैं? एक पेरेंट है जिसमें दोनों ही ए ब्लड ग्रुप वाले अलील है, इसमें भी दोनों बी वाले हैं। तो अगर ए एंड बी साथ में आ जाते हैं तो बच्चे का ब्लड ग्रुप हो जाएगा ए बी ब्लड ग्रुप। समझ आया है आपको? सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज रिमेंबर। So comparing various examples over here, firstly complete dominance, codominance, incomplete dominance. कंप्लीट डोमिनेंस में क्या होता है? रेड इज डोमिनेंट ओवर व्हाइट। व्हाइट आपको सिर्फ और सिर्फ F2 जनरेशन में देखने मिलेगा, और आपके जो रेशियोज हैं 3:1 एंड जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:1 रहेंगे। लेट्स गो फॉर कोडोमिनेंस। ये दोनों कलर्स इक्वली डोमिनेंट रहना चाहते हैं, 50-50%। वर्ड्स लाइक इक्वल, 50% आपको देखने मिलेंगे, और यहाँ पे 1:2:1 होंगे दोनों रेशियोज, फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक बोथ। फिर इनकम्प्लीट डोमिनेंस पे चलते हैं। ये इस पर डोमिनेट करना चाहता था पर कंप्लीटली नहीं कर पाया है, इसलिए भी यहाँ पे आपको 1:2:1 दोनों फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशियोज मिलेंगे। बहुत ही अच्छी स्लाइड है, आपको इन तीनों के बीच में इन डिफरेंसेस बताने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कुछ नहीं तो ये जरूर पढ़ लें। नेक्स्ट वन पे चलते हैं। मल्टीपल अलीलिज्म एक चीज है, मैं आपको कह रही थी जैसे ब्लड ग्रुप में हमें ये देखने मिलता है, वैसे ब्लड ग्रुप में मल्टीपल अलीलिज्म भी मिलता है। इसका सिंपल एग्जांपल है, मेंडल के कहने का मतलब था कि हाइट का जो कैरेक्टरिस्टिक है, इसके दो ही ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स हो सकते हैं, टॉल एंड ड्वार्फ। अब मल्टीपल अलीलिज्म ये कहता है कि बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स की हाइट्स हो सकती है। So not only two alleles but multiple alleles. Did you understand? It is very easy to understand that way. This is multiple allelism. Not only two alternative forms of something but more than two. ठीक है? यहाँ पर देखते हैं there are 15 different alleles that code for the eye color of Drosophila. Just something to remember. Always remember that. नाउ मल्टीपल अलील्स किसमें देख रहे हैं हम? ब्लड ग्रुप में। इसमें आपको क्या ध्यान देना है? फॉर एग्जाम्पल अगर ए ब्लड ग्रुप है किसी का, तो इसमें उसके अलील्स या तो आई ए हो सकते हैं, या तो फिर आई ए एंड आई। ओके, वैसे ही अगर किसी का ब्लड ग्रुप बी है तो आई बी हो सकता है, या तो फिर आई बी आई। ठीक है, अगर किसी का ब्लड ग्रुप ओ है तो वो कंपल्सरीली क्या होना पड़ेगा? स्मॉल आई। सो इन दिस केस अगर मैं आपसे बात करूं तो कैपिटल ए दैट इज आई ए इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल आई एंड आई बी इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल आई। इन दिस केस स्मॉल आई हमेशा रेसेसिव फॉर्म में रहेंगे। सो ओ ब्लड ग्रुप is only possible when two small eyes are together. Did you understand? If there is one small eye with either of them, तो blood group उनके जैसा हो जाएगा, that is इसके साथ है तो A and अगर इसके साथ है तो B. However, अगर किसी का blood group AB है तो वो कैसा दिखना चाहिए? AB blood group के लिए it is compulsorily IA IB, और कोई possibility नहीं है, राइट? तो इसमें हमें क्या क्या स्टडी करने मिलता है? मल्टीपल अलीलिज्म, राइट, एंड डोमिनेंस एंड कोडोमिनेंस. Is this very clear? Human blood group is a great example for all these three. Always remember that and study it that way. Next one. यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पी जनरेशन, पेरेंटल जनरेशन की बात कर रहे हैं। यहाँ पे जो पेरेंट है आई ए एंड डबल आईज है। ऑब्वियसली क्या मिलने वाला है? इसमें से कोई भी एक मिल जाए, बात तो सेम ही है। आई ब्लड ग्रुप इज गोइंग टू बी ए। यहाँ पे आई बी गेमीट्स है, आई ए एंड आई बी ब्लड ग्रुप इज गोइंग टू बी ए बी। यहाँ पे आई बी आई ब्लड ग्रुप क्या बनेगा? आई दैट इज
बी ब्लड ग्रुप। ओके, वेरी सिंपल, देखते देखते आपको आदत हो जाएगी। नेक्स्ट वन, मल्टीपल एलिलिज्म का यहाँ पे आपको एक फॉर्मेट दिखाया है टू अंडरस्टैंड एज टू व्हाट इज गोइंग ऑन। एक बार इसको ध्यान से देख लेते हैं। अब यहाँ पे जैसे हम देख रहे हैं हमारे पास केसेस है ऑफ अलील फ्रॉम गिवन पेरेंट्स, उसके जीनोटाइप कैसे दिखेंगे, उनका ब्लड कैसा होगा ऑफस्प्रिंग का, एंड उसमें कैसा टाइप का डोमिनेंस है। दिस इज अ बेसिक चार्ट ऑफ हाउ हमारा जो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है वर्क करता है। ठीक है, तो लेट्स सी। फर्स्ट, अलील फ्रॉम फर्स्ट पेरेंट इज आई ए, फ्रॉम सेकेंड पेरेंट इज आई ए, तो इसका कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, आई ए, एंड ब्लड ग्रुप होगा उसका ए। यहाँ पे कोई भी अलील एक दूसरे पे डोमिनेटिंग नहीं है बिकॉज दोनों सेम ही है, तो टाइप ऑफ डोमिनेंस यहाँ पे नहीं आएगा। सेकेंड इज आई ए और आई बी, इसका ब्लड ग्रुप हो जाएगा आई ए आई बी, दैट इज ए बी। नाउ ये दोनों इक्वली डोमिनेंट है, दैट इज कॉल्ड कोडोमिनेंस। यहाँ पे इनकम्प्लीट डोमिनेंस जैसा कुछ नहीं आएगा, सो कोडोमिनेंस इज द आंसर। नेक्स्ट, आई ए है और आई है, जिसमें आई ए विल बी डोमिनेंट ओवर आई, सो इसका ब्लड ग्रुप हो जाएगा ए, एंड दिस इज नोन एज डोमिनेंट रेसेसिव रिलेशनशिप। हु इज डोमिनेंट, आई ए इज डोमिनेंट, रेसेसिव कौन है, स्मॉल आई, तो हो जाएगा डोमिनेंट रेसेसिव रिलेशनशिप। आई बी, आई बी और आई ए आएगा, सो ए बी, दैट इज ए बी ब्लड ग्रुप, अगेन ये हो जाएगा कोडोमिनेंस। देन हमारे पास है आई बी और आई बी, दोनों पेरेंट से चाइल्ड का ब्लड ग्रुप होगा बी, एंड बिकॉज दोनों सेम अलील्स है यहाँ पे कोई भी डोमिनेंस का ऑप्शन नहीं है। आई बी एंड स्मॉल आई, यहाँ पे आई बी इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल आई, ठीक है, जस्ट लाइक हमने ये केस में देखा था। तो इस बच्चे का ब्लड ग्रुप होगा बी, एंड ये कैसी रिलेशनशिप है, डोमिनेंट रेसेसिव रिलेशनशिप। हाउएवर दोनों आई अगर एक साथ है तो ही ये रेसेसिवनेस वाला जो है अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है। हाउएवर द ब्लड ग्रुप विल बी ओ बिकॉज दे आर बोथ सेम, यहाँ पे कोई डोमिनेंट नहीं होगा। तो यहाँ पे सारे पॉसिबल प्रोबेबिलिटीज है ऑफ किसका ब्लड ग्रुप कैसा हो सकता है। सो डू चेक कि आपका ब्लड ग्रुप कैसा है, सो यू गेट अ बेटर आइडिया एट इट। एंड यहाँ पे फिनोटाइप ऑफ जीनोटाइप बताया है, फिनोटाइप कौन सी हो सकती है, ए बी एंड ओ, एंड यहाँ पे जीनोटाइप क्या हो सकती है, डबल आई फॉर ओ, आई ए दैट इज फॉर ए, आई ए फॉर ए, आई राइट, then I for B, I B for B. So these are the possible genotypes. So one more, I B for A and B. Let's go to the next one over here. अगर मल्टीपल अलीलिज्म हम देखते हैं, यहाँ पे हमने O के लिए मेंशन कर दी क्या है, स्मॉल आईज, ठीक है, फॉर A I एंड IA मेंशन किया है दोनों साइड पर, B के लिए भी हमने मेंशन किया है दोनों साइड पर, और यहाँ पे B लिखा हुआ है एक्चुअली, अब कंफ्यूज ना हो, AB के लिए भी हमने मेंशन किया हुआ है। तो इससे आपको आइडिया आ जाएगा, दिस बॉक्स मार्क्स द यूनिक जीनोटाइप्स फाउंड इन ह्यूमन blood groups. What are they? IAI, ठीक है, IAIA, IBI and IBIB, IAIB, ठीक है। यूनिक क्यों बताया है इनको, बिकॉज ये ही सारी पॉसिबिलिटीज है। सो आई होप आपको मल्टीपल एलिलिज्म प्लस कोडोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ये सारे बहुत अच्छे से पता है। कोई भी डाउट्स है तो जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा है, कमेंट सेक्शन में ऐड कर सकते हो, और ये सारे के सारे डाउट्स आपके केटर हो जाएंगे। तो बच्चों हमने जैसे माइटोसिस, मियोसिस, लिंकेज, रिकॉम्बिनेशन, क्रोमोसोम्स, जीन्स, इतने सारे कंफ्यूजन्स देख लिए हैं, तो वैसे ही हमें ये भी तो देखना है कि क्रोमोसोम्स पिक्चर में आए कैसे, हु स्टडीड देम, who said that inheritance and variation of gene and chromosomal inheritance are both different things, or maybe they are same. So let's see how did they study them. Okay, firstly meiosis को थोड़ा स्टडी करते हैं। meiosis में क्या होता है, डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम से उसके बाद
मियोसिस 1 एंड 2 के बाद हमारे पास ऑफस्प्रिंग्स के 4 टाइप्स हो सकते हैं और चारों चार कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। तो उसके बाद कंक्लूजन्स ऑफ मेंडल क्या थे, वन की फैक्टर्स कम इन पेयर, हमारे लिए वो क्या है, जीन्स है, दे कम इन पेयर। सेकेंड थिंग, वो सेग्रीगेट होते हैं गमीट्स बनाने के लिए, ऑब्वियसली 2n से जब आप गमीट्स बनाओगे तो इनको सेग्रीगेट होना पड़ेगा। थर्ड वन, कि ये जो फैक्टर्स सेग्रीगेट होते हैं वो इंडिपेंडेंट है, मतलब वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग देखते हैं हम, क्रोमोसोमल थियोरी ऑफ इनहेरिटेंस देखेंगे जो हमें सटन एंड बॉवेरी ने दी थी, और ये कहना चाहते थे कि जो क्रोमोसोमल थियोरी ऑफ इनहेरिटेंस है, मेंडल के वर्क को ये भी कह सकते हो, ये इनका कहना था। और इन्होंने क्या स्टडी किया है वो सारी चीजें हम देखने वाले हैं। फर्स्टली वॉल्टर सटन ने लबर ग्रासहॉपर के ऊपर स्टडी किया था, जो उनको पता चला कि उनके पास कितने क्रोमोसोम्स हैं, 22 क्रोमोसोम्स हैं। एंड ये सारे एक दूसरे से काफी सारे डिफरेंट है, लेकिन उनको एक चीज पता थी कि वो आइडेंटिकल पेयर्स में हैं, जिसको अब हम कहते हैं होमोलोगस पेयर्स। इनकी साइजेस, पैटर्न सब कुछ स्टडी करने के बाद उनको पता चला कि वो सारे के सारे वो इवन नंबर में क्यों है, बिकॉज वो सबको जब उन्होंने अलाइन किया तो कुछ की साइजेस सिमिलर मिली, स्ट्रक्चर्स भी सिमिलर मिले, जिसके बाद उन्होंने क्या कंक्लूड किया, दैट क्रोमोसोम्स अकर इन पेयर। एक चीज याद दिला दूं, इन्होंने भी यही कहा था, फैक्टर्स कम इन पेयर, लेकिन इनके और सटन और बॉवेरी के कहने में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या था, सटन एंड बॉवेरी ये कह रहे थे कि ये जो क्रोमोसोम है इनकी पेयर्स होती है, राइट, इनकी पेयर्स होती है। मेंडल का क्या कहना था कि फैक्टर्स हमेशा पेयर में होते हैं। मेंडल एक छोटे से स्पेक्यूल, दैट इज जीन की बात कर रहे थे, सटन एंड बॉवेरी किन की बातें कर रहे हैं, पूरे पूरे क्रोमोसोम्स की बातें कर रहे हैं। तो ये जो फर्क है ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट वन पे चलते हैं। उन्होंने दूसरा एक्सपेरिमेंट किस पर किया, एस्कैरिस, हमारा जो वर्म है हम स्टडी करते हैं किंगडम एनिमेलिया में से, राइट। सो एस्कैरिस के ऊपर स्टडी किया, दैट इज इसके पास कितने क्रोमोसोम्स हैं, 4 क्रोमोसोम्स हैं। अगेन इसमें तो पेयर्स ही हो जाएंगी, ठीक है। इसके बाद इनको और भी चीजें पता चली कि इसमें क्या होता है, पहले उनके पास सोमैटिक सेल्स होते हैं एंड दूसरे होते हैं कुछ जर्म सेल्स। हमारे बॉडी में ऐसा ही है, और दोनों में क्रोमोसोम नंबर वेरी करता है, राइट। हमारे सोमैटिक सेल्स में 46 होता है और जर्म सेल्स में कितने क्रोमोसोम्स हो जाते हैं, 23। नेक्स्ट पे चलते हैं। उन्होंने देखा कि अगर माइटोसिस या मियोसिस हो रहा है, इस केस में तो मियोसिस की बातें चलेंगी, तो अगर मियोसिस हो रहा है तो वो कैसे हो रहा है, कैसे सेपरेट हो रहे हैं, क्या वो ऐसे सेपरेट हो रहे हैं या वो ऐसे सेपरेट हो रहे हैं, ठीक है। बहुत सारी टेक्निकलिटीज है, आप देख सकते हो जेनेटिक मटेरियल एस फेज में डबल हो गया, प्रोफेज आया, मेटाफेज आया, एनाफेज आया। एनाफेज में इनको सेपरेट होते हुए हम देखेंगे, तो इनको कैसे नॉर्मली ऐसे सेपरेट होते हुए देख रहे टेलोफेज में, और साइटोकाइनेसिस हो गया है। ये इनके एक्सपेरिमेंट था। दूसरी बार उन्होंने ये चेक किया कि जब ये एक्सपेरिमेंट हो रहा है तो इनकी ऐसी पेयर्स भी बन रही है या नहीं बन रही है। देखो होमोलोगस पेयर में वो अपने आप को अरेंज भी कर रहे हैं, उसके बाद आइडेंटिकल पेयर सेपरेट भी हो रही है, ये सब कुछ उन्होंने चेक किया। उसके बाद उन्होंने क्या देखा, उन्होंने मेटाफेज 2 एनाफेज 2 ये स्टडी किया, ये मियोसिस की बातें। तो इनको स्टडी करने पे उनको क्या मिला, देखो एक ये है, हमें सिर्फ एनाफेज पे ध्यान देना है, आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगी मैं, ध्यान देना। यहाँ पे पहले तो रेड एंड येलो ऐसे सेपरेट हो चुके हैं, मतलब वो साथ में थे, अब ऐसे सेपरेट हुए, 2 येलो और रेड ऊपर और 2 येलो और रेड नीचे, और यहाँ पे ऑरेंज एंड ग्रीन ऐसे सेपरेट हुए। समझ में आया आपको कैसे, ऐसी एक कंडीशन थी, इसके बाद ऐसे सेपरेट हुए हैं। इसके बाद उन्होंने क्या कहा, उनको पता चला कि मियोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिड्यूस हो जाता है, मतलब पहले 46 था लेकिन उसके बाद होते होते 23 हो गया पर सेल में, ये उनको स्टडी करके पता चला। तो ये ऑब्वियसली कुड बी द रीजन फॉर गैमीट फॉर्मेशन। ह्यूमंस में कौन से हैं वो है स्पर्म एंड एग, ठीक है, जिसमें होते हैं 23 क्रोमोसोम्स ईच। नेक्स्ट
उन्होंने जब ग्रास हॉपर की स्टडी की, उन्हें पता चला कि इसमें भी 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, तो 2 पॉसिबिलिटीज फॉर मियोसिस हो सकती है। ध्यान देना कैसे किया था उन्होंने। पॉसिबिलिटी 1 है, मैंने क्या कहा है, आप एनाफेज को स्टडी करो या तो लेट्स से टेलोफेज को देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे क्या हो रहा है, येलो रेड ऑरेंज ग्रीन, यहाँ पे ग्रीन नहीं दिखाया है उन्होंने, दिखा देते हैं हम, ठीक है। येलो एंड रेड एंड ऑरेंज एंड ग्रीन एक पॉसिबिलिटी है। दूसरी यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी है, येलो ग्रीन ऑरेंज एंड रेड। ये बहुत बारीक डिफरेंस है, बट क्या क्रोमोसोम्स यहाँ वहां हो रहे हैं, एक्सचेंज हो रहे हैं, डिफरेंस हो रहे हैं, ये सब वो यहाँ पे देख रहे थे। तो वो देखने के बाद लेट्स सी उनका कंक्लूजन क्या था। दोनों पॉसिबिलिटीज यहाँ लिंक की गई है, पॉसिबिलिटी 1 एंड 2। 1 क्या है, येलो रेड ग्रीन एंड ऑरेंज। यहाँ पे दूसरी पॉसिबिलिटी है येलो ग्रीन ऑरेंज एंड रेड। देखो ये मियरली कलर्स नहीं है, ये डिफरेंट क्रोमोसोम्स है जो एक साथ आएंगे और एक सेल के अंदर होंगे, तो इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। ओके, उसके बाद उनको पता चला कि फर्स्ट केस में येलो एंड रेड साथ में है, दूसरे केस में येलो एंड ग्रीन, लेकिन ईच क्रोमोसोम इंडिपेंडेंट है। ये स्टडी किया, ऐसा नहीं है कि येलो रेड के साथ ही था तो वो हर जगह उसी के साथ होगा, वो ग्रीन के साथ भी जा सकता है। सेम फॉर ऑरेंज एंड ग्रीन एंड ऑरेंज एंड रेड, which means yellow was independent of the colors, so was orange green and red। तो इसके वजह से उनको पता चला कि गैमीट फॉर्मेशन किस लिए होता है और कैसे होता है, because they are all independent। नेक्स्ट दूसरा कंक्लूजन क्या था कि वो पेयर्स में जरूर होते हैं, लेकिन वो रैंडमली सेपरेट हो जाते हैं कभी एनाफेज 1 में, एंड वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली सेपरेट होते हैं। ये दूसरी चीज ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट वन, जो क्रोमोसोम होते हैं सोमैटिक सेल के, अगर वो सेल में नंबर 4 है, मतलब 4 क्रोमोसोम्स हैं, तो जर्म सेल्स कितने बनेंगे, 2 क्रोमोसोम्स होंगे उनके अंदर, ठीक है। नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ जर्म सेल्स कितने होंगे, उन्होंने इसका फॉर्मूला बनाया था 2 raised to n, इनके दिस केस n is 2, तो इट बिकम्स 4। ओके, नेक्स्ट क्रोमोसोम इन द सोमैटिक सेल 6, तो जर्म सेल में हो जाएंगे हाफ, दैट इज 3। ओके, एंड यहाँ पे नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितने हो सकते हैं, 8, बिकॉज क्या है 2 raised to 3 इज द फॉर्मूला। नेक्स्ट, क्रोमोसोम्स इन सोमैटिक सेल आर 10, जर्म सेल में कितने हो जाएंगे हाफ, 5 5, यहाँ पे 2 raised to 5 हो जाएगा, तो हमें मिलेगा 32। ये उनका एक डिडक्शन था, इन सब चीजों से उन्होंने फाइंड आउट किया, डिड्यूस किया ये सब। और इसके बाद उनके और मेंडल के जो कंक्लूजन है इनके बीच में हम देखेंगे। देखो ये आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा कि जहां पे आप एग्जैक्टली दोनों के कंक्लूजन को ऐसे तोल रहे हो कि कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा ज्यादा समझ में आ रहा है और आज ज्यादा रेलेवेंट है, ठीक है। फर्स्ट थिंग, क्रोमोसोमल थियोरी ऑफ इनहेरिटेंस हमें ये कहती है कि क्रोमोसोम्स पेयर में आते हैं। मेंडल भी यही कह रहे थे कि फैक्टर्स पेयर में आते हैं, दे बोथ आर क्वाइट सिमिलर। नेक्स्ट, क्रोमोसोम सेग्रीगेट होते हैं गमीट फॉर्मेशन के लिए, ये भी यही कह रहे थे कि फैक्टर सेग्रीगेट होते हैं गमीट फॉर्मेशन के लिए। लास्ट, क्रोमोसोम्स इंडिपेंडेंट होते हैं सेग्रीगेट, वो यही कह रहे थे कि फैक्टर्स भी इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट होते हैं। तो बस दोनों में डिफरेंस क्या था, जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस है वो पूरा पूरा क्रोमोसोम देखती है, मेंडल हाउएवर क्रोमोसोम का भी स्पेक्यूल, दैट इज जीन देख रहे थे। सो वॉल्टर सटन एंड थियोडर बॉवेरी ये कह रहे हैं कि इनहेरिटेंस ऑफ क्रोमोसोम्स एंड इनहेरिटेंस ऑफ फैक्टर्स आर वेरी वेरी सिमिलर थिंग्स एंड दैट दे गो हैंड इन हैंड। नेक्स्ट थिंग, डिस्कवरी ऑफ जीन की बात करेंगे। जो फैक्टर का फाइनल नाम जीन दिया था वो किन्होंने दिया था, वो दिया था विल्हेम जोहानसन ने। इनका नाम वैसे बहुत ज्यादा एमसीक्यूज में आता नहीं है, फिर भी आपको याद रखना है that the fundamental physical and functional unit of heredity is nothing but the gene, ये नाम इन्होंने दिया था। नेक्स्ट वन, genes are found on specific locations of chromosomes। अगर आप इसको इमेजिन नहीं कर पा रहे हो तो यहाँ पे हम एक क्रोमोसोम देख लेते हैं, ठीक है। ये आपका क्रोमोसोम है, इनमें स्पेसिफिक लोकेशंस पे जीन्स होते हैं, ठीक है। ये एक जीन है, ये दूसरा जीन हो सकता है,
ये तीसरा जीन हो सकता है, राइट। इनकी साइजेस या कुछ इतना फिक्स नहीं होता है, दे कैन बी डिफरेंट, तो ये ध्यान रखना। अगर ये भी आपको नहीं पता चल रहा है तो जीन आर अ पार्ट ऑफ डीएनए, बिकॉज डीएनए इज वेरी बिग। उसको प्रोटीन्स के आसपास ऐसे घुमा घुमा कर हम जब बना लेते हैं, इट फॉर्म्स अ क्रोमोसोम। बहुत ही सिंपल वे है, ये चीज अगर आपको आ गई ये पूरी लाइन, तो आपके लिए जेनेटिक्स बहुत इजी हो जाएगा। दैट जीन्स इवेंचुअली फॉर्म डीएनए, डीएनए is wrapped around the histone proteins are going to form the chromosome. So what did they finally say? That factors are nothing but the genes given by Mendel. नेक्स्ट वन, सटन एंड बॉवेरी के एक्सपेरिमेंट की समरी क्या है? वो यही कह रहे हैं कि क्रोमोसोमल थियोरी ऑफ इनहेरिटेंस बेस्ड ऑन उनके एक्सपेरिमेंट्स इज नथिंग बट द सेम एज हमारी इनहेरिटेंस ऑफ थियोरी ऑफ गिवन बाय मेंडल ऑफ जीन। क्रोमोसोम्स कम इन पेयर्स, दे डू सेग्रीगेट एंड दे सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली। तीन चीजें याद रखनी है आपको, तो आपका काम आसान हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं कि हमने लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन में क्या डिस्कवर किया है। फर्स्टली लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन का सारा जो श्रेय है वो जाता है टी.एच. मॉर्गन को, बिकॉज उन्होंने हमारी फेवरेट फ्लाई जिसके ऊपर सभी एक्सपेरिमेंट्स करते हैं वो ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर पर किया है। आपको पता है ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर कौन सी फ्लाई है? अगर आपने घर पर कहीं पर भी बनाना ओपन रख दिए हैं और उसके आसपास जो फ्रूट फ्लाई मंडराती है, दैट इज नथिंग बट ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। तो आइए देखते हैं। अब उन्होंने जेनेटिक स्टडी करने के लिए ड्रोसोफिला के सारे क्रोमोसोम्स की स्टडी करी थी, लेकिन इसके लिए स्पेसिफिकली कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की जरूरत थी जिसको आप ध्यान में रख के स्टडी कर सकते हो। तो उन्होंने लार्जर नंबर ऑफ प्रोजेनीज प्रोड्यूस करने वाली फ्लाई, वो जो इजीली ब्रीडेबल है, वो जिसमें इजीली सिर्फ 8 ही क्रोमोसोम्स है, ऐसी एक फ्लाई को देखा जिसके वजह से इजी हो जाता है रिकॉर्ड्स रखना एंड व्हाई दिस वाज वायबल। सेम चीज हमने जो पी प्लांट में देखी थी कि मेंडल के लिए वो इजी क्यों था, बिकॉज उसमें ये कैरेक्टरिस्टिक्स थी, तो ड्रोसोफिला में ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स है। उन्होंने क्या किया, वो एक्सप्लेन कर रहे थे कि हेरिडिटी में क्रोमोसोम का रोल क्या है। दैट इज द रीजन फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स का जो नाम है वो टी.एच. मॉर्गन को मिलता है। फादर ऑफ जेनेटिक्स इज नोबडी बट मेंडल, एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स इज टी.एच. मॉर्गन। नाउ उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया है वो देखते हैं। नॉर्मली जो हमारी फ्लाइज होती हैं उससे कुछ हटके उन्होंने देखा, नॉर्मल टाइप को बाय द वे वाइल्ड टाइप कहते हैं। मैं उसी एक्सपेरिमेंट की बात कर रही हूँ जिसपे 2 पेज में क्रॉस ए एंड क्रॉस बी है, एक पेज में क्रॉस ए एंड क्रॉस बी है, सॉरी, एंड उसमें बच्चे बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, तो उसी चीज को आज इजी करने में आई हूँ। ध्यान देना है आपको, इतना कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बिलीव में। वाइल्ड टाइप में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वाइल्ड टाइप इज नथिंग बट नॉर्मल, जो नॉर्मल फ्लाई कैसी दिखने वाली है वो वाइल्ड टाइप है। सेकेंड स्पेशल टाइप है, उसमें म्यूटेशन है। अब म्यूटेशन में उन्होंने क्या देखा कि सारी चीजों में उन्होंने एक चीज देखी, व्हाइट आइड फ्रूट फ्लाई, ठीक है, अगेंस्ट नॉर्मली जिसमें रेड आईज थी उनकी। ये देख सकते हो आप, ये रेड आई वाली है और ये व्हाइट आई वाली है। व्हाइट वाली स्पेसिफिक है, वेयर नॉर्मल वाली कौन सी है, रेड आई वाली, ठीक है। ये म्यूटेशन जो उन्होंने देखा है इसके वजह से वो क्रोमोसोम और इनहेरिटेंस को देख रहे हैं कि कैसे हम इनको साथ ला सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि इन दोनों को क्रॉस करना चाहा। अब ऑब्वियसली व्हाइट आई और रेड आई को कैसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं जेनेटिक्स में, ये जानना जरूरी है। सो व्हाइट आई को W और O एंड रेड आई को W+W+। अब आप सोचोगे कि ये O एग्जैक्टली क्या है, तो ये मेल और फीमेल को डिनोट करने वाली चीज है। जैसे हम कहते हैं ना कि एक्स लिंक्ड है कोई भी चीज, तो अगर वो एक्स लिंक्ड है तो वो वाई क्रोमोसोम पे आपको नहीं मिलेगी। तो वैसे ही इसका जो मेल का वाई क्रोमोसोम है वहां पे आपको इसके कोई भी जीन्स मिलेंगे ही नहीं, इसीलिए उसको 0 किया है। अगर आपने वो बुक देखी है आपकी एनसीईआरटी जिसमें आपने मेंशन किया है, तो वहां पर ऐसे वाई क्रोमोसोम को दिखाया है। सपोज उसके साथ एक्स है तो उसमें ऐसे दिखाए हैं ऊपर उनके जीन्स, लेकिन वाई पे ही जीन्स प्रेजेंट ही नहीं है, तो हम इसको 0 लिख देंगे, ठीक है। सो यहाँ पे होमोजाइगस, दैट इज प्योर टाइप होमोजाइगस है, ये वाइल्ड टाइप है विच इज रेड आई कलर, और म्यूटेंट जो है उसके पास व्हाइट आई कलर है,
इनको क्रॉस करा। ध्यान रखना ये जो है ये अपना वाई क्रोमोसोम है जिसके ऊपर जीन्स प्रेजेंट नहीं है, तो उसका टेंशन ही लेने की जरूरत नहीं है। अब उन्होंने बहुत सारे ऐसे रेशियोज देखे और वो सारे रेशियोज करने के बाद उनको F2 जनरेशन में कौन सा रेशियो मिला, 9:3:3:1, सेम मेंडेलियन रेशियो। लेकिन पेरेंटल कॉम्बिनेशन एंड नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन जैसी कुछ चीजें उन्होंने देखी। अब पेरेंटल कॉम्बिनेशन एंड नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन क्या होता है, या फिर क्या मैं नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन को रिकॉम्बिनेशन बोल सकती हूँ, अब देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक पेरेंट है जिनमें ऐसे जीन्स हैं और दूसरे पेरेंट हैं उनमें ऐसे जीन्स है। मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ। जो ऑफस्प्रिंग्स है, जो टाइप्स ऑफ ऑफस्प्रिंग्स है, उसमें जो ऐसे और ऐसे दिखते हैं उनको मैं कह दूंगी पेरेंटल कॉम्बिनेशन। लेट्स अज्यूम दूसरे हैं, उसमें मुझे कुछ ऐसा मिला है और मुझे कुछ ऐसा मिला है, तो ये दो जो है ये पेरेंटल कॉम्बिनेशन से एकदम अलग है। तो इनको मैं क्या कहूंगी, मैं इनको कह दूंगी रिकॉम्बिनेशन। इनको तोड़ा और फिर जोड़ा, वापस कॉम्बिनेशन बनाया, नोन एज रिकॉम्बिनेशन। अब यहाँ पे उन्होंने कुछ चीजें स्टडी करी कि पेरेंटल कॉम्बिनेशन है वो ज्यादा नंबर में मिल रहे हैं या परसेंटेज में मिल रहे हैं एज कंपेयर टू द रिकॉम्बिनेशन। इसका रीजन क्या हो सकता है, इसका रीजन हो सकता है नथिंग बट लिंकेज। वो दो जीन्स जो पेरेंट्स के क्रोमोसोम्स पे थे वो लिंक्ड थे, इसलिए वो, और लिंक्ड का मतलब है वो क्लोजली रिलेटेड थे, वो क्लोज प्रेजेंट थे क्रोमोसोम पे फिजिकली, इसलिए जब वो इनहेरिट हो रहे थे तो वो सेपरेट नहीं हो पाए और वो पार्ट साथ में इनहेरिट हो गया। दैट इज वाई वही चीज आपको चाइल्ड में भी दिख रही है। हाउएवर दो जीन्स जो बहुत अलग थे वो दोनों जब इनहेरिट हुए तो एक चला गया होगा और एक नहीं गया होगा, वो दूसरे पेरेंट का दिखा होगा, तो इसको नाम दे दिया रिकॉम्बिनेशन। तो लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन वैसे तो बहुत अलग चीजें हैं, लेकिन दे विल ऑलवेज गो हैंड इन हैंड व्हेन टॉकिंग अबाउट सेग्रीगेशन एंड सेपरेशन। तो हियर उनके जो डाइहाइब्रिड क्रॉसेस है उसमें उन्होंने कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स लिए उसकी बात चल रही है। फर्स्टली आई कलर की और बॉडी की ली है। इसमें येलो बॉडी जो है ये म्यूटेंट टाइप है, वाइल्ड टाइप इज ब्राउन बॉडी। सो वाइल्ड टाइप में फर्स्टली ब्राउन बॉडी और कैसी आई है, रेड आई। डिड यू अंडरस्टैंड? वेयर एज जो म्यूटेंट टाइप है उसमें क्या है, येलो बॉडी एंड व्हाइट आई। ठीक है, ये हमारा म्यूटेंट टाइप है। तो दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स के हमने देख लिए। उनको कैसे कोड करेंगे, वैसे येलो बॉडी को कैसे कोड कर रहे हैं हम, वाई वाई, ठीक है, और ब्राउन बॉडी को कैसे कोड कर रहे हैं हम, वाई प्लस वाई प्लस। तो मैं यहाँ पे उनके कॉम्बिनेशन भी लिख रही हूँ, इनके साथ मेरे साथ इनको सॉल्व करने वाले हो। वाई प्लस येलो को हम लिखेंगे एज वाई एंड वाई, वेर एज व्हाइट को हम कैसे लिखने वाले हैं, सॉरी W एंड W, और रेड को हम लिखेंगे W प्लस W। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा किया है उन्होंने, जो म्यूटेंट टाइप है उसी के अल्फाबेट्स यूज करे हैं फॉर शोइंग द नॉर्मल, दैट इज द वाइल्ड टाइप ऑल्सो। लेट्स गो अहेड एंड सी द क्रॉसेस। तो उन्होंने पहले जैसे क्रॉस किए थे वो क्रॉसेस में आप ये देख सकते हो ये हमारा वाई क्रोमोसोम है, इसका कोई लेना देना ही नहीं है इन सबसे। इनको क्रॉस करने के बाद हमने y को 0 दिखाया है, यहाँ पे O दिखाया है, तो वो जहां पर भी है उसमें हमें क्या केटर करना है, उसमें हमें सिर्फ यही जीन्स केटर करने हैं। ठीक है, O का इसमें कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। ठीक है, तो हमें कौन से मिले, ब्राउन बॉडीड रेड आई नॉर्मल, ब्राउन बॉडीड रेड आई नॉर्मल, येलो बॉडीड व्हाइट आई एंड येलो बॉडीड व्हाइट आई। तो यहाँ पे 50% आपको मिल चुके हैं दोनों। नेक्स्ट वन, उन्होंने क्या देखा इससे कि वन कंटेनिंग एक्स क्रोमोसोम एंड द अदर कंटेनिंग वाई क्रोमोसोम, इसमें उन्होंने वैसे दो टाइप के गमीट्स दिए, एक में एक्स और एक में वाई क्रोमोसोम है। नाउ बोथ द कैरेक्टरिस्टिक्स, बोथ कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स, ध्यान देना, आई कलर, आई कलर एंड बॉडी कलर। ठीक है, ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, इसलिए इनको मैं क्या बोलूंगी, इनको मैं बोलूंगी एक्स लिंक्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। और इसके वजह से वाई क्रोमोसोम जा रहा है नहीं जा रहा है उससे क्या कोई फर्क पड़ रहा है,
बिल्कुल भी नहीं. So why chromosome doesn't contribute any allele for the two characteristics? So it doesn't matter when we are studying these both specifically. Did you understand? Next one पे चलते हैं. Observations क्या थे उनके? वो ये कह रहे थे कि results were inconsistent with the results obtained in Mendel's experiment because in F1 generation they not only showed the dominant but also showed the recessive type. Recessive भी दिखे हमें. मेंडल क्या कह रहे थे? याद दिला दूं मैं आपको कि अगर हम ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, मैं तो हालांकि मोनोहाइब्रिड दिखा रही हूँ, तो भी F1 में हमें तो सिर्फ टॉल का ही दिख रहा है, राइट? लेकिन इसमें तो मुझे रेसेसिव भी दिखे, तो थोड़े से इनकंसिस्टेंट रिजल्ट्स हो गए थे. दिस वाज ड्यू टू द फैक्ट दैट दे वर एक्स लिंक्ड. मेंडल कह रहे थे लिंकेज कुछ होता नहीं है, लेकिन यहाँ पर तो है. तो ये फर्क था. नेक्स्ट वन, उन्होंने F1 जनरेशन जो है उसमें आगे जाने के लिए क्या किया? The F1, however, this time female was the dominant parent while male was the recessive parent. उन्होंने ये भी चेक किया, right? So brown bodied red eyed crossed with yellow bodied white eyed. इसका F1 क्रॉसिंग करने के बाद ये उसको gametes मिले हैं. कैसे gametes है? Gametes on the same chromosome and hence linked. Only these four gametes are possible because वो सेम क्रोमोसोम पे थे. हमारे पास सिर्फ 4 ही पॉसिबिलिटी है, उसमें से एक तो एक्स है, सो वी इग्नोर दैट, और दूसरे 3 ये हमारे गमीट्स हैं. नाउ F2 जनरेशन का एक्चुअल आउटकम, फैक्चुअल नहीं, फैक्चुअल आउटकम जो हमें लगना चाहिए और जो आया उसमें फर्क हो सकता है. एक्चुअल मतलब जो आया था, येलो बॉडीड व्हाइट आई, brown bodied red eyed, brown bodied white eyed, yellow bodied red eyed. ये सारे के सारे कॉम्बिनेशन है. इसमें से ये दो जो है ये पेरेंटल कॉम्बिनेशन है, मतलब पेरेंट्स जैसे दिखने वाले एग्जैक्ट सेम. वेयर एज नॉन पेरेंटल भी मिले हैं. मुझे किस में इंटरेस्ट है? मुझे इस चीज में इंटरेस्ट है कि परसेंटेज कितने बन रहे हैं, पेरेंटल ज्यादा हो रहे हैं कि रिकॉम्बिनेंट ज्यादा हो रहे हैं या दोनों इक्वल हो रहे हैं, मुझे इसमें इंटरेस्ट है. तो उन्होंने क्या देखा कि ये इंडिविजुअल ट्रेट्स मुझे मिल गए हैं, उनको स्टडी कर लिया है, पता चल गया है, सेग्रीगेट हो चुके हैं. अब मुझे देखने हैं परसेंटेज. सो फर्स्टली हायर परसेंटेज ऑफ इंडिविजुअल्स बोथ ऑफ द रेसेसिव ट्रेट्स वर रिसीव्ड. अगेन यहाँ पे रेसेसिव की ज्यादा परसेंटेज है, तो ये तो पॉसिबल होना ही नहीं चाहिए. दिस कुड बी बिकॉज ऑफ द लिंकेज ऑफ द टू जीन. प्रेजेंस ऑफ non-parental type was also due to the phenomena called as recombination, जो मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर में ही समझाया था. नेक्स्ट, लिंकेज का मतलब क्या होता है? So linkage is association of two genes on the same chromosome which can be inherited together. मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देती हूँ. ओके, ये मेरा क्रोमोसोम है. नाउ जब ये क्रोमोसोम इनहेरिट होने वाला है, लेट्स सी. ओके, अब पहले मैं आपके साथ ये बात करने वाली हूँ कि मैं बात कर रही हूँ जीन नंबर 1 एंड 2 की. 1 एंड 2 जीन है, और जब मैं क्रॉसिंग ओवर की बात कर रही हूँ तो लेट्स सी कि यहाँ पे ऐसा कुछ डिवीजन हुआ है. ओके, अज्यूमिंग दैट नाउ देयर आर वेरी हाई चांसेस कि 1 और 2 एक साथ इनहेरिट हो ऑफस्प्रिंग में, जिसकी वजह से मैं ये कह सकती हूँ कि इनमें क्या है, इनमें है linkage. There are very less chances कि 1 and 3 एक साथ inherit हो, because उनके बीच में distance ज्यादा है. तो 1 के साथ मे भी किसी और जीन का कॉम्बिनेशन हो सकता है, 3 के साथ वो हमेशा सेपरेट हो सकता है. तो उसके वजह से क्या हो जाएगा, उसके वजह से होगा रिकॉम्बिनेशन. ओके, तो ये डेफिनेटली लिंकेज इज ऑलवेज बेस्ड on the distance between the two genes on my particular chromosome. ये आपको पता होना चाहिए. नेक्स्ट वन, टू एक्सप्लेन द अकरेंस ऑफ नॉन पेरेंटल टाइप्स. ये जो है इनका एक्सप्लेन करने के लिए डायहाइब्रिड क्रॉस और किया गया था, जिससे हमें पता चला कि जो नॉन पेरेंटल टाइप्स है, अब उन्होंने क्या किया, अब उन्होंने पहले लिंक्ड जीन्स नहीं लिए, थोड़े से डिफरेंट वाले जीन्स लिए जिनको स्टडी करना
इजी हो जाता है। न्यू अलीलिक कॉम्बिनेशन बन रहे थे, अगेन इसको हम क्या कहेंगे, रिकॉम्बिनेशन। एक्सपेक्टेड गमीट्स कौन से थे, वाई डब्ल्यू, वाई प्लस डब्ल्यू प्लस एंड जो वाई क्रोमोसोम होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो अपीयर हुए ड्यू टू रिकॉम्बिनेशन वो है वाई प्लस डब्ल्यू, वाई डब्ल्यू प्लस, ये रिकॉम्बिनेशन हो गया। हमने क्या एक्सपेक्ट किया था, 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ गमीट बनेंगे F1 से, लेकिन एक्चुअली कितने बने, 6 डिफरेंट टाइप के बन गए। ठीक है, दैट इज द ओनली रीजन बिकॉज ऑफ रिकॉम्बिनेशन। नेक्स्ट पे चलते हैं, नॉन पेरेंटल ड्रोसोफिला जीनोटाइप्स। नॉन पेरेंटल कैसे दिखेंगे, ब्राउन बॉडीड व्हाइट आइड, येलो बॉडीड रेड आइड, ब्राउन बॉडीड व्हाइट आइड एंड येलो बॉडीड रेड आइड। तो ये सिमिलर ही है, दो ऑल्टरनेट जो है ये सिमिलर ही है, एंड ये जो है ये नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन। अगर आपको ऐसी कोई भी एमसीक्यू में पूछते हैं कि नॉन पेरेंटल टाइप कितने हैं और कौन से, तो वो आपका आंसर ये रहा। ठीक है, आफ्टर दिस मॉर्गन ने उनका रिसर्च थोड़ा और आगे कर दिया और उन्होंने परसेंटेज निकाले। मैं कब से आपको वही बता रही थी कि मैं परसेंटेज में इंटरेस्टेड हूँ। तो F2 में पेरेंटल टाइप 98.7% हो गए, whereas नॉन पेरेंटल टाइप सिर्फ 1.3% मिले। तो पेरेंटल टाइप ज्यादा है, इसका मतलब इनके जो पेरेंट्स है इनके क्रोमोसोम पे जीन्स बहुत क्लोजली प्रेजेंट है, तभी वो सेपरेट नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, सो मॉर्गन का दूसरा डाइहाइब्रिड क्रॉस दैट इज बी, उसमें फोटो में जो राइट साइड पर दिया हुआ है हमारी बुक में, उसको स्टडी करेंगे। ये उन्होंने दो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक लिए, आई कलर कॉमन रखा है, लेकिन यहाँ पे दूसरा उन्होंने लिया है विंग साइज। सो दोनों में अगेन लेट्स मेंशन व्हिच इज द वाइल्ड टाइप। वाइल्ड टाइप इज नॉर्मल विंग, नॉर्मल विंग, उनके साथ कौन सा लिया है उन्होंने, रेड आई। ठीक है, रेड आई, इन दोनों को कैसे मेंशन किया है, नॉर्मल विंग एम प्लस, रेड आई डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू प्लस। समझ आएगा। नेक्स्ट म्यूटेंट टाइप, म्यूटेंट में कौन सा लिया है, व्हाइट आई। ठीक है, एंड दूसरा है मिनिएचर विंग्स। ठीक है, इनको कैसे दिखाया है, एम एम और यहाँ पे डब्ल्यू डब्ल्यू। आई होप आपको समझ में आ गया ये, राइट। तो इस पे आगे चलेंगे। इसमें उन्होंने क्रॉस किया, तो लेट्स सी उनको गैमीट क्या मिले। पहले तो ये पेरेंट्स है, पेरेंट्स में वन अगेन इज अ मेल, सो Y chromosome which is not doing anything, any contribution of the allele is not seen. Again, why? Because these are also X linked. What gametes do we get? WM, WM, W plus M plus and Y. If you can see, they are very similar or the same as that of the parent, right? So ये क्या है, ये क्या मिले आपको, पेरेंटल कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन अभी भी आपने देखे नहीं है। Next one, just as in dihybrid cross A, Morgan got the parental type in F1 generation. ठीक है, parental type में मिले कौन से रेशियो में, 1:1 रेशियो में मिले हैं, एंड डोमिनेंट फिनोटाइप एंड होमोजोगस एंड हेट्रोजाइगस नहीं है इधर। ठीक है, आप देख सकते हो एक्सपेक्टेड गैमीट्स कौन से थे, WM, W प्लस M प्लस WM एंड द Y1, ये एक्सपेक्टेड कॉम्बिनेशन है मेरे। लेकिन रिकॉम्बिनेशन कौन से हो सकते हैं, W प्लस M, ये W प्लस और M का कॉम्बिनेशन, एंड W M प्लस, दैट इज W और M प्लस का कॉम्बिनेशन, ये रिकॉम्बिनेशन है। वो तोड़ मरोड़ के बन सकते हैं, राइट, दैट इज द रिकॉम्बिनेंट वन। नेक्स्ट वन, पेरेंटल टाइप F2 जनरेशन में मुझे कितने मिले हैं, ये मिले हैं, ये 4 मिले हैं, WM, 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 W प्लस M प्लस, WMY, W प्लस M प्लस Y। नॉन पेरेंटल टाइप मिले हैं, W प्लस M, WM, WM प्लस WM, W प्लस M, Y, WM प्लस Y। अगर आपको मैं बहुत फास्ट लग रही हूँ तो थोड़ा स्लो करके देखना, स्पीड बढ़िया, स्टडी करना बहुत जरूरी है, ध्यान रखना। ठीक है, उन्होंने फिर भी क्या किए, उन्होंने ऑब्टेन किए 2 नॉन पेरेंटल फिनोटाइप जो 4 डिफरेंट जीनोटाइप से बने हुए थे। वो कैसे बन सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ
रिकॉम्बिनेशन से बन सकते हैं। अब क्रॉस बी में अगेन हमने जो मेंशन किया था दैट वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन परसेंटेज, सो पेरेंटल टाइप इज 62.8%, उसमें 90s में था, यहाँ पे 62 है, कम है, लेकिन फिर भी नॉन पेरेंटल टाइप से थोड़ा सा ज्यादा है। इसका रीजन क्या हो सकता है, दैट मे बी दे आर पेरेंटल टाइप के जो जीन्स है दे आर अटैच्ड but not so much as it was in A. Did you understand? So ये है non-parental phenotypes were much higher in number in cross B as compared to A. उसमें 1.3% था, which is very very less. Okay, so ये आपको ध्यान देना है. Next one, linkage and recombination. इनसे उनके deductions क्या थे? Obvious सी बात है कि ये मेरा क्रोमोसोम है, इस पे ये जीन नंबर 1 है, ये जीन नंबर 2 है और ये जीन नंबर 3 है। तो अगर इन दोनों में 1 एंड 2 में डिस्टेंस कम है तो लिंकेज ऑब्वियसली ज्यादा है, विच मीन्स वो लिंक्ड क्लोजर है देन अदर्स, एंड इसके वजह से देयर आर हायर चांसेस दैट दिस माइट बी इनहेरिटिंग together. Next, if you compare 1 and 3, obviously the distance is more, so the linkage is less. Very rare chances of them to be going together in the offspring. So इसमें कैसे देखना है, recombination is inversely proportional to linkage. Recombination percentage high होंगे जब linkage is low. इस केस में linkage is low, recombination बढ़ सकता है. इस केस में linkage is high, recombination कम होगा. ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर रही हूँ यहाँ पे. ओके, नेक्स्ट थिंग, लास्ट थिंग हाउएवर इज जीन मैपिंग. जीन मैपिंग में क्या होता है, आप लोकेट करते हो उन जीन्स को क्रोमोसोम से. मैंने अभी एक प्रीवियस स्लाइड में आपको दिखाया, राइट. सो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये क्रोमोसोम पे यहाँ पे जीन नंबर 1, 2 और 3 को लोकेट किया, मैं उनको मैप करूंगी कि यहाँ पे ये डिस्टेंस पे जीन 1 है, ये डिस्टेंस पे 2 है और इतने डिस्टेंस पे 3 है. दिस इज नोन एज जीन मैपिंग. ओके, इनको यूनिट्स देखा जाता है, यूनिट्स से इनको मापा जाता है. जैसे फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं 1 किलोमीटर और 1 मीटर. यहाँ पे द यूनिट इज द सेंटीमॉर्गन, दैट इज स्मॉल सी एंड एम, सेंटीमॉर्गन, और मैप यूनिट एम डॉट यू. Okay, one map unit is minimum physical length of chromosome which is required for crossing over. Crossing over के लिए जो जितनी physical length चाहिए उतना ही one map unit का distance होता है, और frequency और proportionality will be decided based on this. What is this? This is gene mapping. तो आई होप जीन मैपिंग में हम कैसे स्टडी करेंगे, यहाँ पे फोटो भी दिखाया है आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए. 1 centimorgan equals to 1% recombination frequency, and that will tell you how much is the distance between my genes on that particular chromosome. Recombination frequency को RF भी बोला जाता है. इसको अगर आपको स्टडी करना है तो it is equal to recombinants into 100 upon total number of offsprings जो है. Another thing, इनको अगर आपको रिप्रेजेंट करना है, how is gene mapping done, तो ये आप देख सकते हो कि ये क्रोमोसोम है, ठीक है, इसके ऊपर यहाँ 0 पे एक जीन है. ये किस चीज का जीन है, तो भाई लेट्स से कि ये ऐसी फ्लाई दिखने वाला जीन है. इसके बाद जो है दैट कुड बी फॉर द टाइप ऑफ विंग, ओके, निक्ड है या नहीं है. उसके बाद दूसरा है, सो लेट्स से कि ये जो पेल येलो और रेड है इनके बीच में का डिस्टेंस हम देख सकते हैं, जिससे रिकॉम्बिनेशन पता चल सकता है. हमें वो पेल येलो टू स्काई ब्लू के बीच में डिस्टेंस इज टू मच, तो लिंकेज इज वेरी लेस, रिकॉम्बिनेशन परसेंट टू मच. तो आई होप आपको लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन समझ आया है. ऐसा हो सकता है कि समझने में थोड़ा और प्रॉब्लम हो, तो थोड़ा स्लो कर करके देखिएगा, पॉज कर करके देखना, बट डोंट गिव इट अप. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. सो नाउ बेस्ड ऑन ऑल द प्रीवियस स्टडीज हम देखने वाले हैं व्हाट इज सेक्स डिटर्मिनेशन एंड हाउ इट हैपेंस इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स. फर्स्टली हमें रिकॉल करना है किस बात के बारे में, अबाउट फर्टिलाइजेशन. सेक्स डिटर्मिनेशन पहले तो क्या होता है बच्चों, दैट इज व्हेन यू आर ट्राइंग टू फाइंड आउट व्हाट विल बी द जेंडर ऑफ द चाइल्ड, ओके, मेल और अ फीमेल. तो जैसे ह्यूमंस में हम देखते हैं जो फीमेल पार्ट है उसमें मियोसिस होता है, इससे हमारे पास जो एग सेल है वो फॉर्म होता है. वैसे मेल्स में भी मियोसिस के बाद स्पर्म फॉर्म होता है. एग एंड स्पर्म का यूनियन इज नथिंग बट द जाइगोट,
एंड जाइगोट का जो जेंडर है वो डिटरमाइन करना इज नोन एज सेक्स डिटर्मिनेशन. नाउ सेक्स डिटर्मिनेशन एक मैकेनिज्म है जिससे हम वो फाइंड आउट कर सकते हैं. was first studied by Henke but only on insects early on. Okay, what he discovered, ये important है. हम जो बोलते हैं ना एक्स एंड वाई क्रोमोसोम्स है, तो ये कहाँ से आता है ये जानना जरूरी है. फर्स्टली ही फाउंड द एक्स क्रोमोसोम एंड उन्होंने उसका नाम एक्स बॉडी रखा था. ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, हैंकिंग का नाम, और ये एमसीक्यू बड़े इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको. तो ओके, ये क्या कहता है, ये कहता है कि क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन का इंपॉर्टेंस है. आई होप आपको पता है हमारे बॉडी में कितने क्रोमोसोम्स हैं हर एक सेल में, 46. इसको हम और भी कैसे लिख सकते हैं, 23 पेयर्स, राइट, बिकॉज हमारे क्रोमोसोम्स कैसे है, पेयर्ड फॉर्म में. हम ऑलरेडी अपने प्रीवियस वीडियो में या फिर हम ऑलरेडी हमारे पहले वाले टॉपिक में देख चुके हैं. तो 23 पेयर्स है, सारे पेयर्स में अकर होते हैं. सो जो 23rd पेयर है, ओके, 23rd पेयर है, दैट इज नथिंग बट द सेक्स क्रोमोसोम. ओके, दे आर नथिंग बट द सेक्स क्रोमोसोम. एंड उसमें जो होते हैं, फॉर एग्जाम्पल ह्यूमंस में अगर वो दोनों एक्स है तो इट विल बी अ फीमेल गर्ल चाइल्ड, इफ नॉट इट इज गोइंग टू बी अ मेल इफ इट इज एक्स एंड वाई. ठीक है, तो ये जो इंपॉर्टेंट है कि हम क्रोमोसोम्स के बेसिस पे सेक्स डिटर्मिनेशन देखेंगे. नेक्स्ट वन, जीनोटिपिक एंड एनवायरमेंटल. इट डिपेंड्स ऑन द ऑर्गेनिज्म कि उनके बॉडी में सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होने वाला है, क्या क्या डिसाइड करेगा व्हाट विल बी द जेंडर ऑफ द चाइल्ड. फर्स्टली कुछ ऑर्गेनिजम्स में वो जीनोटिपिक होता है बेस्ड ऑन द जेनेटिक मेकअप, और जो हम कहते हैं क्रोमोसोम्स के वजह से. कुछ ऑर्गेनिजम्स में एनवायरमेंट के बेसिस पे होता है. फॉर एग्जांपल सर्टेन टेम्परेचर, कोल्डर टेम्परेचर है तो पर्टिकुलर जेंडर, इफ इट इज अ वार्मर टेम्परेचर तो दूसरा जेंडर. तो ये चीजें भी होती है. यस, इट आई नो इट इज डिफिकल्ट टू बिलीव बट यस इट इज ट्रू. अगर वो जीनोटिपिक है तो इट इज बेस्ड ऑन द सेक्स क्रोमोसोम जैसे हम लोग में होता है. इफ नॉट, हैप्लोडिप्लॉइडल सिस्टम. हैप्लोडिप्लॉइड मतलब एन और 2n वाली जो सिस्टम है उसके बेसिस से, मतलब जिसकी बॉडी में 2n क्रोमोसोम्स है उसका एक पर्टिकुलर जेंडर होगा, जिसके बॉडी में n क्रोमोसोम्स है उसका एक अलग जेंडर होगा. ठीक है, जैसे यहाँ पे देखते हैं, दिस इज बेसिक फॉर ह्यूमंस कि अगर दोनों एक्स क्रोमोसोम्स है तो इट इज गोइंग टू बी अ गर्ल चाइल्ड, लेकिन अगर एक एक्स एंड एक वाई है तो इट इज गोइंग टू बी अ बॉय. ओके, सो ये तो बहुत ही कॉमन है ह्यूमंस में. सो ऑब्वियसली फीमेल्स जो है उनमें सिर्फ एक्स क्रोमोसोम्स ही होते हैं, वेयर एज मेल्स जो होते हैं हर एक मेल में 50% of the sperms contain X chromosome and 50% will contain Y. Now it completely depends that दूसरा ये जो क्रोमोसोम है वो X है या Y. If it is X, then it is going to be a girl child. If it is going to be Y, then it is going to be a male child. तो आई होप ये आपको पता है कि ह्यूमंस में कैसे होता है. यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि 22 पेयर्स प्लस ये दो जो है, this is the 23rd pair. Okay, now over here also 22 plus 23rd pair. Now इनके जब क्रोमोसोम्स को आप इकट्ठा करते हो तो 44 प्लस ये दो क्रोमोसोम्स जो आ जाएंगे वो रहेंगे. नाउ यहाँ पे जो भी फ्यूज होता है, लेट्स सी एक्स एंड एक्स फ्यूज हुए हैं तो इट इज गोइंग टू बी अ गर्ल. इफ एक्स एंड वाई फ्यूज हुए हैं it is going to be a boy. This is the diagrammatic representation. अगर नहीं समझ में आ रहा है एक बार पॉज कर ले, वापस पढ़ ले, आपको डेफिनेटली समझ आ जाएगा. नेक्स्ट में चलते हैं. फादर स्पर्म जो है, that when fertilizes the egg it decides what will be the gender of the child, because fathers में आधे स्पर्म X and आधे Y होते हैं. नेक्स्ट वन, बर्ड्स में बात करते हैं. बर्ड्स में थोड़ा डिफरेंट है. अब इसमें कैसे कहेंगे, जब दो डिफरेंट गैमीट्स यूज होते हैं, ये जैसे मेल्स में इन ह्यूमंस एंड दिस फीमेल्स इन बर्ड्स, इसको कहा जाता है हेटेरोगैमेटिक. ओके, हेटेरोगैमेटिक मींस टू डिफरेंट गैमीट्स. लेकिन जैसे फीमेल्स में होता है इन ह्यूमंस एंड जैसे मेल्स में होता है इन बर्ड्स, इनको कहा जाता है होमोगैमेटिक. आई होप यू अंडरस्टूड. इट इज नोन एज होमोगैमेटिक. दोनों सेम गैमीट्स है
तो होमो, दोनों डिफरेंट है तो हेट्रो। जैसे हमारे अंदर होमोगैमेटिक फीमेल्स होती है ह्यूमंस में एंड हेट्रोगैमेटिक मेल्स होते हैं, वैसे ही बर्ड्स में ऑपोजिट है, दैट इज हेट्रोगैमेटिक फीमेल्स होंगी एंड होमोगैमेटिक मेल्स होंगे। ठीक है, सिर्फ उनके क्रोमोसोम्स को हम अलग से दिखाएंगे, Z एंड W से दिखाएंगे, दैट्स इट। सो बर्ड्स में फीमेल सेक्स क्रोमोसोम्स will determine the sex of the offspring, whereas in humans it is the male's hormones. नेक्स्ट वन, नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेयर ऑफ ऑटोसोम। यहाँ पे क्या बातें चल रही है, फ्रूट फ्लाई जो है, ठीक है, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर की बात हो रही है, उनके पास कितने पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स है, 3 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स है, 2 पेयर्स उसमें से ऑटोसोम्स है एंड 1 इज ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। जैसे हमारे बॉडी में 22 पेयर्स जो है वो ऑटोसोम्स है, पर 23rd जो है वो है सेक्स क्रोमोसोम। सो सेम इज ओवर हियर, the sex chromosome may be XX or XY. Now, depending upon the number of X chromosomes present, the ratio varies which determines the sex. देखो यहाँ पे कुछ डिफरेंट है, यहाँ पे वो ये नहीं बता रहे कौन से है और कौन से नहीं, वहां पे वो सिर्फ ये बता रहे। लेट्स सी केस नंबर 1, यहाँ पे X chromosomes का रेशियो with autosomes is 2:2 and the answer will be 1 because the ratio का आंसर 1 आ रहा है। नाउ यहाँ पे क्या है, XY, x का नंबर कम हो गया, राइट, एक ही है, यहाँ पे x कितने हैं, 2, यहाँ पे x है 1, सो 1:2, द आंसर इज 0.5। देखते हैं अब इसका मतलब क्या है, सेक्स क्रोमोसोम x और y, बात x को क्यों काउंट करने की हो रही है, पढ़ो ये, y हैज नो रोल इन सेक्स डिटरमिनेशन। समझ में आ रहा है, y का कोई रोल नहीं है सेक्स डिटर्मिनेशन में, इसीलिए हम रेशियो में x का अमाउंट काउंट कर रहे हैं। समझ में आया। सो अब क्या हो रहा है, ग्रास ऑफर्स की बात देखते हैं। आई होप आपको ड्रोसोफिला समझ में आया। बाय द वे, ग्रास ऑफर्स में होता है मेल जब ओनली एक्स क्रोमोसोम वो भी एक होता है, वेरेस फीमेल्स में 2 होता है। ये 0 का मतलब दूसरा एक्स क्रोमोसोम नहीं है उसमें। समझ में आया आपको, eggs fertilized by sperm having X chromosome becomes females and those fertilized by sperm that do not have the X chromosome become males। समझ में आया, तो जिसमें X chromosome नहीं है, the second one, तो वो क्या हो जाएगा, वो मेल रहेंगे। Another fact, ये तो थोड़ा important fact है, ध्यान रखने जैसा है, डेजर्ट ग्रासलैंड whiptail lizard, नाम क्या है, Aspidoscelis uniperanus, okay, is all female species, सारी फीमेल्स ही होती है उसकी सारी ऑफस्प्रिंग्स। व्हाई, बिकॉज इट्स रिप्रोडक्शन प्रोसेस डज नॉट नीड मेल फर्टिलाइजेशन लाइक बनाना, दे आर आल्सो रिप्रोड्यूस्ड बाय पार्थेनोजेनेसिस। ओके, लाइक बनाना, बिकॉज आई होप यू नो बनाना पार्थेनोजेनेसिस से बनता है, तो सिमिलरिटी सीन ओवर हियर। नेक्स्ट वन, ये तो सेक्स डिटर्मिनेशन बहुत फेमस है इन हनीबीज, इट इज नोन एज हैप्लोडिप्लॉइडल टाइप बिकॉज नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, हैप्लोडिप्लॉइडल टाइप को ये भी कहते हैं कि सेट ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हैं उसके ऊपर बेस होता है कि उसका जेंडर क्या होगा। So first is the worker bee, drone and queen, ये 3 टाइप्स के होते हैं। ये कैसे बनते हैं ये देखते हैं। Ants have a hierarchy in their society. There is a queen and there are several drones and workers. Drones are males. ये ध्यान रखना है, काफी लोगों को workers and drones में confusion होता है। Drones are males और उनका काम क्या है, is to fertilize the receptive queen, the one which is ready to receive, से fertilize करना है। Workers are females who are infertile. Okay, infertile females को worker bees बोला जाता है। उनका काम क्या है, हाउसकीपिंग एंड वो सारे काम जो उनको किए जाते हैं वो है। ओके, नेक्स्ट वन, इनमें कैसे होता है सेक्स डिटर्मिनेशन, अगेन यहाँ पे पढ़ लेना, नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम्स के ऊपर ये बेस्ड होता है, जैसे मैंने आपको अभी बताया। और इसमें कैसे देखना है हमें, देखो अगर केस 1 है, क्वीन बी को ज्यादा वर्कर्स चाहिए सोसाइटी में, तो वो यूटिलाइज कर लेगी स्पर्म्स एंड वो क्या करेगी, जाइगोट डेवलप्स एज अ फीमेल। वो जैसे ही यूटिलाइज करेगी स्पर्म्स, जो जाइगोट डेवलप होंगे, वो जितनी फीमेल्स होगी वो सारों को वर्कर्स बना लेगी, तो उससे क्या हो जाएगा, उससे उसकी सोसाइटी में
वर्कर्स की बढ़ जाएगी नंबर्स. ओके, नाउ सेकंड वन, व्हेन देयर आर मोर ड्रोन्स इन द सोसाइटी, ओके, शी डज नॉट यूटिलाइज द स्पर्म एंड एन ऑफस्प्रिंग इज फॉर्म्ड फ्रॉम द, ध्यान देखो, अनफर्टिलाइज्ड एग. ठीक है, क्वीन बी प्रोड्यूसेस द एग, वो अनफर्टिलाइज्ड एग से जो बॉर्न होता है दैट इज द मेल ड्रोन. ठीक है, तो जब ज्यादा मेल ड्रोन्स चाहिए तो वो अनफर्टिलाइज्ड एग से होते हैं, जब ज्यादा वर्कर्स चाहिए तो वो फर्टिलाइजेशन से होती है. आई होप यू अंडरस्टैंड. नाउ ड्रोन्स, बिकॉज वो डायरेक्टली अनफर्टिलाइज्ड एग से होंगे, वो ऑब्वियसली कैसे होंगे, हैप्लॉइड. ओके, सो जो हैप्लॉइड बन रहा है वो ड्रोन बन जाएगा, और जो डिप्लॉयड बन रहा है वो क्या बन जाएगा, वर्कर भी. ओके, आई होप यू अंडरस्टूड. नेक्स्ट वन, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, क्या बात की हमने, क्वीन या तो वर्कर है तो डिप्लॉयड, दैट इज 2n, मेल है तो हैप्लॉइड, दैट इज n, एंड मेल्स प्रोड्यूस द स्पर्म्स बाय माइटोसिस. वो तो बेसिक है, वो स्पर्म्स प्रोड्यूस हो जाएंगे, इफ टेकन इन बाय द क्वीन देयर वर्कर बीज बन जाएंगे. नेक्स्ट वन, एनवायरमेंट के बेसिस पे देख लेते हैं. हमने अभी तक जेनेटिक वाला देखा था. एनवायरमेंट में बेस्ड ऑन टेम्परेचर, तो क्रोकोडाइल, एलिगेटर एंड टर्टल, ये ऑर्गेनिजम्स है. इनके ऑर्गेनिजम्स में सेक्स डिटर्मिनेशन इज डन बेस्ड ऑन द टेम्परेचर द एग्स आर हैच्ड इन. अब यहाँ देख सकते हो, क्रोकोडाइल्स, एलिगेटर्स एंड टर्टल्स में टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है. टर्टल्स एग है, यहाँ पे फीमेल टर्टल या मेल टर्टल, क्रोकोडाइल्स एग में मेल क्रोकोडाइल या फीमेल crocodile will all depend on the temperature. Characteristic like height, skin color in humans which does not have distinct trait and are spread like gradient are known as polygenic traits. अच्छा, polygenic inheritance का भी एक मतलब होता है. polygenic का मतलब क्या है, बहुत सारे जीन्स, राइट. तो ये क्या मतलब हो रहा है, these are controlled by 2 or more genes. Let's assume hair color. ठीक है, हमने अभी तक क्या पढ़ा है, जितने कैरेक्टरिस्टिक्स है उतने जीन्स है, राइट. क्या मैं ये आपको कह सकती हूँ कि ह्यूमंस में हेयर कलर टोटली 3 जीन्स मिलकर संभाल रहे हैं, 3 अलग अलग जीन मिलकर एक कैरेक्टरिस्टिक को संभाल रहे हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, पॉलीजीनिक इनहेरिटेंस. इसका मीनिंग नाम में ही मीनिंग है, पॉलीजीनिक, मैनी जीन्स. ओके, सो ये बस उसी के ऊपर बेस्ड है, पॉलीजीनिक इनहेरिटेंस. ध्यान देना है इसके ऊपर, ठीक है. over here as you can see, melanin pigments, I hope you know melanin क्या है. अगर आप बाहर धूप में जा रहे हो तो आपकी बॉडी को धूप के हार्श रेज से बचाने के लिए आपकी जो स्किन के अंडर के सेल्स है, they start producing melanin to protect it from those rays. Okay, now amount of melanin is determined by 3 genes A, B and C. वो तीनों मिलकर डिसाइड करेंगे कितना फॉर्म करना है. तो कैरेक्टरिस्टिक क्या है, प्रोडक्शन ऑफ मेलानिन. कितने जीन मिलके कर रहे हैं, ए, बी और सी, 3, तो क्या हो गया ये पॉलीजीनिक. समझ में आया. सो यहाँ पे डार्क स्किन टोन इज डोमिनेंट जीन and the dominant gene is responsible to fix the amount of melanin to be produced. Who will make sure of that? A, B and C. Okay, whereas white or very light is the phenotype of recessive alleles. तो इसमें कौन से होंगे, A, B, B and C, C. ये स्मॉल जो है ये तीनों मिलके उसे फॉर्म करेंगे. ठीक है, सो ये एक और एग्जाम्पल है, जैसे हमने मोनोहाइब्रिड एंड डाइहाइब्रिड किया था, वैसे ट्राइहाइब्रिड प्रोसेस भी होते हैं फॉर ह्यूमन स्किन टोन्स ओवर द वर्ल्ड. एंड आप बिलीव नहीं करोगे, उसमें जो पनेट स्क्वायर्स है उसमें कितने प्रोबेबल ऑप्शंस बनेंगे F2 में, 64. ओके, एंड इट इज माइंड ब्लोइंग. एक बार आपको खुद को भी ट्राई करना चाहिए. Let me know in the comments if you want me to try. Okay, getting back to this, amount of melanin to be produced वो proportional number dominant genes से decide होता है, and the reason of intermediate phenotypes are seen because 64 options है, right. So intermediates भी आपको देखने मिल जाएंगे. For example, आपको ऐसा skin tone भी देखने मिल सकता है जो यहाँ पे सबका amount can be different. Okay, let's go. Emojis for all.
नेक्स्ट वन इज प्लियोट्रोपिज्म. नाउ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस हमने देखा है. प्लियोट्रोपिज्म क्या है? यहाँ पे सिंगल जीन एग्जिबिट्स मल्टीपल फिनोटाइपिक एक्सप्रेशंस. मैंने अभी पॉलीजेनिक का मतलब आपको बताया, उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट इज प्लियोट्रोपिज्म. लेट्स सी हाउ. पॉलीजेनिक का मतलब क्या है? मेनी जीन्स कंट्रोलिंग वन थिंग, राइट? लेकिन व्हाट इज प्लियोट्रोपिज्म? वन जीन कंट्रोलिंग मेनी थिंग्स. एक जीन सिर्फ मेरे हेयर कलर के लिए कोड करेगा? नॉट नेसेसरी. इट कैन रादर कोड फॉर माय हेयर कलर, फेशियल शेप, देन माय आईब्राउ शेप, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो ये एग्जांपल्स है. लेकिन एक जीन बहुत सारी चीजों को जब कंट्रोल करता है, मोर देन वन पर्टिकुलरली, इसको हम कहते हैं प्लियोट्रोपिज्म. ओके. Now examples of effect of a gene on metabolic pathway contributes to different phenotypes. For example, phenyl ketone urea. Now इसमें क्या होता है? Affected enzyme. इसमें ये प्रॉब्लम है कि एक एंजाइम है जो ये रिएक्शन को कैटलाइज करता है, एंड उसका नाम है फिनाइलएलनिन हाइड्रोक्सिलेज. ओके. ये एंजाइम अगर मिसिंग है और बहुत कम हो गई है उसकी क्वांटिटी बॉडी में, तो इंसान एक्सपीरियंस कर सकता है फिनाइल कीटोन यूरिया, which is caused due to a single mutation in the gene. ठीक है. इसके वजह से क्या हो जाएगा? इंसान के जो यूरिन है उसमें फिनाइल की जो बॉडीज है वो देखने मिल जाएंगी. So the enzyme name is phenylalanine hydroxylase. और ये एंजाइम को अगर कम मात्रा में बना है या तो फिर बना ही नहीं, reduced or not at all present, which is it is missing, so the condition is known as phenylketonuria. urea. This is due to a single gene mutation at all, and metabolic pathways associated with this are disrupted. मतलब ये एंजाइम जो भी मेटाबॉलिक पाथवेज में काम कर रहा है वो सारे डिसरप्ट हो जाएंगे, बिकॉज या तो वो कम है या तो वो बिल्कुल प्रेजेंट ही नहीं है. इन दिस केस क्या हो जाएगा? फिनाइलएलनिन से टायरोसिन जो बनने वाला था, ये एंजाइम के कैटलाइज करने पर वो नहीं बनेगा, तो डिजीज स्टेट फिनाइलकीटोन्यूरिया का हो जाएगा. इसके प्रोबेबल सिम्टम्स क्या है? फर्स्ट इज स्किन पिगमेंटेशन, सेकंड इज रिड्यूस्ड हेयर एंड मेंटल रिटार्डेशन. ये सारी चीजें आप पर्सन में देख सकते हो. ओके. सो ये आपको ध्यान में रखना है. एक और बार ध्यान कर लेते हैं. What is polygenic and what is pleiotropy? Polygenic, many genes controlling one thing. Pleiotropy, one gene controlling many things. Example उसका है phenylalanine वाला. ध्यान देना हमेशा. So we are now going to see what are Mendelian disorders. In Mendelian disorders, what do we differentiate them from? For example, हमने जब पहले मेंडल के सारे लॉज स्टडी किए थे, तो हमें पता चला था कि कुछ ऐसे 3 लॉज भी हैं जो उन्होंने पोस्टुलेट किए हैं. उसके बाद जब हमने नियो मेंडेलियन जेनेटिक स्टडी किया, तब हमने देखा कि नो, दीज लॉज आर नॉट ऑलवेज एप्लीकेबल. ओके. सो वही स्पेक्यूलेशंस के साथ मेंडल जो कह रहे थे, उनके बेसिस पे जो डिसऑर्डर्स हम देख सकते हैं आर नोन एज मेंडेलियन डिसऑर्डर्स. दूसरे जो हैं उन्हें हम क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स कहेंगे, और हम इनको नॉन मेंडेलियन डिसऑर्डर्स भी कह सकते हैं. ओके. विच मीन्स कि ये वो जो जीन्स की बातें कर रहे हैं उनके बेसिस पे नहीं होता है, इसमें डायरेक्टली कंप्लीट क्रोमोसोम की ही अबनॉर्मैलिटीज देखी जाती हैं. ओके. सो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स में 2 चीजें हम देख सकते हैं. वन इज सेक्स लिंक्ड एंड वन इज ऑटोसोमल. ये तो हालांकि क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में भी आगे आप स्टडी करेंगे, जिसमें आप ये देखोगे कि हमारे पास 44 प्लस एक्स एंड वाई या फिर x एंड x जो क्रोमोसोम्स है, तो ये जो 44 हैं इनको हम कहते हैं ऑटोसोम्स, वेयर सेक्स लिंक्ड को x एंड y से लिंक किया जाता है. ओके. सो लेट्स गो अहेड एंड सी देम.
सो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स में स्पेसिफिक सेक्स स्पेसिफिक डिसऑर्डर्स के बेसिस पे अगर वो एक्स या फिर वाई लिंक्ड है तो उसमें भी डोमिनेंट और रेसेसिव हो सकते हैं। ऑटोसोमल है, इसमें से ऑब्वियसली सेक्स इज नॉट स्पेसिफाइड, तो ये भी डोमिनेंट और रेसेसिव हो सकते हैं। अच्छा, सेक्स स्पेसिफाइड एंड नॉट स्पेसिफाइड का मीनिंग क्या होता है? तो फॉर एग्जाम्पल अगर सेक्स लिंक्ड है और इसमें वाई लिंक्ड डिजीज मैं कुछ कह रही हूँ आपको, तो ये ऑब्वियसली मेल टू मेल ही ट्रांसपोर्ट होगा। यहाँ पे फीमेल का कोई चांस है नहीं, बिकॉज वाई क्रोमोसोम फीमेल्स में नहीं होता है। तो यहाँ पे यू हैव टू स्पेसिफाई द जेंडर और द सेक्स ऑफ द पर्सन इफ इट इज अ मेल और अ फीमेल। हाउएवर ऑटोसोम्स सब में ही इक्वल अमाउंट्स में होते हैं, उसमें एक्स और वाई जैसा चेंजेस नहीं होता है, तो यहाँ पे सेक्स स्पेसिफाई करने की रिक्वायरमेंट नहीं आती है। ओके, सो फर्स्ट थिंग, फर्स्ट डिसऑर्डर की तरफ हम जा रहे हैं। उसमें हमें क्या रिकॉल करना है कि ब्लड क्लॉटिंग के इंग्रेडिएंट्स क्या है। ब्लड क्लॉट करना वैसे जरूरी क्यों होता है? अगर मान लीजिए मुझे यहाँ पे कुछ लग गया है तो थोड़ा सा ब्लड निकलेगा, लेकिन आफ्टर दैट इट विल स्टॉप एंड वो ब्राउन ब्राउन कलर की चीजें हो जाएंगी, वो जो परत है उसके ऊपर आ जाएगी, जिसपे हमें बहुत ज्यादा इची फील होता है और मन करता है कि जल्दी से निकाल दो, राइट? सो ये जो है दैट इज नथिंग बट द ब्लड क्लॉट। अब ये जरूरी क्यों है? अगर वो ब्लड का फॉर्म ही नहीं होगा तो मेरा ब्लड निकलता ही जाएगा एंड आई माइट लूज द ब्लड, आई माइट बी completely drained of it. Okay, so that is the reason you require blood clotting factors. Fibrin, the protein we have in blood, the platelets, certain clotting factors. Factors का मतलब यहाँ पे है substances, certain you can say biomolecules which are required, and blood के जो cells है ये सारे रिक्वायर्ड होते हैं ब्लड क्लॉट करने के लिए। तो इनके लिए हम क्या बोलेंगे? मेंडेलियन डिसऑर्डर में द फर्स्ट वन वी आर स्टडीइंग इज हेमोफीलिया। व्हाट एग्जैक्टली इज हेमोफीलिया? फर्स्टली हमें क्या जानना है? ये है एक्स लिंक्ड, तो ऑब्वियसली इट कैन बी इनहेरिटेड बाय अ बॉय एज वेल एज अ गर्ल फ्रॉम द मदर और द फादर बोथ, बिकॉज दोनों में एक्स होता है। ठीक है, अनदर थिंग, द पर्सन सफरिंग हैज either low supply of one of the factors or इट इज कंप्लीटली लैकिंग। अच्छा, कौन से फैक्टर्स की बात कर रही हूँ जरा ध्यान देंगे। ये जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं मैं इनकी बात कर रही हूँ कि या तो ये पर्सन जिसको हेमोफीलिया है उसके बॉडी में वो फैक्टर कम सिंथेसाइज हो रहा है या तो बिल्कुल सिंथेसाइज ही नहीं हो रहा है। इन फैक्टर्स को हमने बहुत स्पेसिफिक नंबर्स नेम्स नहीं दिए हैं, इसलिए इनके नंबर्स जैसे 8 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, फैक्टर 8 9 11 ऐसे नाम दिए हैं। ठीक है, सो हेमोफीलिया बेसिकली जो होता है, हेमोफीलिया ए बी एंड सी टाइप्स का होता है। हेमोफीलिया ए जो 80% ऑफ हेमोफीलियाक्स में ये टाइप का डिजीज होता है, इट लैक्स और इट इज प्रोड्यूसिंग लेस अमाउंट ऑफ फैक्टर ए। हाउएवर हेमोफीलिया बी में इट इज बिकॉज ऑफ फैक्टर 9 एंड सी हैज बिकॉज ऑफ फैक्टर 11। ओके, 9 और 11 में कंफ्यूज नहीं होना है, बी एंड सी हेमोफीलिया। आगे देखते हैं इसमें क्या होता है। दिस इज वन ऑफ द केसेस। अच्छा, ऐसे एमसीक्यूज आ सकते हैं, पेडिग्री एनालिसिस करने में आपको काम आ सकता है। इफ यू डू नॉट नो हाउ टू डू दैट देन डू वॉच माय सेपरेट वीडियो ऑन पेडिग्री एनालिसिस। वो कैसे करते हैं, सिंबल्स को कैसे स्टडी करते हैं, मैंने डिटेल में समझाया है, तो आप इस पे ध्यान देना। ठीक है, सो फर्स्टली यहाँ पे कैरियर मदर है जो यहाँ पे ऑरेंज कलर का है, इज शोइंग हेमोफीलिया। देन यहाँ पे अनअफेक्टेड फादर है, इनको हेमोफीलिया की कोई भी असर नहीं है, ना ये कैरियर ना कुछ। नाउ इफ दिस फीमेल हैज वन एक्स क्रोमोसोम, ज्यादा सोचने की बात नहीं है, आउट ऑफ द पोटेंशियल 4 चिल्ड्रन 2 will obviously inherit this chromosome, the other 2 will have this one, right? So those 2 are these, but because the father is unaffected तो ये एक्स क्रोमोसोम नॉर्मल ही रहेगा, दैट इज वाई ये हो जाएगी कैरियर डॉटर। लेकिन यहाँ पे दूसरा एक्स क्रोमोसोम हमारे पास प्रेजेंट नहीं है टू ओवरपावर दिस वन, दैट इज व्हाई दिस son will be hemophiliac, okay, and these two will be unaffected because इनका normal X chromosome है, इनका normal Y और normal X chromosome है, that is the reason. So out of the 100% progeny हेमोफीलिया कितनी हो जाएगी? 25%, ऐसा भी क्वेश्चन आता है। एंड कैरियर कितनी हो जाएगी? वो भी हो जाएगी 25%। ओके, सो ये परसेंटेज के बेसिस पे, पेडिग्री एनालिसिस के बेसिस पे भी ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो आपको इस पे ध्यान देना है। नेक्स्ट केस देखते हैं।
कैरियर मदर है एंड अफेक्टेड फादर है, सेम केस एज बिफोर, लेकिन फादर इज अफेक्टेड इन दिस केस। नाउ अगेन दो ऑफस्प्रिंग में ये एक्स क्रोमोसोम आने ही वाला है, तो मैंने वो दोनों ऑफस्प्रिंग्स को यहाँ पे लिख दिया है। दूसरे दो जो ऑफस्प्रिंग्स हैं उसमें इनका नॉर्मल एक्स क्रोमोसोम आएगा, ठीक है। अब फर्स्ट टू ऑफस्प्रिंग्स जो हैं जिनमें ऑलरेडी इनका अफेक्टेड वाला कैरियर वाला एक्स क्रोमोसोम है, इनका भी अगर यही एक्स क्रोमोसोम आ जाता है तो वो डॉटर कैसी हो जाएगी, हेमोफीलियाक। ओके, अब ये जो सन है उसके पास इसकी मदर का एक्स क्रोमोसोम है, वाई क्रोमोसोम का लेना देना ही नहीं है, अगेन हेमोफीलियाक सन। सो इन दिस केस आउट ऑफ ऑल द पोटेंशियल ऑफस्प्रिंग कितने हेमोफीलियाक हो जाएंगे, 50% विल बी हेमोफीलियाक। नेक्स्ट वन, ये जो दो हैं इनके पास इनका ये नॉर्मल वाला एक्स क्रोमोसोम गया है, वेयर एज ये जो डॉटर है इसमें फादर का जो एक्स क्रोमोसोम है वो गया है, विच इज अ कैरियर, दैट इज व्हाई दिस बिकम्स अ कैरियर डॉटर एंड अनअफेक्टेड सन यहाँ पे बिकॉज इनका वाई क्रोमोसोम इसके पास गया है। ओके, सो अगर आउट ऑफ द 100% प्रोजेनी अगर हम ये बात करें कि कितने कैरियर हैं, तो इस केस में कैरियर विल बी 25, unaffected will be 25% and hemophiliac will be 50%, and such is the pedigree analysis। आप एक दो बार इसको अगर प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये आ जाएगा, इतना डिफिकल्ट भी नहीं है। नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि मेनली जो हेट्रोजाइगस फीमेल्स होती हैं ये तो कैरियर्स ही होती है, बिकॉज एक हेमोफीलियाक वाला होता है, आई मीन कैरियर वाला, एंड दूसरा नॉर्मल एक्स क्रोमोसोम होता है, तो इसके वजह से द पर्सन बिकम्स अ कैरियर। हाउएवर जो मेल्स है दे आर मोर लाइकली टू गेट दिस बिकॉज उनके पास एक ही एक्स क्रोमोसोम है, एंड मानो अगर वो कैरियर वाला है तो वाई इज ऑब्वियसली नॉट बी गोइंग टू बी overpowering this X chromosome. That is why this is not called a carrier. This is called as a hemophiliac male. Did you understand? नेक्स्ट वन, इसको क्रिसमस डिजीज भी कहते हैं। मेन रीजन व्हाई इट इज नोन इज बिकॉज स्टीफन क्रिसमस जो है इनके बॉडी में ये पहले पाया गया था, who was a 5-year old patient in 1952, so remember it is known as a Christmas disease। The next one we're going for is color blindness। Now color blindness में क्या होता है, red and green color में the person is unable to differentiate, that is because the cones in our eyes for red and green they are not proper। Okay, so there is a defect in those cones of red and green in the eyes, and that is because there is a mutation in the X chromosome of the person। Females are usually carriers because again ये अगर mutated X chromosome है and ये normal है, this can obviously overpower this one, right? तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये फीमेल और ये मेल की कंडीशन है, यहाँ पे म्यूटेशन वाला ये क्रोमोसोम है और यहाँ पे म्यूटेशन वाला ये है, तो ये जो नॉर्मल एक्स क्रोमोसोम है this can obviously overpower this one, and so this female becomes a carrier। However, this male has only one X chromosome, and if it is affected then the person will be a colorblind male। Let's go ahead। What it says is females usually carrier होती है, males are at a higher risk। ये हमेशा ध्यान रखना आप लोग कि जो X related है, जो X linked diseases है, ये जो है ये हमेशा फीमेल्स को मोस्टली कैरियर्स के जैसे कर सकते हैं, whereas males are usually going to be the one being affected। Okay, next one, let's see an example over here। This is a female who is a carrier, male is unaffected and normal। ये फीमेल का एक एक्स क्रोमोसोम है जिसके ऊपर डिफेक्ट है, तो उसको इनहेरिट दो बच्चे तो एटलीस्ट करेंगे जो पोटेंशियल प्रोजेनीज है, उसमें से नॉर्मल एक्स क्रोमोसोम उसके फादर का है और इसमें नॉर्मल वाई उसके फादर का, हाउएवर वाई इज नॉर्मल ओनली, तो ये डॉटर बन जाएगी कैरियर और ये विल बी अफेक्टेड सन because no other X chromosome to overpower it। However, यहाँ पे ये दोनों unaffected children होंगे, तो in case of 100% progeny, 50 become unaffected, then 25 become carrier and 25 are colorblind। I hope you understood this। Let's go to the next one। Here we have a carrier mother and affected father, that is colorblind father। Again, one X chromosome here and one over here, both firstly inherited by this daughter who will be an affected daughter. Sorry, it's written over here। Fine. So how many colorblind do we have as of now? Completely colorblind is 25%। Fine। Now ये सन को भी ये X मिला है और यहाँ से Y, तो यहाँ पे कोई अगेन
एक्स क्रोमोसोम जो नॉर्मल है उसको ओवरपावर करने को नहीं है. सो दिस इज एन अफेक्टेड सन. 25 plus 25, 50% progeny potentially colorblind. Next, this daughter has a normal X chromosome from the mother and colorblind X chromosome from the father. She becomes a carrier, so 25% carrier. However, this son is unaffected. Chances of being completely unaffected are how much? Only and only 25%. Okay, so this is how it works. Next one, this disease is known as sickle cell anemia. Reason being called is because जो RBCs हमारे ऐसे शेप के होते हैं वो कुछ ऐसे शेप के हो जाते हैं, सिकल शेप के. द फार्मर यूजेस अ सिकल, राइट, वो शेप के हो जाते हैं. दैट इज व्हाई इट्स नोन एज सिकल सेल अनेमिया. व्हाट हैपेंस इज हमारे आरबीसीज में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटीन है नोन एज हीमोग्लोबिन, जो काम करता है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करना. यहाँ से वहां ऑक्सीजन, वहां से यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड को वो ट्रांसपोर्ट करता है. तो अब ये प्रोटीन बनाने के लिए, दिस इज हाउ हीमोग्लोबिन लुक्स लाइक, उसको बनाने के लिए हमारे पास दो अल्फा एंड दो बीटा चेन्स होते हैं. ठीक है ना. इनमें प्रॉब्लम क्या होती है आप ध्यान से देख सकते हो. जो हमारे अल्फा चेन्स और बीटा चेन्स है इनमें जब इश्यू आता है तब ये डिजीज हो सकता है पर्सन को. इट इज नोन एज इनहेरिटेड रेड ब्लड सेल डिसऑर्डर और आरबीसी डिसऑर्डर. ना इट इज एन ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर. ओके, रेसेसिव कंडीशन में होता है, नॉट इन अ डोमिनेंट कंडीशन. सो अगर एक ही क्रोमोसोम में प्रेजेंट है तो प्रॉब्लम, एक ही जीन में प्रेजेंट है तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. ना सिंगल चेंज ऑफ अमाइनो एसिड के वजह से ये होता है. ये मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाऊंगी वो कैसा दिखता है. बट जो चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स है जो प्रोटीन बनाने वाली है, तो सिक्स्थ पोजीशन पे कौन है? ग्लूटामिक एसिड होना चाहिए. लेकिन उसकी जगह पे कौन ले लेता है? वैलिन ले लेता है उसकी जगह. VAL एज इट इज कोडेड, वो उसकी जगह सिक्स्थ पोजीशन पे ले लेता है. और वो भी कहा? इन द बीटा ग्लोबिन चेन. और जब ये चेंज हो जाता है जिसकी वजह से क्या हो जाता है? पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम सीवियर अनीमिया. अनीमिया का मतलब क्या है? इनएबिलिटी ऑफ योर आरबीसी टू सप्लाई इनफ ऑक्सीजन. Okay, so you can see over here normal sequence of amino acid in the beta chain. क्या होता है? 6 नंबर पे कौन होना चाहिए? ग्लूटामिक एसिड. और यहाँ पे इंस्टेड कौन आ गया है? वैलिन आ गया है, which results in this. So you can see how deep is this. Just because of one amino acid being replaced, ये प्रॉब्लम हो सकती है. So you can see over here hemoglobin में चेंज हो गया, उसकी वजह से म्यूटेशन हो गया एंड उसकी वजह से अबनॉर्मेलिटी आ गई है. इसको हम दिखाते हैं एज HB कैपिटल S. S स्टैंड्स फॉर सिकल सेल अनीमिया. नॉर्मल पर्सन का हम डिनोट करेंगे HB कैपिटल A. ठीक है, सो लेट्स गो अहेड. यहाँ पे हम देख सकते हैं वो किस चीज में बीच में आ रहा है. ये जो ब्लड फ्लो है ऑफ माय आरबीसीज वो कैसे जा रहे हैं? नॉर्मली जा सकते हैं, बट बिकॉज ऑफ दिस शेप इट इज इंटरफियरिंग और इट इज ब्लॉकिंग द फ्लो ऑफ माय blood. Okay, so here let's take one case how it goes. यहाँ पे HbA and HbS है, तो obviously this person is a carrier. Okay, again यहाँ पे HbA and HbS है, so this person is also a कैरियर. सो कैरियर के साथ अगर कैरियर के मैरिज हो और पोटेंशियल ऑफस्प्रिंग्स जो उनकी होने वाली है, लेट्स सी. फर्स्टली वी हैव HbA ये नॉर्मल ऑफस्प्रिंग है. HbS ये कैरियर है. HbS ये भी कैरियर है और HbS इस पर्सन को सिकल सेल अनीमिया है. सो आउट ऑफ द 100% पोटेंशियल प्रोजेनीज जो नॉर्मल है वो है 25%. Carriers are 50% and the person with sickle cell anemia will also have a probability of 25%. Okay, so this you can also try it with the Punnett square. ये normally हमारा dominant recessive वाला जो हमने चैप्टर में देखा है उस तरीके से भी आप कर सकते हो. बहुत easy है वैसे ये करना. नेक्स्ट पे चलते हैं. यहाँ पे affected and carrier की हम देखेंगे. Firstly, this person is an affected person and this person is a carrier. Okay, so इनकी प्रोजेनीज देख लेते हैं.
Firstly, HbA and HbS. This person is a carrier. HbA, HbS. This person is also a carrier. HbS, 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 HbS. So out of the 100% progeny, 50% will be carrier and 50% will be affected. ओके, ऐसे केसेस में ऐसे क्वेश्चंस भी आपको जानबूझ के पूछ सकते हैं that how many normal potential offsprings are possible. In that case it will be 0. ओके, ये केस में वो नॉर्मल पॉसिबल नहीं है, कैरियर्स एंड अफेक्टेड ही पॉसिबल है. सो ये आपको ध्यान रखना है. वो आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछ सकते हैं, पर आपको हमेशा करेक्ट आंसर ही देखना है. नेक्स्ट वन इज थैलेसीमिया. थैलेसीमिया एक रेयर और इनहेरिटेड ऑटोसोमल डिसऑर्डर है. इसमें क्या होता है, इसमें एक्सट्रीम डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी सेल्स होता है. ओके, एक्सट्रीम डिस्ट्रक्शन होता है जिसके वजह से ऑब्वियसली द पर्सन विल हैव अनीमिया बिकॉज इनफ आरबीसीज ही नहीं है. तो हेमोग्लोबिन और कैसे ऑक्सीजन कैरी करके जाएगा जब आरबीसी ही नहीं है मेरे पास, राइट. सो द पर्सन, जो पेरेंट के अगर थैलेसीमिया हुआ है तो बहुत हाई चांसेस है कि उनके बच्चों को थैलेसीमिया माइनर भी होगा ही. सो लेट्स सी वो डिजीज में कैसे होता है. ये है हमारा ग्लोबिन मॉलिक्यूल, हेमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल. अल्फा एंड बीटा चेन्स की बात हो रही है. वैसे अल्फा एंड बीटा चेन्स दोनों में इश्यूज के वजह से थैलेसीमिया हो सकता है. लेट्स सी हियर कैसे. ये अल्फा है और ये बीटा के लिए है. अल्फा में ये जो क्रोमोसोम नंबर है, क्रोमोसोम नंबर 16 एज इट इज मेंशन्ड ओवर हियर, आपको नंबर शायद नहीं दिख रहा होगा यहाँ पे. वो जो क्रोमोसोम नंबर है उसमें दो जीन्स है, HbA2 एंड HbA1. ये दोनों जीन्स बहुत क्लोजली लिंक्ड है. हम जीन्स की बात कर रहे हैं, याद रखना क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स अलग है, राइट. सो ये दो जीन्स जो क्लोजली रिलेटेड है, इसकी वजह से ये डिसऑर्डर हो सकता है. So abnormal hemoglobin with affected alpha globin change, बिकॉज हम अल्फा की बात कर रहे हैं. तो इसमें कौन से दो जीन्स है आपको याद रखने हैं, HbA1 एंड HbA2. ठीक है. नेक्स्ट बीटा थैलेसीमिया देखते हैं. यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर 11 की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे एक ही जीन है, HBB जीन, HBB. ये ध्यान देना है आपको. दिस वन इज अल्फा और दिस वन इज बीटा. अल्फा में HbA1, HbA2 क्लोजली लिंक्ड है, राइट. यहाँ पे बीटा थैलेसीमिया में HBB है, इसी में प्रॉब्लम है, दूसरे जीन की मेंशन नहीं है. ठीक है. तो इसके वजह से हाउ विल वी सी द केसेस देख लेते हैं. दिस पर्सन normal and thalassemia, normal and thalassemia, which means these both are carriers. Carriers के potential offsprings कैसे हो सकते हैं. Capital T is completely unaffected child, then capital T, small t, there's a carrier, this one is also a carrier, and small t's, which means the person is affected. तो इसकी वजह से potential offsprings में परसेंटेज कितने हो जाएंगे, अनअफेक्टेड का 25%, कैरियर का इट विल बी 50% एंड अफेक्टेड का कितना परसेंट हो जाएगा, 25%. तीनों टाइप से यहाँ पे nothing is out. Okay, I hope you've understood that one. Let's go for the next example. Affected and unaffected. Affected में दोनों small t's हम लिखेंगे, unaffected में capital t's लिखेंगे. इनके potential progenies में कैसे होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, सारे के सारे सेम. सो सारे के सारे कैसे हो जाएंगे, 100% कैरियर्स. ओके. ऐसे केसेस में भी आपको पूछ सकते हैं कि कितने अफेक्टेड हैं, कितने अनअफेक्टेड है. देखो मोस्टली हमें जो केसेस मिलते हैं उसमें अफेक्टेड और अनअफेक्टेड दोनों होते हैं. तो ऐसे 100% कैरियर्स वाले केसेस काफी कम है. तो इसको दो बार थोड़ा प्रैक्टिस करना, आपको कंफ्यूज करने के लिए वो 100% ऐसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दैट हाउ इट वर्क्स. नाउ कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं थैलेसीमिया एंड सिकल सेल एनीमिया में, बिकॉज दोनों थोड़ा थोड़ा हेमोग्लोबिन से रिलेटेड है. तो वो कंफ्यूजन दूर करना है, प्लस क्वालिटी और क्वांटिटी के मेंशन देखने हैं. तो लेट्स सी ओवर हियर थैलेसीमिया एंड सिकल सेल एनीमिया. थैलेसीमिया में क्या है, मेजर डिस्ट्रक्शन होता है आरबीसीज का. तो ये कैसी प्रॉब्लम है, क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम है. आरबीसी का नंबर कम हो चुका है, राइट, डिस्ट्रक्शन हुआ है. हमें सिकल सेल एनीमिया में वो शेप चेंज हो जाता है. यहाँ पे नंबर का कोई मेंशन नहीं कि मेरे आरबीसी कम हो गए और एनीथिंग लाइक दैट.
So thalassemia for me is a quantitative problem, whereas sickle cell is a qualitative प्रॉब्लम. सो ये चीज आपको ध्यान रखनी है. इन दोनों के बीच का डिफरेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है. स्टार मार्क कर रही हूं इसे, आपको पता चले कि क्या होता है. राइट. लास्ट वन इज फिनाइल कीटोन यूरिया, पीकेयू जैसे इसको कहते हैं. अगेन ये एक ऑटोसोमल रेसेसिव डिजीज है जिसकी वजह से क्या होता है, एक एंजाइम है. इस एंजाइम का नाम थोड़ा याद रख लेना. स्टार मार्क कर रही हूँ. फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज. ओके, इसका नाम क्या है? फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज. अब इस एंजाइम का एक ही काम था कि वो फिनाइल एलेनिन को टायरोसिन में कन्वर्ट कर सके. लेकिन ये एंजाइम ना होने की वजह से, इस केस में ये होता है कि एंजाइम नहीं बनता है, तो इसके ना होने की वजह से फिनाइल एलेनिन टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से द अमाउंट ऑफ फिनाइल एलेनिन इंक्रीजेस एंड दैट ऑफ टायरोसिन डिक्रीजेस. टायरोसिन काफी सारे न्यूरो के जो फंक्शन है उसमें काम आता है, बट उसका अमाउंट कम है, तो फिर वो ब्रेन एक्टिविटी या ब्रेन फंक्शन में डिक्रीज करवा देता है, वेयर फिनाइल एलेनिन टॉक्सिसिटी इंक्रीज कर लेता है. ओके, हियर यू कैन सी कि जो अक्यूमुलेशन ऑफ फिनाइल एलेनिन है वो टॉक्सिक लेवल्स तक हो जाता है. ऑब्वियसली बॉडी को टायरोसिन की डेफिशिएंसी हो जाती है. नाउ यहाँ पे क्या हो रहा है, बिकॉज ऑफ दिस न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस कैन अराइज, बिकॉज ये जो टायरोसिन है वो न्यूरोलॉजिकल फंक्शंस में हेल्प करता है हमारी. और हियर उसके सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं. दिस इज अ नॉर्मल साइज्ड हेड, दिस इज नोन एज माइक्रोसेफेली. अच्छा, एनसेफेलॉन मतलब ब्रेन, माइक्रोसेफेली मतलब हेड की साइज जब रिड्यूस हो जाती है वो कंडीशन है. सो स्मॉल हेड साइज, आइडियल कितनी होनी चाहिए और हो कितनी गई है वो आप देख सकते हो. लीडिंग टू डिसेबिलिटी एंड डिलेड डेवलपमेंट, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, बिहेवियरल, इमोशनल एंड सोशल प्रॉब्लम्स एंड फटीग दैट इज बीइंग वेरी वेरी टायर्ड. ये सारे केसेस आप देख सकते हो विद द पर्सन जिसको फिनाइलकीटोन्यूरिया हुआ है. ओके, इसमें एक एग्जांपल देख लेते हैं. दिस पर्सन इज अ कैरियर ऑफ फिनाइलकीटोन्यूरिया, दूसरा नॉर्मल है. दिस इज ऑल्सो अ कैरियर. सो कैरियर और कैरियर में अगर आप मैरिज करवा रहे हो, और यू कैन सी द पोटेंशियल ऑफ स्प्रिंग. वन, दोनों कैपिटल पीज है. दिस पर्सन इज अनअफेक्टेड. These two are carriers and this is an affected person. तो यहाँ पे परसेंटेज क्या हो गए? वन, that is 25% of completely unaffected public, then 50%, 50% will be carriers and 25% will be affected. Okay, so I hope you understood that how Mendelian disorders work. इसके आगे हम पढ़ेंगे अबाउट द नॉन मेंडेलियन डिसऑर्डर्स. तो बच्चों अब हम स्टार्ट करने वाले हैं नॉन मेंडेलियन डिसऑर्डर्स के बारे में, लेकिन उसके पहले थोड़ी चीजें हम रिकॉल कर लेंगे. दैट इज व्हाट इज प्लॉइडी, जो सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं उनके रिगार्डिंग होगी ये सारी चीजें, सो ध्यान देंगे. फर्स्ट थिंग, प्लॉइडी के बारे में जानते हैं. आपने सुना होगा द वर्ड हैप्लॉइड, द वर्ड डिप्लॉइड. तो इसमें प्लॉइड जो है, these words have come from ploidy. Haploid, which means single set of chromosome, diploid means double set of chromosome. So ploidy का मतलब क्या होता है कि कितने सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट है वो सेल में. देखो ये डेप्थ से ये चीज को समझना जरूरी है दैट इन आर एंटायर बॉडी, लेट्स से ह्यूमंस की ही बात करते हैं, हमारी पूरी बॉडी में हमारे पास हर एक सेल में कितने क्रोमोसोम्स के सेट्स है? हर एक सेल में 2 सेट है. लेकिन हमारे जो जर्म सेल्स बनते हैं, दैट इज फीमेल्स में एग्स और मेल्स में स्पर्म्स, इनमें एक एक सेट होता है. उनको अभी हम ध्यान में नहीं रखेंगे. हम बाकी सारे सेल्स जो डिप्लॉयड है, दैट इज द सोमैटिक सेल्स. तो ये डिप्लॉयड क्यों है? द रीजन इज वन सेट इज इनहेरिटेड फ्रॉम अ मदर एंड अदर इज फ्रॉम द फादर. दैट इज द रीजन वी हैव 2 सेट ईच. एंड उसमें से जब मियोसिस होता है, दैट इज हमारे जर्म सेल्स बनते हैं, तब उसमें सिर्फ एक सेट होता है जो हैप्लॉइड हो जाते हैं. दैट इज द रीजन हमारे पास 2 सेट हैं. ठीक है, ये आपको जानना जरूरी है. इट ऑल्सो आंसर सर्टन क्वेश्चंस एज व्हाई डू वी पार्शियली लुक लाइक आवर पेरेंट्स, वी हैव ट्रेट्स लाइक देम. ओके, सो प्लॉइडी का मीनिंग हम समझ चुके हैं. इसको कैरियोटाइपिंग बोलते हैं. कैरियोटाइपिंग का मतलब ये है दैट इज यू कैन सी द स्ट्रक्चर of those particular chromosomes at whatever positions they are.
सो यहाँ पे आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 हर एक नंबर पे हमारे पास 2 क्रोमोसोम्स हैं। ठीक है, अनदर थिंग, यहाँ पे टाइप्स ऑफ प्लॉइडी की बातें हो रही हैं, तो हमारे पास 2 टाइप की प्लॉइडी है। इसका मतलब इज नॉट इन नंबर। जैसे डिप्लॉयड इज 2 सेट्स, they are not talking about 2 sets, they are talking about the conditions. Okay, so euploidy and second is aneuploidy. Let's see what are they further. फर्स्टली हम यूप्लॉइडी की बात करेंगे। इस केस में क्या होता है, मल्टीपल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स हो सकते हैं, लेकिन कितने सेट हैं उसके ऊपर से हम उनके नाम दे देंगे। फॉर एग्जाम्पल यूप्लॉइडी का यहाँ पे मैंने 3 चीजें बताई हैं, वन इज मोनोप्लॉइड, डाइप्लॉइड एंड पॉलीप्लॉइड। सो मोनोप्लॉइड और हैप्लॉइड are the same thing. Okay, now another thing, ये जो है ये नंबर्स हैं, ये उसके टाइप है। ठीक है, तो मोनोप्लॉइड मतलब एक सेट ऑफ क्रोमोसोम है, डिप्लॉइड मतलब 2 है, एंड पॉलीप्लॉइड मतलब 3 और मोर। एज ऑफ नाउ ह्यूमंस में हमें ये चीजें नॉर्मल कंडीशन में देखने मिल सकती हैं। नेक्स्ट वन, मोनोप्लॉइड का मतलब क्या होता है, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम, एंड उसको हम कैसे डिनोट करेंगे, एन। डिप्लॉइड का मतलब होता है टू सेट ऑफ क्रोमोसोम, we will denote it as 2n, whereas the condition in which we have multiple sets of chromosome, इसको हम चाहे जितने सेट हैं that multiplied by n का नंबर दे सकते हैं। लेट्स से कि उसमें है 5 सेट्स, सो 5n का नंबर आप दे सकते हो। इट विल ऑब्वियसली डिपेंड ऑन नंबर ऑफ सेट। नेक्स्ट पे चलते हैं एन्यूप्लॉइडी। नाउ व्हाट इज एन्यूप्लॉइडी? फर्स्टली यूप्लॉइडी इज द नंबर ऑफ सेट, राइट? सो व्हाट इज एन्यूप्लॉइडी? इट इज एडिशन और रिमूवल ऑफ अ क्रोमोसोम। नाउ नॉर्मल कंडीशंस में एक्स्ट्रा एडिशन और रिमूवल होता नहीं है, लेकिन यहाँ पे हो रहा है, तो दिस माइट लीड टू सर्टेन एबनॉर्मेलिटीज, उसकी बातें चल रही है। सो एन्यूप्लॉइडी में भी हम टाइप्स देख सकते हैं। फर्स्ट इज हाइपोप्लॉइडी। आपको ये सारे वर्ड्स केटर करने के लिए हाइपो एंड हाइपर का मीनिंग पता होना चाहिए। हाइपो मींस लेस एंड हाइपर मींस मोर। ओके, ये दोनों वर्ड्स अगर आपको पता है तो आप उसको आराम से जान सकते हो। सो हाइपोप्लॉइडी का मतलब क्या है, कोई भी एक क्रोमोसोम और क्रोमोसोम्स निकल चुके हैं। अब आइडियल कंडीशन, मेरा जो भी 2n सेल होता है उसमें मेरे पास 46 क्रोमोसोम्स होने चाहिए, लेकिन हाइपोप्लॉइडी के केस में लेट्स अज्यूम एक क्रोमोसोम निकल चुका है, तो अब बॉडी में कितने बचे हैं, हर एक सेल में 45 क्रोमोसोम्स। सो वो एक क्रोमोसोम जो मिसिंग है, इट कुड बी एनी आउट ऑफ द 23 पेयर्स दैट आई हैव, तो उसमें से अगर एक क्रोमोसोम मिसिंग है तो उसका फंक्शन यहाँ पे दिखेगा नहीं। नेक्स्ट थिंग, हाइपोप्लॉइडी की बात करते हैं कि 46 आइडियल 2n के सेल में होना चाहिए, लेकिन नॉन डिसजंक्शन हुआ है, वहां पे चिपक के रह गए हैं मेरे क्रोमोसोम्स, जिसकी वजह से एक एक्स्ट्रा आ चुका है, अब 47 हो गए। सो ये सारी चीजें एबनॉर्मेलिटीज कॉज कर सकती हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं, एन्यूप्लॉइडी की टाइप्स देखेंगे। यहाँ पे ये साइड पे हम हाइपो देख रहे हैं और यहाँ पे हम हाइपर के केसेस देख रहे हैं। सो लेट्स सी हाइपो, अगर एक क्रोमोसोम निकल चुका है तो इस केस को हम क्या कहेंगे, मोनोसमी। ओके, 2n दैट इज 46 माइनस 1, तो कितने हैं इस पर्सन के बॉडी में, हर एक सेल में 45 क्रोमोसोम्स है। इट इज नोन एज मोनोसमी। इन केस 2 क्रोमोसोम्स निकल गए हैं तो इट इज नोन एज नलीसमी। ना देखो मोनो है तो यहाँ पे आप एक्सपेक्ट करोगे कि मैम डाई या बाय जैसा कोई वर्ड होना चाहिए। नली का मतलब क्या है, देखो हमारे पास क्रोमोसोम के सेट होते हैं, विच मीन्स एक पोजिशन पे 2, राइट? अब यहाँ पे 2 निकल चुके हैं, कहना है एक पूरा सेट ही गायब है। इट्स नॉट नेसेसरी हाउएवर कि एक सेट ही निकले, एक क्रोमोसोम यहाँ से एक यहाँ से भी निकल सकता है, लेकिन एज ऑफ नाउ मेरे में जो 23 पेयर्स है उसमें से अब कितनी बच गई है, 22। सो दैट इज व्हाई इसे नलिसमी कहते हैं। सो इसका मतलब है उस पर्सन के बॉडी में सिर्फ 44 क्रोमोसोम है हर एक सेल में। ठीक है, सो हियर फर्स्ट मोनोसमी एंड नलिसमी हमने देख लिया। लेट्स गो फॉर हाइपरप्लॉइडी। इसमें अगर एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो गया है, दैट इज 46 प्लस 1 गोज टू 47, इट इज नोन एज ट्राइसोमी। ट्राइसोमी मतलब किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन पे 2 क्रोमोसोम्स होने की जगह पे 3 हो चुके हैं। लेट्स अज्यूम, ये एग्जांपल भी है, 21st नंबर पे जो 2 क्रोमोसोम्स है मेरे पास,
उसके जगह पे अब तीसरा एक भी वहां आ गया है, 21st ट्राइसोमी, ये डाउन सिंड्रोम कॉज करता है। ठीक है, हम आगे पढ़ेंगे, स्टिल एग्जाम्पल यहाँ पे रेलिवेंट है। नेक्स्ट थिंग, अगर दो क्रोमोसोम्स एक्स्ट्रा आ गए तो इसका मतलब क्या है, 46 प्लस 2 इक्वल्स टू 48। 3 को बोलते हैं ट्राई, 4 को बोलेंगे टेट्रा, सो टेट्रासमी। डिड यू अंडरस्टैंड? सो हमने ट्राइसमी एंड टेट्रासमी भी देख लिया है, और यहाँ पे हमने मोनोसमी एंड नलिसमी भी देख लिया है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स की बात करते हैं। आपको ये फोटो जो है इसमें देखकर आपको ध्यान से आ जाएगा कि क्या मैं एग्जैक्टली बोलने का मतलब कह रही हूँ। यहाँ पे ये दोनों जो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं वो पहले ऐसे स्टक थे एक दूसरे के साथ, राइट, लेकिन एनाफेज में, ध्यान देना, एनाफेज में क्या होता है, यहाँ पे जो उसके स्पिंडल फाइबर्स हैं वो उनको ऐसे बीच में से सेपरेट करते हुए ऐसे ऑपोजिट स्ट्रैंड्स तक पुल करते हैं, यस और नो। अब इसको कहते हैं प्रॉपर डिसजंक्शन। डिसजंक्शन मतलब वो जो जंक्शन है उसको ब्रेक करना, डिसजंक्शन। नेक्स्ट थिंग, यहाँ पे क्या हो रहा है, आप देखो, टेक्निकली ऐसे और ऐसे सेपरेट इनको हो जाना चाहिए था, लेकिन ये जो डिसजंक्शन है वो ठीक से हुआ नहीं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये क्रोमोसोम तो जा ही रहा है, इसके साथ ये भी स्टिक हो गया है और चला गया है। तो यहाँ पे जो सेल होगा, यहाँ पे जो सेल होगा इसमें एक्स्ट्रा 1 क्रोमोसोम जा रहा है, यहाँ पे जो होगा इसमें -1 हो रहा है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, इट कंप्लीटली डिपेंड्स एज इफ विच वन इज गोइंग टू वर्क। ओके, नाउ लेट्स सी ओवर हियर, ये एडिशन और रिमूवल के वजह से जो हो सकता है, ये क्या कर सकता है, अबनॉर्मल कंडीशंस कॉज कर सकता है, और बिकॉज ये क्रोमोसोम्स की वजह से हो रहा है, इसको कहते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। समझ में आया आपको? हाँ, फेज भी याद रखना है, उसमें कौन से फेज में होता है, दिस हैपेंस इन द एनाफेज, बिकॉज नॉन डिसजंक्शन वहां देखने में मिलता है। नाउ ओवर हियर टाइप्स ऑफ एन्यूप्लॉइडी की बात चल रही है कि अगर नलिसमी है, क्या हो रहा था, वहां पे -2 क्रोमोसोम्स थे, तो ऑब्वियसली पर्सन के हर एक सेल में 44 क्रोमोसोम्स हो जाएंगे, एंड बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन द पर्सन कैन नॉट सर्वाइव। उसका क्या है, उसका कंक्लूजन क्या है कि अगर किसी में ऐसा है तो क्या होगा उनके साथ, तो द थिंग इज दे विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव। नेक्स्ट थिंग कि यहाँ पर अगर मोनोसमी है विच मीन्स 45 क्रोमोसोम्स है इंस्टेड ऑफ 46, तो क्या होने वाला है, यहाँ पे टर्नर सिंड्रोम और क्री-ड्यू-चैट सिंड्रोम हो सकता है उस पर्सन को। However, Turner syndrome हम देखेंगे। So I hope you understood कि what are the reasons which can take place if this happens. Next thing, trisomy. Trisomy में क्या हो रहा है, 1 extra chromosome. मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था, डाउन सिंड्रोम हो सकता है, ट्रिपल एक्स सिंड्रोम हो सकता है, एडवर्ड सिंड्रोम हो सकता है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हो सकते हैं। इसमें से कुछ एग्जाम्पल्स भी हम स्टडी करने वाले हैं। सो यस, ये कंडीशंस डेफिनेटली नॉर्मल नहीं कंडीशन होती है, क्योंकि ये सबके बॉडीज में नहीं होती है, एंड ये रेगुलर वर्किंग के लिए नॉर्मल नहीं है। रेगुलर वर्किंग के लिए 46 क्रोमोसोम्स होना बहुत ही जरूरी है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास जो 46 क्रोमोसोम्स है उनमें हम उनको डिवाइड करते हैं इनटू 44 एंड 2। द 44 आर नोन एज ऑटोसोम्स। ओके, ये जो है ये बॉडी के सारे फंक्शंस को ध्यान देंगे एक्सेप्ट reproductive system वाले, because these two, the last two, are exclusively sex chromosomes or known as autosomes. ये सिर्फ दो ही टाइप के हो सकते हैं, या तो X या तो Y, depending upon the gender of the person. Which means if it is a female, तो obviously उसके बॉडी में दोनों X chromosomes होंगे. If it is a male, उनमें एक X और एक Y क्रोमोसोम होगा। नेक्स्ट वन, यहाँ पे टर्नर सिंड्रोम देखते हैं, हमने अभी एग्जाम्पल देखा। इसमें कैसा प्रॉब्लम है, 1 एक्स क्रोमोसोम जो है वो चला गया है फ्रॉम दैट पर्टिकुलर फीमेल। अब आप देखो उसके कैसे प्लॉइडी है, 44 प्लस एक्स और एक और एक्स होने वाला था, लेकिन ये एक्स जब निकल चुका है तो हम इसको दिखाते हैं x0। नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड, for the female to completely develop all the feminine characteristics physically and hormonally and everything, there has to be a pair of X chromosome, but हमारे पास सिर्फ एक है, तो उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो थोड़े poorly developed होंगे।
ओके, सो वहां पे आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा दैट इज ओनली वन एक्स क्रोमोसोम, इसके बाजू में दूसरा एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट नहीं है। सो इसमें क्या क्या हो सकता है, शॉर्ट स्टेचर, लो हेयरलाइन हो सकती है, वाइड स्पेस निपल्स हो सकते हैं, स्मॉल फिंगर नेल्स हो सकते हैं, ब्राउन स्पॉट्स इन द फुट हो सकते हैं। दूसरा, नो मेंस्ट्रुएशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है इन टर्म्स ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फिर कैरेक्टरिस्टिक फेशियल फीचर्स थोड़े डिफरेंट हो सकते हैं, थोड़े फोल्ड्स ऑन द स्किन आप देख सकते हो। इंस्टेड कंस्ट्रिक्टर ऑफ एओर्टा, एओर्टा जो है, जो हमारा ब्लड लेके जाता है पूरे बॉडी में, उसका भी थोड़ा सा कंस्ट्रिक्शन, विच मीन ये सिर्फ सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं ध्यान रख रहा है, ये दूसरे भी बॉडीली फंक्शंस के साथ इंटरफियर कर सकता है। ओके, पुअर ब्रेस्ट डेवलपमेंट, एल्बो डिफॉर्मिटी, एल्बो जो होता है उसकी डिफॉर्मिटी, एंड रूडिमेंटरी ओवरीज, रूडिमेंटरी मतलब इट्स जस्ट इन द प्रिमिटिव स्टेज। ओके, सो ये सारी जो सिचुएशंस है वो अराइज हो सकती है इफ द पर्सन इज फेसिंग टर्नर्स सिंड्रोम। आई होप यू नो कैसा है उनका क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर, प्लीज ध्यान देना। नेक्स्ट वन, डाउन सिंड्रोम की बात चल रही है ना। व्हाट इज डाउन सिंड्रोम, मैंने पहले भी बताया था, 21st ट्राइसमी होता है। इसका मतलब क्या है, 21st जो सेट है क्रोमोसोम का, उस पर इंस्टेड ऑफ 2 देयर आर 3 क्रोमोसोम्स। हाउएवर दिस इज नॉट अ सेक्स क्रोमोसोम, बट स्टिल यहाँ पे होने के वजह से व्हाट विल बी द चेंजेस यू सी इन द चाइल्ड। फर्स्ट इज फ्लैट बैक ऑफ हेड, देन abnormal ears, पाम क्रीज एक बहुत ही कॉमन फीचर है उनमें जो देखने मिलता है, उनकी एक सिग्निफिकेंट पाम क्रीज होती है। ओके, शॉर्ट एंड ब्रॉड हैंड्स होते हैं, इनका नोज शॉर्ट एंड ये यस स्लैंटिंग आईज इज अ वेरी डिफाइनिंग फीचर। उनकी जो आईज होती है वो थोड़ी सी स्लैंटिंग होती है, तो उसके वजह से आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। ओके, कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज भी हो सकते हैं उनको। एनलार्ज्ड कोलॉन, हमारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम की बात चल रही है, एनलार्ज कोलॉन हो सकते हैं, बिग डोज एंड दे आर वेरी वाइडली स्प्रेड। सो ये सारी जो चीजें हैं, फॉर एग्जांपल abnormal pelvis and everything, these are the conditions that can arise if a person is facing 21st trisomy wala Down syndrome. Next one, Klinefelter syndrome. Now over here, what is happening? Here, extra X chromosome is attached in the particular male. अब उनका chromosomal structure कैसा होना चाहिए? 44 plus XY. This is a normal male, but instead of XY, एक और X जुड़ जाता है. So that can cause male and female characteristics a bit both and a bit not of them in that particular human being. इनको कहते हैं Klinefelter syndrome. सो आप देख सकते हो। अच्छा, वन मोर थिंग, आई होप यू नो कि एक्स क्रोमोसोम जो है वो वाई क्रोमोसोम से लॉन्गर है। तो यहाँ पे 2 लॉन्ग और एक शॉर्ट दिखाया है, टेलिंग डबल एक्स एंड वाई इज द स्ट्रक्चर। सो व्हाट विल हैपन इन द पर्सन विल हैव अ टॉल स्टेचर, मतलब हाइट बहुत बड़ी होगी उनकी, लेकिन स्लाइटली फेमिनाइज्ड फिजिक, थोड़ा सा फीमेल के जैसा फिजिक हो जाएगा। देयर इज नो चेस्ट हेयर और देयर इज टेंडेंसी टू लूज द चेस्ट हेयर। फीमेल टाइप प्यूबिक पैटर्न हो जाएगी। टेस्टिस विल बी स्मॉल, ब्रेस्ट डेवलपमेंट इन 30% ऑफ केसेस। तो ब्रेस्ट इज ऑब्वियसली फॉर फीडिंग द चाइल्ड, सो वो डेवलपमेंट मेल्स में नहीं होता है, बट स्टिल यहाँ पे 30% ऑफ केसेस में वो देखने मिल सकता है। पोअर बियर्ड ग्रोथ एंड फ्रंटल बॉल्डनेस इज एब्सेंट, जो यूजुअली मेल्स में देखने मिलती है। सो दिस इज क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम. Okay, so what is the basic summary over here that we saw? We have euploidy and aneuploidy in terms of the number of chromosomes. Euploidy है तो monoploid, diploid and polyploid can depend on the set. Okay, aneuploidy में हमारे पास hypo and hyperploidy है. Hypoploidy में monosomy and nullissemy है, whereas hyperploidy में ट्राइसमी एंड टेट्रासमी है। हाइपो में माइनस हो जाता है कोई क्रोमोसोम में, हाइपर में add हो जाता है. So this was about the non-Mendelian disorders